नोट फ्रॉम हाइड्रो नॉवेल्स, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, ये एम्बिशियस लोगों का झुंड है। मेरे क्लाउड मिस्ट सेट को खत्म करने की उनकी इच्छा इतने सालों में कभी खत्म नहीं हुई। युनशान ने मजाक उड़ाया, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब उन्हें फिर से समझाने का समय आ गया है कि इस जियामा साम्राज्य का मालिक कौन है। टीचर, आप एक्टिंग करने जा रहे हैं। यून हैरान थी, वह उसकी बातों का मतलब समझ गई। अपनी अकेले कल्टीवेशन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जल्द ही ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे बाहर जाकर थोड़ा घूमना चाहिए। युनशान ने मतलब से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि वह बुरा आदमी जिया जिंगटिन हाल ही में कितना ताकतवर हो गया है। टीचर की मदद से इंपीरियल सिटी की यह ट्रिप बहुत आसान हो जाएगी। युन बहुत खुश हुआ। आपको कुछ पुराने लोगों से भी मिलना चाहिए और उन्हें अपनी यानी नए सेक मास्टर की काबिलियत के बारे में बताना चाहिए। युनशान ने सिर हिलाया, तुम दोनों आजादी से काम करो, मैं चुपके से पीछे आऊंगा। जी टीचर। युन के बोलने के बाद वह पास आई और जियाओ डिंग को खींचकर कहा, मैं तुम्हें एक्सट्रीम विंड सिखाऊंगी। पीछे के पहाड़ पर बर्फ ने सब कुछ सफेद रंग से ढक दिया था। युन लंबी और भरी पूरी थी, उसने हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, उसका चेहरा गुलाबी था। वह कभी हवा की देवी थी, अब उसमें थोड़ा और दुनियावी आकर्षण था। पत्नी, तुम सच में मुझे पीटने वाली तो नहीं हो, है ना? जियाओ डिंग को थोड़ी ठंड लगी और उसने अपने कपड़े कस लिए। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। युन ने गुस्से में कहा, मुझे पत्नी मत कहो, मैंने अभी तुमसे शादी नहीं की है। बस पहले से इसकी आदत डाल रही हूँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हें सिर्फ अकेले में ही सीनियर सिस्टर कहती हूँ, बाहर वालों के सामने मैं तुम्हें सीनियर सिस्टर ही कहूंगी। जियाओ डिंग ने बेशर्मी से कहा। युन अभी भी इसे संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने कई सीक्रेट मैनुअल निकाले। ये डू टेक्निक लो और पहले इन्हें देखो, मैं तुम्हें रास्ते में सिखा दूंगी। ये कहकर वह शर्माते हुए चली गई। सीनियर सिस्टर सच में दिलचस्प हैं। जियाओ डिंग हंसा, वह अभी भी एक मासूम लड़की है, तुम्हारी तरह मोटी चमड़ी वाली नहीं है। याओ लाओ को बुरा लगा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी इतनी शेखी बघाने के बाद युनशान अपनी प्यारी शिष्या की शादी तुमसे कर देगा। इसमें कोई इंसाफ नहीं है। अरे बुरे आदमी, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं कोई घटिया इंसान हूँ? तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लगता है कि मैं सीनियर सिस्टर से शादी करने के लायक नहीं हूँ? जियाओ डिंग का चेहरा उदास हो गया। क्या आपको मुझे बधाई नहीं देनी चाहिए और शादी के तोहफे के तौर पर मुझे अर्थ डू टेक्निक नहीं देनी चाहिए? याओ लाओ अवाक रह गए। उनसे यह मांग भी की जा सकती थी। आपने पहले कहा था कि इस जुबान हैवी रूलर के पास एक सपोर्टिंग डू टेक्निक है ना? बस वही, मेरे पास हथियारों के लिए सही डू टेक्निक नहीं है, इसलिए मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। जियाओ डिंग ने उसके लिए सोचने का दिखावा किया। आपके पास पहले से ही 6 डू टेक्निक सीक्रेट मैनुअल है, क्या ये काफी नहीं है? याओ लाओ ने झल्लाकर कहा, जैसा कि आपने देखा है, मैं एक साथ कई तरीके इस्तेमाल कर सकता हूं, इसलिए डू टेक्निक्स की मेरी डिमांड आम लोगों से कई गुना ज्यादा है। जितनी ज्यादा उतना अच्छा। जियाओ डिंग के पास बहुत सारे कारण थे। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम हर दिन मेरी इन्वेंटरी पर छापा मारने के बहाने न ढूंढते रहो। याओ लाओ ने बेबसी से आह भरी, लेकिन यहाँ नहीं, मैं तुम्हें ये किसी सुरक्षित जगह पर सिखाऊंगा। जल्दी नहीं, मैं पहले ये प्रोफाउंड रैंक डू टेक्निक सीखूंगा। जियाओ डिंग ने अपने हाथ में सीक्रेट मैनुअल को देखा। एक्सट्रीम विंड सीरीज में 2 प्रोफाउंड रैंक एडवांस डू टेक्निक, मेटियोर किल और सनसेट रेडियंस शामिल थी, जिन्हें अल्टीमेट मूव्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। जहां तक प्रोफाउंड रैंक इंटरमीडिएट की बात है तो थाउजेंड विंड और विंड स्पिरिट स्प्लिट स्वॉर्ड थे, जो फिंगर टेक्निक और स्वॉर्ड टेक्निक से मिलते जुलते थे। बाकी 2 प्रोफाउंड रैंक इंटरमीडिएट मूवमेंट टेक्निक थी, एक फ्लाइंग फ्लॉस मूवमेंट टेक्निक थी, जो विंड फ्लॉस आफ्टर इमेज जैसी थी, और दूसरी एक्सप्लोसिव स्टेप्स थी, जो कम दूरी के बर्स्ट पर फोकस करती थी। डू टेक्निक के इस सेट के साथ उसके पास लंबी दूरी के हमले और मूवमेंट टेक्निक थी। उन्हें कल्टीवेट करने के बाद जियाओ डिंग में असल में किसी भी तरह की डू टेक्निक की कमी नहीं होगी। जब वह और मजबूत हो जाएगा तभी ये प्रोफाउंड रैंक डू टेक्निक धीरे-धीरे अपना असर खो देंगी। तुम्हारी मंगेतर बहुत अच्छी है, जो तुम्हें एक साथ इतनी सारी डू टेक्निक्स दे रही है। यह उस फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी रूलर जैसा है जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा था। याओ लाओ ने चिढ़ाया, ये प्यार का प्रदर्शन है जिसे तुम एक अकेले बुरे आदमी नहीं समझ पाओगे। जियाओ डिंग ने गर्व से कहा, ये बुरा आदमी कैसे नहीं समझ सकता? पहले के जमाने में, कोई बात नहीं, मैं यह नहीं कहूंगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें निराश कर दूं। याओ लाओ अपनी बात बीच में ही रोक दिया। जियाओ डिंग ने मुंह बनाया और ब्राउज करने के लिए एक्सप्लोसिव स्टेप्स खोला। 86, मैं उन्हें धमकाना नहीं चाहता। जब जियाओ डिंग डू टेक्निक सीख रहा था तो दूर एक कोने में काली धुंध का एक ढेर जमा हो गया, जो खत्म नहीं हुआ। खून जैसी लाल आंखों वाली एक जोड़ी दूर से जियाओ डिंग को देख रही थी। एक ठंडी आवाज गूंज रही थी, जियाओ फैमिली इतने सालों से कमजोर हो रही है, फिर भी एक जीनियस अभी भी उभर सकता है। दिलचस्प है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उससे वह चीज पा सकता हूं। खुद से कुछ बुदबुदाने के बाद प्रोटेक्टर वू ने युनशान को फिर से ढूंढ लिया। क्या आपने इस बारे में सोचा है? ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, एक बार चूक गया तो चला गया। युनशान के घर पर प्रोटेक्टर वू ने उनसे सीधे एक ऊंचे पद से पूछताछ की। प्रोटेक्टर वू, मैं आजकल थोड़ा बिजी रहा हूं, चलो अभी के लिए इसे भूल जाते हैं। युनशान ने प्यार से मना कर दिया। वह जानता था कि यह प्रोटेक्टर वू जो उसे ब्रेक थ्रू में मदद करने के लिए ढूंढ रहा है, वह कोई आसमान से गिरने वाला फ्रीलंच नहीं है। अरे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक निराशा का अनुभव नहीं किया है और अभी भी थोड़े आशावादी हैं। प्रोटेक्टर वू ने मजाक उड़ाया, तुम्हारी उम्र खत्म हो रही है, जब तुम मरने वाले होगे तब मैं वापस आऊंगा। इसके साथ ही वह धुएं की तरह गायब हो गया, नजरों से ओझल हो गया। युनशान का इज्जत भरा चेहरा उदास हो गया। उसे ठीक से नहीं पता था कि यह हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर उसे क्यों ढूंढ रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से आसान नहीं था। सच में निराशा में पड़ने से पहले वह कुत्ता बनना नहीं चाहेगा। जियाओ डिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम सच में मुझे मेडिसिनल पिल दिलाने में मदद कर सकते हो। मैं इस आदमी के कंट्रोल में आने के बजाय मेडिसिनल पिल पर भरोसा करना पसंद करूंगा। युनशान ने मुश्किल भावनाओं के साथ कहा। इस समय उसे सच में उम्मीद थी कि जियाओ डिंग जल्द से जल्द जियानान अकेडमी जाएगा, अपनी ताकत और बढ़ाएगा और उसे एडवांस्ड केमिस्ट से जल्दी मिलेगा। थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे पर भाव बदले, फिर उसका मन अपनी स्टोरेज रिंग में चला गया। उसने अपनी कुछ और दौलत निकाली और युन को ढूंढा। उसे एक बार में 5 मिलियन सोने के सिक्के तैयार करने को कहा। युन चौंक गया, गुरुजी, उसे इतना कुछ देने से सैक की फाइनेंस थोड़ी टाइट हो जाएगी। अभी के लिए दांत पीसकर सहन करो। इस समय युनशान जियाओ डिंग के तरीकों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। जो अलग-अलग परिवार हमें सपोर्ट करते हैं, उन्हें अपनी ईमानदारी दिखाने दो, अपनी भागीदारी को वजह बनाओ। युन को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी टीचर भी यही ट्रिक इस्तेमाल करेगी। उसे ये दे दो, आधे महीने आराम करने के बाद जाकर रॉयल फैमिली से बात करो। जाओ और जल्दी लौट आओ, आखिर उसे अभी भी जियानान अकेडमी जाना है। युनशान ने एक और स्टोरेज रिंग निकाली। हाँ, युन बस मान गया और फिर 5 मिलियन जुटाने चला गया। आधे महीने बाद निकलने से पहले उसने सारा सामान एक साथ जियाओ डिंग को दे दिया। सोने के सिक्कों की सही मात्रा देखने के बाद जियाओ डिंग भी चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा और धीरे से कहा, पत्नी, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? बस ले लो, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द टीचर की मदद कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि टीचर सच में थोड़े परेशान हैं। युन ने जियाओ डिंग की तरफ आंखें घुमाई। चलो इंपीरियल सिटी चलते हैं। इस बार हमारे पास सवारी करने के लिए एक उड़ने वाला डेमोनिक बीस्ट है। जियाओ डिंग ने ब्लैक क्लाउड ईगल को फिर से देखा। पहले जब वह ठीक से बैठ भी नहीं पाता था, इस बार वह युन की तरह सीधा खड़ा हो सकता था। तेज हवा उसके खिलाफ चल रही थी, जिसे उसके डू क्यू ने रोक दिया था। जियाओ डिंग ने तेजी से गुजरते हुए सफेद बादलों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। यह ज्यादा सही है। ट्रैवलिंग एक उड़ने वाले डेमन बीस्ट पर होनी चाहिए। अकेले उड़ने में कोई स्टाइल नहीं है। हम इस पर इसलिए सवार हैं क्योंकि हम जियामा एम्पायर रॉयल फैमिली से मिलने जा रहे हैं। हमें कभी भी लड़ना पड़ सकता है, इसलिए हमें कुछ ताकत बचाकर रखनी होगी। युन ने मतलब से कहा, क्योंकि तुम्हें लड़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस बार तुम्हें जी भरकर लड़ने दूंगी। खांसी, शांत रहना चाहिए। लड़ना और मारना कभी अच्छा नहीं होता। हमें बल प्रयोग करने से पहले विनम्र होना चाहिए और लोगों को तर्क से समझाना चाहिए। जियाओ डिंग ने शर्म से मुस्कुरा दिया। वह डू बांग से नहीं डरता था, बल्कि सिर्फ गुहे जैसे लोगों से डरता था जिनकी लड़ने की ताकत ज्यादा नहीं थी, या कम से मध्यम लेवल के डू बांग से। युन जैसा कोई जिसने पावरफुल डाउ टेक्निक्स में महारत हासिल की हो और जिसे लड़ाई का काफी अनुभव हो, उससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। इस आधे महीने में आपने एक्सप्लोसिव स्टेप्स और फ्लाइंग कैटकिन मूवमेंट टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। एक्सट्रीम विंड सीखना शुरू करें। इस दौरान अपने विरोधियों को हराने के लिए हमारे क्लाउड मिस्ट सेट की डू टेक्निक का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहेगा। युन ने जियाओ डिंग का मजाक नहीं उड़ाया। इसके बजाय वह चील की पीठ पर बैठ गई और खुद उसे डू टेक्निक दिखाई। जियाओ डिंग ने पूरी यात्रा डू टेक्निक सीखते हुए बिताई और वे केवल इंपीरियल सिटी पहुंचने पर ही रुके। क्लाउड मिस्ट सेट जियामा इंपीरियल सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। युनलैंड माउंटेन रेंज के आखिर में इंपीरियल सिटी था। ठीक इसी वजह से जियामा रॉयल फैमिली क्लाउड मिस्ट सेट से बहुत ज्यादा सावधान थी। कोई दूसरों को अपने बिस्तर के पास चैन से कैसे सोने दे सकता है? इसलिए रॉयल फैमिली के पास क्लाउड मिस्ट सेट को कमजोर करने के बहुत सारे कारण थे। ये सोचकर जियाओ डिंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। पूरी ताकत के बिना रॉयल फैमिली शायद शांत नहीं हो पाएगी।
रोकथाम से सिर्फ कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है। यहाँ थे, यून ने जियाओ डिंग को उड़ते हुए राक्षसी जानवर से दूर कर दिया। दूर मैदान में एक शानदार और शानदार शहर था। शायद पहाड़ों के पास होने की वजह से हवा में हल्के बादल और धुंध छाई हुई थी। कई राक्षसी जानवर चारों तरफ से उड़कर आ रहे थे, जिससे ये जगह काफी जीवंत लग रही थी। हाल ही में एक अल्केमिस्ट कन्वेंशन हुआ है, इसलिए बहुत सारे लोग इंपीरियल सिटी आ रहे हैं। आप एक अल्केमिस्ट हैं, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको रैंकिंग मिल जाती है, तो इस कन्वेंशन के रिवॉर्ड काफी अच्छे होंगे और इससे हमारे क्लाउड मिस्ट सैक को भी इज्जत मिल सकती है। यून मुस्कुराया, ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, गूहे पिछले अल्केमिस्ट कन्वेंशन का चैंपियन था। क्या तुम ये साबित नहीं करना चाहते थे कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? जाओ और चैंपियनशिप जीतो। क्या मैंने पहले ही यह साबित नहीं कर दिया है? पिछली बार मैंने उसे इतना पीटा था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था। जियाओ डिंग ने नाक से कोड़ी। अल्केमिस्ट दवा को रिफाइन करने में अच्छे होते हैं। अगर आप उन्हें इसमें नहीं हराते, तो भी उनके मन में भरोसा नहीं रहेगा। यून ने मजाक में कहा, चाहे वह माने या ना माने, तुम पहले से ही मेरी पत्नी हो। जियाओ डिंग ने गर्व से कहा, यून की रिवर्स साइकोलॉजी में नहीं आते हुए, क्या तुम मेरे लिए हिस्सा नहीं ले सकते? एक बार जब तुम्हें अच्छी रैंकिंग मिल जाएगी, तो ये रॉयल फैमिली के खिलाफ मेरी इज्जत बनाने में मेरी मदद करने जैसा होगा। इसके अलावा तुम भविष्य में जियामा एम्पायर में एक खास इंसान बनोगे। कोई और जो तुम्हारी शियाओ फैमिली के खिलाफ जाना चाहेगा, उसे एक अल्केमिस्ट के तौर पर तुम्हारी हैसियत देखनी होगी। यून ने फायदों के बारे में बताया, अगर आप चैंपियनशिप जीत सकते हैं, तो आप अल्केमिस्ट गिल्ड के ऑनरेरी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये स्टेटस क्लाउड मिस्ट सैक के सैक मास्टर के तौर पर मेरे स्टेटस से ज्यादा कम नहीं है। मुझे यकीन है कि रॉयल फैमिली फिर से लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगी। आपने इतने सारे फायदे बताए हैं, अगर मैं फिर भी नहीं गया, तो क्या मैं बेवकूफ नहीं होऊंगा? जियाओ डिंग हंसा, फिर उसने अपना लहजा बदला, तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। आप यून, जिसे लगा था कि जियाओ डिंग इसमें हिस्सा लेने वाला है, इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती फूल गई। अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं होते, तो मैं सच में तुम्हें मारना चाहती। अगर तुम मुझे किस करोगी, तो मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। जियाओ डिंग मुस्कुराया। यून ने अपने होंठ काटे, तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाना जानते हो। ऐसा कहने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जियाओ डिंग के गाल पर एक हल्का सा किस किया। उसका जैद जैसा चेहरा बहुत सुंदर था, उसके लाल होठों से हल्की खुशबू आ रही थी और वह बहुत खूबसूरत थी। जियाओ डिंग एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर शर्माते हुए यून को देखा और उत्साहित होकर बोला, मुझे पूरी ताकत महसूस हो रही है। मैं अब बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ। यून ने जियाओ डिंग की छाती पर जोर से मुक्का मारा, तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाना जानते हो। मैं हमारी भावनाओं को समझ रहा हूँ। आखिर सगाई से लेकर ऑफिशियली पति पत्नी बनने तक अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जियाओ डिंग मुस्कुराए और यून का नर्म हाथ पकड़ लिया। यून ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन अपना हाथ पीछे नहीं हटाया। आखिर वे पहले ही किस कर चुके थे, इसलिए हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। जियाओ डिंग ने उसका हाथ पकड़ा और गंभीरता से कहा, वाइफ, चिंता मत करो। इस अल्केमिस्ट कन्वेंशन की चैंपियनशिप मेरी होगी। असल में मुझे पहले इसमें हिस्सा लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं उन्हें बुली नहीं करना चाहता था। मेरे लेवल के हिसाब से चैंपियनशिप आसानी से मिल जाएगी, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। 87, आपके दरवाजे पर एक पंचिंग बैग डिलीवर किया गया, वह शेखी नहीं बघा रहा था। स्ट्रेंज फ्लेम से वह पहले से ही 5वीं क्लास की गोली को बेहतर बना सकता था। कन्वेंशन में कौन उसकी बराबरी कर सकता था? यून ने जियाओ डिंग की तरफ आंखें घुमाई। तुम सिर्फ शेखी बघाना जानते हो। जब चैंपियनशिप जीत चुके हो, तब बात करना। जल्दी मत करो, कन्वेंशन शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। चलो पहले इंपीरियल सिटी घूम लेते हैं। जियाओ डिंग ने यून का छोटा हाथ पकड़ा और शहर की ओर चल दिया। यून थोड़ा असहज था। मुझे काला रोब पहनने दो। अब आप क्लाउड मिस्ट सैक की सैक मास्टर नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी है। छिपने की कोई जरूरत नहीं है। जियाओ डिंग ने गंभीरता से कहा, क्या तुम हर बार इन जगहों पर जाने पर खुद को छिपाना चाहते हो? तुम बुरे इंसान नहीं हो, क्यों छिपते हो? यून ने भौहें चढ़ाई, लेकिन मेरी बात सुनो, बस अपने नॉर्मल लुक में मजे करो। अगर तुम किसी जान पहचान वाले से मिलो, तो क्या एक सैक मास्टर किसी आदमी के साथ मजे नहीं कर सकता? जियाओ डिंग ने यून का हाथ दबाया। चलो मजे करो और पूरे दिन खुद पर दबाव मत डालो। यून शर्मा गई और थोड़ा शर्माते हुए सिर हिलाया जब जियाओ डिंग ने उसे आगे खींचा। सड़क पर ज्यादा से ज्यादा लोग थे और कुछ आंखें उस पर नजर रख रही थीं। वे ज्यादातर आम लोग थे, किसी ने भी यून को नहीं पहचाना। वे सिर्फ इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह सुंदर थी और उनके चेहरे पर हैरानी थी। ये देखकर कि यून थोड़ा नर्वस है, जियाओ डिंग हल्के से मुस्कुराया। वे एक खूबसूरत औरत और एक हैंडसम आदमी को देख रहे हैं और हमारे परफेक्ट मैच पर हैरान हैं। उसने भीड़ भाड़ वाली कमर्शियल स्ट्रीट को देखा। चलो कुछ कपड़े खरीदते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। जियाओ डिंग ने खूबसूरत यून को चमकदार सामानों से भरी एक सड़क पर ले गया। आम टूरिस्ट की तरह उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से चारों ओर देखा। भाग दौड़ के बीच यून ने अपनी पहचान को कभी अलग नहीं रखा और पूरा मजा लिया। उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। जियाओ डिंग ने पाया कि यून भी एक आम औरत की तरह ही थी। उसे खाने का मजा आता था और वह सुंदर कपड़े और एक्सेसरीज खरीदती थी। वह एक आम लड़की से भी ज्यादा अलग अलग चीजों के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी। दिन भर शॉपिंग करने के बाद जब शाम होने लगी, तो रास्ते में कई स्नैक्स खाने के बाद भी उनका पेट थोड़ा भूखा था, इसलिए वे एक शानदार रेस्टोरेंट में आ गए। ये रेस्टोरेंट 7 मंजिला, ऊंचा और शानदार था। पहली नजर में साफ तौर पर महंगा लग रहा था। हालांकि जियाओ डिंग के पास अब लाखों की संपत्ति थी, इसलिए वह जरा भी डरा नहीं और आगे बढ़ गया। माफ कीजिए मेहमानों, हमारा रेस्टोरेंट पूरी तरह से बुक है। इससे पहले कि जियाओ डिंग कुछ बोल पाती, एक सुंदर वेट्रेस माफी मांगते हुए समझाने के लिए आई। ऐसा लगता है कि अल्केमिस्ट कन्वेंशन में बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, हर जगह भीड़ है। जियाओ डिंग, जो रेस्टोरेंट से उनकी सभी सिग्नेचर डिशेस सर्व करने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था, बेबस होकर मुस्कुराया। वह निराश था, लेकिन हैरान नहीं था। 10 साल में एक बार होने वाले इस बड़े इवेंट में जियामा एम्पायर के बाहर से भी लोग आते थे और रेस्टोरेंट में भीड़ लग जाती थी। यह आम बात थी। मैं सोच रहा हूं कि जब वह बाद में यून के साथ कमरा लेने की कोशिश करेगा, तो क्या कोई कमरा खाली नहीं होगा या सिर्फ एक कमरा होगा। शायद बेड शेयर करने का मौका मिले। जियाओ डिंग अजीब तरह से सोच रहा था। यून जगह बदलने का सुझाव देने ही वाला था कि उनके पीछे सरसराहट की आवाज आई। पीले ब्रोकेड के कपड़े पहने और जेड बैग पहने एक यंग मास्टर ने अपना फोल्डिंग फैन खोला और प्यार से कहा, अगर आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेरे साथ एक टेबल शेयर कर सकते हैं। जियाओ डिंग ने उस आदमी की तरफ देखा। वह 20 साल का था, उसके होंठ लाल और दांत सफेद थे, चेहरे पर औरतों जैसा भाव था। उसका चेहरा अच्छा लग रहा था और आंखें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जिससे उसे अधिकार का एहसास हो रहा था। पहली नजर में वह कोई आम इंसान नहीं था और उसकी कल्टीवेशन सच में कम नहीं थी। वह पहले से ही डू मास्टर लेवल पर था। इस उम्र में डू मास्टर की साधना करना काफी टैलेंटेड माना जाता था। लेकिन इस आदमी की नजर ज्यादातर यून पर थी, इसलिए जियाओ डिंग ज्यादा खुश नहीं था। थैंक यू, लेकिन हम कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं, इसलिए हम कोई दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। यून ने बगल से देखा। कैंडल लाइट डिनर का क्या मतलब था? ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। जियाओ डिंग के मना करने पर यंग मास्टर बहुत नाराज हुए। शहर के सारे रेस्टोरेंट अब ऐसे ही हैं और पूरे शहर में 3 से ज्यादा ऐसे नहीं हैं जो इस युवा रेस्टोरेंट के बराबर हों। क्या तुम इस खूबसूरत यंग मिस को एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाने देना चाहते हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जियाओ डिंग ने उसे बेपरवाही से देखा, फिर यून से कहा, सीनियर सिस्टर, क्या आप मेरे साथ खाने के लिए किसी लो क्लास रेस्टोरेंट में चलने को तैयार होंगी? यून की आंखों में झरने के पानी की तरह कोमलता थी। उसने सिर हिलाया, कहीं भी ठीक है। हालांकि यंग मास्टर ने अपना आपा बनाए रखा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखाई दी। इतनी खूबसूरत और आकर्षक महिला पहले ही किसी के साथ थी, जिससे उसे एक अच्छा मैच छूट जाने का बुरा एहसास हो रहा था। क्या आप इस यंग मास्टर की पहचान जानते हैं? कितने एहसान फरामोश हैं। एक जवान आदमी जिसकी छाती पर अल्केमिस्ट का निशान बना हुआ था, लंबे कपड़े पहने हुए, यंग मास्टर के पीछे से बाहर आया। यह आदमी तीसरी क्लास का अल्केमिस्ट था, छोटा और मोटा। उसने मजाक उड़ाया, यंग मास्टर एक प्रिंस है, उसका तुम्हें बुलाना तुम्हारी खुशकिस्मती है। जियाओ डिंग, जो जाने वाला था, प्रिंस शब्द सुनकर रुक गया और यंग मास्टर को बेरुखी से देखने लगा। जियामा एम्पायर का प्रिंस? नहीं तो, यह 19वां राजकुमार है, साम्राज्य का सबसे शानदार। छोटे कद के मोटे अल्केमिस्ट ने गर्व से कहा। लो प्रोफाइल रखो। 19वें राजकुमार ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, लेकिन उनका घमंड अभी भी दिख रहा था। उनके आसपास के कई लोगों ने ये सुना और श्रद्धा दिखाई। इसके उलट यून और जियाओ डिंग ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें धीरे-धीरे ठंडी होती गईं। राजकुमार, कितना अच्छा है। आओ, तुम्हारी सीटें कहाँ हैं? हमें वहाँ ले चलो। जियाओ डिंग मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया। वे शाही परिवार के लिए परेशानी खड़ी करने आए थे और क्योंकि वे अचानक यहाँ एक से मिले थे और वह अपनी मर्जी से उनके जाल में फंस गया था, इसलिए वे यह मौका नहीं छोड़ सकते थे। हाँ, सही है। 19वां राजकुमार कभी भी आप जैसे अनजान राहगीरों को नहीं बुलाता। छोटे कद का मोटा अल्केमिस्ट ये सोचकर मुस्कुराया कि जियाओ डिंग डर गया है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं होगा? यून ने जियाओ डिंग की तरफ देखा। उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि जियाओ डिंग क्या करने वाला है। क्या ज्यादा है? हम तो वैसे भी मुसीबत ही ढूंढ रहे थे, क्या इसका अंत ऐसा नहीं होगा?
जियाओ डिंग ने कंधे उचका दिए। ये ट्रिप इंपीरियल परिवार को डराने के लिए थी और चूंकि यह पंचिंग बैग खुद उनके दरवाजे पर आ गया था, इसलिए तमीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। 19वें राजकुमार को गलतफहमी हुई कि जियाओ डिंग ने अपना मन इसलिए बदल लिया क्योंकि वह उससे डर गया था और वह थोड़ा मुस्कुराया। यंग मिस प्लीज, मैंने शेफ से युमा रेस्टोरेंट की सबसे कीमती डिशेस पहले ही तैयार करवा ली हैं। यंग मिस को चखने के बाद वे जरूर पसंद आएंगी। रास्ता दिखाओ, काम पूरा करने से पहले हमें पेट भरकर खाना चाहिए। जियाओ डिंग हल्के से मुस्कुराया। इस आदमी के इरादे बुरे थे और वह तमीज से पेश नहीं आना चाहता था, इसलिए जाहिर है कि उसे इस आदमी से मुफ्त खाना मिलने पर कोई मानसिक बोझ महसूस नहीं हुआ। तुम लकी बच्चे हो, अपनी सीनियर सिस्टर को हिज हाइनेस द प्रिंस के साथ ज्यादा समय बिताने दो और हो सकता है अगर हिज हाइनेस खुश हो तो तुम अमीर हो जाओ। छोटे कद के मोटे अल्केमिस्ट ने घमंड से कहा। जियाओ डिंग ने उसकी तरफ देखा, ये सोचते हुए कि इस आदमी के लिए बाद में जमीन पर लेटने के लिए कौन सी मुद्रा सबसे अच्छी रहेगी। महाराज कृपया, वेट्रेस जिसने पहले कहा था कि कोई सीट नहीं है, उन्हें इज्जत से 7वीं मंजिल पर एक प्राइवेट कमरे में ले गई। यहाँ जमीन से 10 झांग से ज्यादा ऊंचाई पर इंपीरियल सिटी के बाद दूसरी सबसे ऊंची जगह थी, जिससे शहर का ज्यादातर हिस्सा देखा जा सकता था। इस समय सूरज डूब रहा था, आसमान शाम की चमक से भर गया था और शहर की लाइटें टिमटिमा रही थी, जिससे शहर बहुत सुंदर और शांत लग रहा था। बहुत सुंदर। यून यून की चमकदार आंखों में शाम की चमक थी, जैसे रंग बिरंगे रत्नों, और उसके सुंदर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। यह मुस्कान बसंत की हवा की तरह थी जो बारिश में बदल रही थी और लोगों को मदहोश कर रही थी। जियाओ डिंग मुस्कुराया। आसमान में शाम की चमक कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वह तुम्हारे शर्माते हुए रूप के सामने कुछ भी नहीं है। 19वें राजकुमार ने भौहें चढ़ाकर बीच में टोका। यंग मिस, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मैं याओ जिंग हूँ। पीएस, रिवॉर्ड्स के लिए ब्लड हेवनली बुक, शेड्यूल जियांग और हिंग शुओ फुशी को धन्यवाद। 88 विनाशकारी, मुझे भूख लगी है, क्या खाना कभी मिलेगा? जियाओ डिंग ने बेसब्री से उस आदमी के सवालों को बीच में ही काट दिया, जिससे याओ जिंग, जो यून यून के साथ बातचीत करना चाहता था, काफी नाराज हो गया। मुझे भी भूख लगी है। यून यून मुस्कुराया। जल्दी करो और वाइन और खाना परोसो। याओ जिंग ने नौकरानी को आदेश दिया और जल्दी ट्रे में बढ़िया वाइन और स्वादिष्ट व्यंजन लाए गए। ये वो गेस्ट हैं जिन्हें मैंने आज रात बुलाने का प्लान बनाया था। ताओ दे सेक्ट, वो एक बहुत अच्छे यंग केमिस्ट हैं और इस ग्रैंड मीट की चैंपियनशिप के मजबूत दावेदार हैं। अब क्या ये खूबसूरत यंग मिस हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकती हैं? याओ जिंग ने जितना हो सका अपना धैर्य बनाए रखा। सीनियर सिस्टर का नाम यून यून है, मैं उसका जूनियर ब्रदर और मंगेतर जियाओ डिंग हूँ। ट्रीट के लिए आप दोनों का धन्यवाद। जियाओ डिंग ने एक शरारती मुस्कान दी, सीधे उनके नाम और खासकर उनके रिश्ते के बारे में बताया। याओ जिंग हैरान रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीमती चीज उसे छीन ली गई हो, जिससे वह बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहा था। जहां तक नामों की बात है, दुनिया में कई मिलते जुलते नाम थे, इसलिए उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि यून यून का असल में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। उसे थोड़ा शक था, तुम उसकी मंगेतर हो, ये जानते हुए कि वह उस लड़के के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रही है। यून यून ने फिर भी थोड़ी शर्माहट के साथ कहा, हाँ, हमारी सगाई कुछ समय पहले ही हुई थी। याओ जिंग तुरंत बहुत निराश हो गया। जिस औरत पर उसकी नजर थी वह असल में किसी और की मंगेतर थी, जिससे उसे यून यून को छीनने का मन हुआ। ओह, यह मीट इतना नरम है कि मुंह में पिघल जाएगा। लो सीनियर सिस्टर, इसे खा लो। जियाओ डिंग ने ऐसा दिखाया जैसे उसने याओ जिंग का एक्सप्रेशन देखा ही न हो। उसने सबसे पहले कुछ खाना उठाया और खाया, फिर तारीफ भरी नजरों से उसकी तारीफ की और फिर यून यून के लिए एक टुकड़ा रख दिया। यून यून ने शर्माते हुए उसे खा लिया। ये नजारा देखकर याओ जिंग बहुत दुखी हो गया और उसकी भूख पूरी तरह से खत्म हो गई। याओ जिंग की हालत देखकर ताओ दे सेक ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या हम बात करने के लिए बाहर जा सकते हैं? बोलते समय उसने याओ जिंग को 2 बार आंख मारी। पहले आप लोग खा लो, हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। याओ जिंग कमरे से बाहर निकलकर एक शांत जगह पर चली गई। वह निराश दिख रही थी। धत्तेरे की, मैं आखिरकार एक टॉप टियर औरत से मिली, लेकिन वह पहले से ही किसी और के साथ थी। महाराज, मैंने हाल ही में एक तरह की दवा बनाई है जो आदमी की इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकती है। ताओ दे सेक ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी वे सिर्फ सगाई कर रहे हैं। महाराज के पास कच्चे चावल को पहले पकाने का पूरा मौका है। याओ जिंग का चेहरा शांत रहा। उसने ऐसा बहुत देखा था और पहले भी ऐसे तरीके इस्तेमाल किए थे। उसने बेपरवाही से कहा, ये दोनों निडर लग रहे हैं, शायद उनका कुछ बैकग्राउंड होगा और उनकी ताकत भी बुरी नहीं होगी। चलो इसे भूल जाते हैं, मेरा स्टेटस यहाँ ऐसे काम करने के लायक नहीं है। राजकुमार, मैं अपने नाम से काम कर सकता हूँ। मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे ये सुंदरी पसंद आ गई और महाराज को पता नहीं चला। ताओ दे सेक बहुत काबिल था और उसके पास पहले से ही जवाबी कार्रवाई का तरीका था। याद रखना, ये तुम्हारा आइडिया है, मैंने कुछ नहीं कहा या किया, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। याओ जिंग ने गंभीरता से कहा, लेकिन वो सच में लालच में था। क्या आपकी दवा भरोसेमंद है? मुझे लगता है कि वे आसान नहीं है। हे, मेरा ये सामान काफी खास है, यह असल में जहर नहीं है। मेरे खास सुधार के बाद 2 जवान लोगों की तो बात ही छोड़ी, डू लेवल का कोई भी इसे खाने के बाद गटर में गिर जाएगा। ताओ दे सेक ने गर्व से कहा, तो फिर कोशिश करके देखो, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। याओ जिंग ने सिर हिलाया, मैं अभी जाकर इसे संभाल लूंगा। ताओ दे सेक ने खाने में नशा मिलाने की पहल की। कमरे के अंदर जियाओ डिंग को देखकर जो पेट भरकर खा पी रहा था, यून यून थोड़ा परेशान हुआ। सावधान रहना, ये दोनों ऊपर से तो शरीफ लगते हैं, लेकिन इनके पास गहरी साजिशें हैं। हो सकता है वे कुछ गलत चालें चलें। क्या ये सिर्फ नशा है? मुझे डर नहीं है। जियाओ डिंग को बिल्कुल परवाह नहीं थी। कोई भी जहर उसके लिए सिर्फ दवा था, वह सिस्टम को उसे सोखने के बिना निगलने दे सकता था। फिर भी सावधान रहना, गटर में पलट मत जाना। यून यून ने अपना सिर हिलाया। बस बाद में आने वाले खाने को मत खाना। जियाओ डिंग ने मन ही मन ये बात नोट कर ली थी कि उसे जहर से डर नहीं लगता था, लेकिन यून यून को डर लगता था। याओ जिंग थोड़ी देर में वापस आया। उसका चेहरा नॉर्मल था। लगता है डिशेज आपके टेस्ट की हैं, वे सच में बहुत स्वादिष्ट हैं, उस टॉप टियर रेस्टोरेंट के लायक हैं जिसका आपने जिक्र किया। जियाओ डिंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इस समय नौकरानी बर्तन परोसती रही। कुछ बर्तनों से अभी भी भाप निकल रही थी और उनके नीचे कोयला जल रहा था। ताओ दे सेक उसके पीछे पीछे गया। उन्होंने यून यून के लिए वाइन डालने की पहल की। आप दोनों हिज हाइनेस के मेहमान हैं, मैं आपको टोस्ट करूंगा, आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं। ये कहने के बाद उसने अपनी वाइन एक ही घूंट में पी ली। क्योंकि यह जैसा हमें पसंद है, इसलिए हम शराब नहीं पिएंगे, हम बस ज्यादा खाना खाएंगे। जियाओ डिंग के एक वाक्य से ताओ दे सेक का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। याओ जिंग ने भौहें चढ़ाईं और पूछना जारी रखा, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम दोनों किस शक्ति से आए हो। लगता है महाराज ने सच में हमारे बारे में जानने की जहमत नहीं उठाई। क्या आप हर दिन औरतों पर अपना सारा समय बर्बाद करते हैं? जियाओ डिंग ने बिना भाव के कहा। घमंड। ताओ दे सेक ने टेबल पर थप्पड़ मारा। क्या महाराज कोई ऐसे हैं जिनकी आप निंदा कर सकते हैं? घबराओ मत। याओ जिंग ने ताओ दे सेक को शांत होने का इशारा किया। मैं सच में अलग अलग शक्तियों की खास डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब तक आप अपनी शुरुआत बताते हैं, ऐसी बहुत सी शक्तियां नहीं होंगी जिन्हें मैं नहीं पहचानता। चिंता मत करो, एक बच्चा भी इसे पहचान लेगा। जियाओ डिंग ने मजाकिया मुस्कान दी। हम उस ऑर्गेनाइजेशन से हैं जिससे तुम्हारा इंपीरियल परिवार हमेशा सावधान रहा है, क्लाउड मिस्ट सेक्ट। क्या? याओ जिंग चौंक कर खड़ा हो गया। उन दोनों को देखकर उसे अचानक समझ आया। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे नाम जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। जियाओ डिंग क्लाउड मिस्ट सेक्ट का नया भर्ती हुआ जीनियस डिसाइपल, 13 साल का डू मास्टर। और यून यून नया सेक्ट लीडर यून। उसके चेहरे पर भाव बदल गए। दूसरे शब्दों में, तुम इतने समय से मेरे साथ खेल रहे हो, आपने ही हमें यहाँ खाने पर बुलाया था, कौन किसके साथ खेल रहा है? जियाओ डिंग ने मजाक उड़ाया। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे शरीफ दिखने के बावजूद तुम्हारी नजर असल में मेरी सीनियर सिस्टर पर थी। तुम मेरी मंगेतर पर डोरे डालने के लिए खाने का इस्तेमाल करना चाहते थे, है ना? तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं कभी भी लोगों पर जबरदस्ती नहीं करता। भले ही मैं सेक्ट लीडर यून की तारीफ करता हूँ, लेकिन ये बस एक आम आदमी के विचार हैं। मैं सच में सेक्ट लीडर यून जैसी बेमिसाल खूबसूरती को जानना चाहता था। इसके उलट तुम दोनों के इरादे बुरे लगते हैं। याओ जिंग का चेहरा तुरंत शांत हो गया। वह ताओ दे सेक से थोड़ी दूर बैठ गया और कोई दखल नहीं देना चाहता था। इन दोनों का बैकग्राउंड और ताकत उसकी पहुंच से बाहर थी। जैसा कि एक राजकुमार से उम्मीद की जाती है, आपकी जबान तो बहुत तेज है। जियाओ डिंग ने ताली बजाई। क्योंकि तुम दोनों को ये नई डिश पसंद नहीं है, तो चलो इन्हें बदल देते हैं। याओ जिंग ने नए परोसे गए बर्तनों पर नजर डाली और ताओ दे सेक से कहा, तुम इन्हें बदल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम इन्हें खा भी सकते हो? दोनों उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक थे। उसने उन्हें नाराज करने का ख्याल पहले ही छोड़ दिया था। महाराज, वे पहले ही खा लिए गए हैं। ताओ दे सेक ने कड़वी मुस्कान के साथ कुछ ऐसे शब्द कहे जो सिर्फ वही समझ सकते थे। उसकी दवा का असर पहले ही शुरू हो चुका था, अब इसे रोका नहीं जा सकता था।
ये सोचकर कि इंपीरियल फैमिली हमेशा क्लाउड मिस सेक्ट के साथ कैसे झगड़े में रही है, अगर वह इन दोनों को सुझाने में मदद करता तो यह एक बड़ी सेवा होती। ताओ दे सेक्ट ने दांत पीस लिए। मैं इन्हें खाने की कोशिश क्यों नहीं करता? याओ जिंग ने भौहें चढ़ाईं। जो मर्जी, मैं वैसे भी नहीं खाऊंगा। ये बातचीत जो कोड जैसी लग रही थी, उससे ज़ियाओ डिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय उसके कान में एक संकेत आया, डिंग, अनजान ड्रग मिला, खाने की शर्तें पूरी हो गईं। खाना। ज़ियाओ डिंग, जो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने सिस्टम को अनजान दवा खाने दी और साथ ही चेतावनी दी, सीनियर सिस्टर सावधान रहना। यह जहरीली है, जहर दिया। यून यून ने पहले ही कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। वह अनिश्चित होकर खड़ी हो गई। जहर कहाँ है? मैं कभी जहर इस्तेमाल करने के लिए नीचे नहीं गिरूंगा, याओ जिंग ने गर्व से कहा, क्योंकि ताओ दे सेक्ट वहां दोष लेने के लिए था। वह ऐसी स्थिति में था जहां वह या तो हमला कर सकता था या पीछे हट सकता था। पीएस रीडर दोस्त शेनिक सिंह ताइबा माओ के सुझावों के आधार पर ये चैप्टर सच में थोड़ा बिना सोचे समझे था, इसलिए मैंने इसे बदल दिया है। नवासी, मैं सज्जन व्यक्ति नहीं हूं। हे, ज़ियाओ डिंग ने मजाक उड़ाया, सीनियर सिस्टर, क्या हमें स्ट्राइक करना चाहिए? मैं विलेन बनूंगा और आप हीरो बन सकती हैं। जब मैं उन्हें हरा दूंगा तो आप बस इतना कह सकती हैं कि मैं जवान और लापरवाह हूं। याओ जिंग का चेहरा तमतमा गया। क्या ये ताओ दे सेक्ट के साथ उसकी स्थिति जैसा नहीं था? ताओ दे सेक्ट गंदा काम करेगा और गलती मानेगा, जबकि वह बेदाग रहेगा। हालांकि वह यून यून से सावधान था, लेकिन वह इस युवक से नहीं डरता था। ज़ियाओ डिंग, यह इंपीरियल सिटी है, क्लाउड मिस सेक्ट नहीं। बदतमीजी मत करो, मेरा इंपीरियल परिवार ऐसा नहीं है जिसे कोई धमका सके। याओ जिंग ने अपनी कमर पर जेड पेंडेंट को कुचल दिया। एक तेज आवाज के साथ उसके बगल में एक काली परछाई दिखाई दी। यह उनका पर्सनल गार्ड था, जो अक्सर अंधेरे में छिपा रहता था और जरूरत पड़ने पर तुरंत बुलाने के लिए तैयार रहता था। नहीं, ये बस छोटी मोटी जलन है। मैं तुमसे बहुत छोटा हूं। अगर मैं तुम्हें, एक राजकुमार को, बुरी तरह पीट भी दूं तो भी लोग यही कहेंगे कि मैं इंप्रेसिव हूं। तुम क्या कर सकते हो? ज़ियाओ डिंग खड़े होते हुए मुस्कुराया। उसकी डूबी हुई बवंडर की तरह ऊपर उठ रही थी। साहसी। ताओ दे सेक्ट ने टेबल पर टक दी और उठ खड़ा हुआ, कोयले की आग की तरफ देखते हुए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम आसान टारगेट हैं? मुझे लगता है कि तुम ही आसान टारगेट हो। क्या तुम्हें अब अपना शरीर कमजोर महसूस हो रहा है? तसक तसक, एक बार जब मैं तुम्हारे क्लाउड मिस सेक्ट के सेक्ट मास्टर को पकड़ लूंगा तो देखते हैं कि क्लाउड मिस सेक्ट भविष्य में इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है या नहीं। ज़ियाओ डिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। काफी घमंडी, लगता है तुमने ही जहर लगाया है। मुझे हैरानी है कि क्या तुम्हारा कोई गुलाम क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, या यह इस प्रिंस का आइडिया है? बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। मैं, याओ जिंग, ईमानदार और इज्जतदार हूं। मैं कभी भी ऐसे गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करूंगा। याओ जिंग ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। तो फिर मैं तुम्हें पीटूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस चमचे में हिम्मत है। ज़ियाओ डिंग को काम करने की वजह मिल गई थी। बिना और बकवास किए उसने अपनी उंगली हिलाई और स्वॉर्ड क्यूई के 5 स्पाइरल अचानक जमा होकर तेजी से बाहर निकले, जिससे तेज सी जैसी हवा चलने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, क्लाउड मिस सेक्ट की एक टेक्निक। काली परछाई ने ज़ियाओ डिंग का रास्ता रोक दिया। उसके हाथ में एक खंजर आ गया। उसने तलवार की 5 लकीरों पर बार-बार वार किया, जिससे वे टूट गईं। जूनियर ब्रदर, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। उनका जहर बहुत तेज है। यून यून का नाजुक शरीर अचानक हिल गया। उसका चेहरा एक अजीब सी गुलाबी चमक से लाल हो गया। ज़ियाओ डिंग हैरान हुआ और घमंडी ताओ दे सेक्ट की तरफ मुड़ा। तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल है। तुम एक ऐसा जहर बना सकते हो जो डू वांग पर भी असर कर सकता है। उसने जल्दी से यून यून को सहारा दिया। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी स्किन और भी ज्यादा लाल हो गई और उसकी आंखें पानी की तरह चमकने लगी, जबकि उसका शरीर अपने आप ढीला पड़ गया। सीनियर सिस्टर, पहले बाहर जाओ। मैं उनसे निपट लूंगा और जल्द ही तुम्हारे लिए एंटीडोट ले आऊंगा। वह सिर्फ पीक डुलिंग का बॉडीगार्ड है, मैं उसे एक हाथ से मार सकता हूं। ज़ियाओ डिंग की शक्ल धुंधली हो गई और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ। काले कपड़े पहने गार्ड की ताकत उसके संपर्क में आते ही खत्म हो गई और वह खून की उल्टी करते हुए उड़ गया। उसने अपने पीछे लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और एक लोड बेयरिंग दीवार से टकरा गया, जिससे दूसरी तरफ खाना खाने वाले डर गए। डूलिंग, ये कैसे संभव है? काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी छाती पकड़ ली। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। ये नौजवान पहले से ही एक डूलिंग था और वह इतना ज्यादा ताकतवर था कि गार्ड एक भी बार नहीं झेल सका। याओ जिंग की पलकें तेजी से फड़क रही थी। उनका चेहरा हैरानी से भरा था। ये नौजवान, जो साफ तौर पर उससे बहुत छोटा है, इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि उसका अपना गार्ड भी एक राउंड भी नहीं टिक पाया? वह मुश्किल से शांत रहा। ज़ियाओ डिंग, तुम बहुत आगे निकल गए हो। मैंने, राजकुमार ने, कोई जहर नहीं रखा। तुम्हें हमला करने का क्या हक है? ये सुनकर ज़ियाओ डिंग, जिसने अभी गार्ड से आसानी से निपटा था, उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। जहर से तुम्हारा कोई लेना देना हो या न हो, तुम अपने दिल में जवाब जानते हो। आपके पास कोई सबूत नहीं है। बेबुनियाद आरोप मत लगाए। याओ जिंग ने ताओ दे सेक्ट पर चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत आगे निकल गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट लीडर यून को जहर देने की? क्या वह ऐसी है जिसे तुम नाराज कर सकते हो? महाराज, मुझे माफ करना, मैं वासना में अंधा हो गया था। ताओ दे सेक्ट शर्मिंदा लग रहा था। सच तो यह था कि वह बहुत डर गया था। उसने जल्दी से माफी मांगी। मास्टर ज़ियाओ, इस मामले का प्रिंस याओ जिंग से कोई लेना देना नहीं है। वह मन ही मन परेशान था। यह ज़ियाओ डिंग इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उस पर अभी भी दवा का कोई असर नहीं हुआ था। लॉजिकली उसे सबसे पहले गिरना चाहिए था, क्योंकि ताकतवर यून यून भी पहले ही फेल हो रहा था। एंटीडोट दे दो, ज़ियाओ डिंग चिल्लाया। उसने देखा कि यून यून पहले ही अपनी सीट पर धंस चुकी थी और उसे घबराहट होने लगी थी। वहां इसका कोई एंटीडोट नहीं है जब तक। ताओ दे सेक्ट ने यून यून को देखा, जो इस समय पर के आड़ू जैसा दिख रहा था। जब तक किसी आदमी का इस्तेमाल न किया जाए। मादरचोद, ज़ियाओ डिंग तुरंत समझ गया कि इस कमीने ने किस तरह का ड्रग इस्तेमाल किया था। इस तरह का ड्रग जानलेवा नहीं था, इसलिए इससे निपटना सबसे मुश्किल था। उसने अचानक एक अपरकट मारा। जोरदार धमाके के साथ उसने लौट रहे इंपीरियल गार्ड को फ्लोरबोर्ड से धक्का दिया, जिससे वह पूरी तरह गायब हो गया। पूरा रेस्टोरेंट जोर से हिल गया। कई औरतें चीखने लगीं और मेहमान घबराकर भाग गए, जिससे जगह में अफरा-तफरी मच गई। याओ जिंग का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। हर कर्ज का एक कर्जदार होता है। क्या मेरी हिफाजत पर हमला करना ज्यादा नहीं है? बहुत अधिक। ज़ियाओ डिंग ने याओ जिंग को ठंडी नजरों से देखा और मजाक उड़ाया। तुमने मेरे परिवार पर हमला करने के लिए एक हिजड़ा भेजा था, चलो पहले उस कर्ज को चुकाते हैं। याओ जिंग को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन ज़ियाओ डिंग हवा की तरह उसके पीछे आ गया और उसने एक मुक्का मारा। दरार, उसकी नाक का पुल तुरंत टूट गया और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। वह चीखते हुए खिड़की से बाहर उछला और रेस्टोरेंट से नीचे एक दुकान से टकराकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इस बार सड़क पर भी अफरा-तफरी मच गई। ताओ दे सेक्ट डर के मारे पीला पड़ गया और पीछे हटकर छिपने की कोशिश की, लेकिन ज़ियाओ डिंग ने उसे पकड़ लिया। एक थप्पड़ पड़ा, जिससे उसके कई खून से सने दांत उड़ गए और उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया। ज़ियाओ डिंग ने पूछा, तुम्हें सच में खेलना आता है ना? तुमने जहर कहां रखा? मुझे भी पता नहीं चला। ताओ दे सेक्ट के मुंह से खून बह रहा था। वह डर के मारे ज़ियाओ डिंग को देख रहा था। उसकी बोली लड़खड़ा रही थी, कोयले की आग में। थप्पड़। ज़ियाओ डिंग ने उसके चेहरे के दूसरी तरफ एक और थप्पड़ मारा, जिससे वह आदमी बेहोश हो गया और उसका चेहरा सूअर के सिर जैसा सूज गया। उसने अपना हाथ हिलाया और स्वॉर्ड क्यूई की कई धारियां उड़ी, जिससे कोयले की आग टुकड़े-टुकड़े हो गई। टिमटिमाती आग की रोशनी के बीच यून यून का चेहरा नशे में लाल था। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ज़ियाओ डिंग ने मन ही मन कोसा। उसे अब यकीन हो गया था कि उस आदमी ने ड्रग को कोयले की आग में रखा था, जिससे वह एक वोलेटाइल सब्सटेंस के रूप में निकली। यून यून ने पहले शराब पी थी, इसलिए ड्रग सूंघने के बाद इसका असर बहुत तेजी से हुआ। वह जल्दी से गया और यून यून का हाथ पकड़ लिया। उसे लगा कि उसका हाथ बहुत गर्म है। ये बुखार नहीं था, इसलिए बर्फ जैसी ठंडी हवा भी काम नहीं आई। जूनियर भाई, यून यून ने ज़ियाओ डिंग को पानी जैसी कोमल आंखों से देखा और उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी नजरें शर्म से लाल हो गईं और उसने कहा, मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूँ। ये मुसीबत है। ज़ियाओ डिंग ने कड़वी मुस्कान दी। यून यून, जो उससे चिपकी हुई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई हड्डी ही नहीं है। उसका शरीर आग की तरह गर्म था और उसकी आंखें पानी की तरह कोमल थीं, किसी को भी पिघलाने के लिए काफी। बूढ़े याओ, क्या तुम इसे हल कर सकते हो? वह मदद के लिए केवल अनुभवी ओल्ड याओ की ओर ही देख सकता था। अगर यह खाने वाली दवा होती, तो भी मैं इसका असर फैलने से रोकने के लिए इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ये दवा काम नहीं करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें शराब की मदद ली गई थी और यह उसके शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी थी। मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओल्ड याओ ने बेबसी से कहा। बूढ़े याओ ने बेबसी से कहा। ज़ियाओ डिंग ने त्योरियां चढ़ाईं और यून यून के गाल पर थपथपाया। सीनियर सिस्टर, उठो। बूढ़े याओ ने शरारत से हंसते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा मौका नहीं है? आखिर वह तुम्हारी मंगेतर है। मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूं, लेकिन मुझे जरूरत के समय किसी का फायदा उठाना पसंद नहीं है। ज़ियाओ डिंग ने अपना सिर हिलाया।
जियाओडिंग ने अपना सिर हिलाया। फिर उसे अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना होगा। उसकी सेहत पर थोड़ा बुरा असर पड़ने के अलावा कोई खतरा भी नहीं होना चाहिए। बूढ़े याओ ने जवाब दिया, 90 मुझे अपनी पत्नी बनने दो। जैसे याओ लाओ जियाओडिंग की बहुत तारीफ कर रहे थे, वैसे ही जियाओडिंग ने कहा, अगर सीनियर सिस्टर ही पूछने की पहल करती हैं, तो मैं बिना मन के यह मुश्किल झेल सकता हूं। याओ लाओ को लगा कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया है, यह आदमी तो बिल्कुल बेशर्म है। जियाओडिंग ने पानी जैसे बेजान यून यून को अपनी बाहों में उठाया, अपनी फ्लाइंग डू टेक्निक इस्तेमाल की और रेस्टोरेंट में हो रही अफरा-तफरी को नजरअंदाज करते हुए आसमान में उड़ गया। मेरे युमा रेस्टोरेंट में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कौन कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि इसे शाही परिवार चलाता है? रेस्टोरेंट की रखवाली कर रहा एक्सपर्ट उछल पड़ा, गाली देते हुए, और शुरू में उनसे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि जियाओडिंग अपने डू विंग्स के साथ जा रहा है। वह उस बत्तख की तरह था जिसकी गर्दन दबा दी गई हो। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। धत्तेरे की, वह असल में डुवांग है। कोई हैरानी नहीं कि उसने ये कदम उठाने की हिम्मत की। उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और जल्दी से पीछे हट गया। उसे डर था कि कहीं जियाओडिंग वापस आकर उसे पीट न दे। रेस्टोरेंट मैनेजर भी गुस्से में आया, ये बहुत ज्यादा है। इतने साल हो गए जब किसी ने यहां लड़ने की हिम्मत की। शश, अपनी आवाज धीमी रखो। जिसने हमला किया है वह एक डुवांग है। गार्डिंग एक्सपर्ट ने उसे चुप कराने के लिए इशारा किया। मैनेजर चौंक गया और जल्दी से रुक गया और सावधानी से पूछा, क्या ये सच में डुवांग है? ये शांत क्यों हो गया है? वह व्यक्ति उड़ गया है। ये बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि वह डुवांग है। क्या इसका मतलब यह है कि उसे पैसे नहीं देने होंगे? उसकी आवाज फिर से तेज हो गई। यहाँ अभी भी एक आदमी बचा है जिसे इतना पीटा गया है कि वह सुअर के सिर जैसा दिखने लगा है। उसे सजा दो। उसे किसने बताया कि वह जीत नहीं सकता? जल्द ही कुछ लोग आए और ताओ दे संप्रदाय के सदस्य को घसीट कर ले गए। शहर के बाहरी इलाके में लोगों की आवाजाही बहुत कम थी और जियाओडिंग यून यून को रहने के लिए एक सराय में ले आया। इस समय यून यून पहले से ही जियाओडिंग से चिपकी हुई थी। उसकी सांस ऑर्किड की तरह मीठी थी और उसने जियाओडिंग के चेहरे पर कई बार किस किया। उसके गर्म शरीर से जियाओडिंग को थोड़ी प्यास लगी। उसने जल्दी से चाय की एक घूंट ली और यून यून को बिस्तर पर लेटाना चाहता था, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ लिया। इस समय यून यून के कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह थोड़ी बेहोश थी। जियाओडिंग ने जल्दी से उसके लाल चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। बड़ी बहन उठो। ठंडे पानी ने यून यून की समझ को थोड़ा वापस लाया। अपनी हालत देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से जियाओडिंग को छोड़ दिया और बिस्तर पर लेट गई। मैंने अभी जो किया वो बिना मर्जी के था। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। यून यून ने कमजोरी से कहा। मैं इस बारे में ज्यादा कैसे न सोचूं? तुम जैसी खूबसूरत लड़की का मुझे इस तरह गले लगाना और चूमना, ऐसा लगता है जैसे तुमने सारा फायदा उठा लिया हो। जियाओडिंग ने बेशर्मी से मजाक किया। मैं यून यून ने शर्म से अपने सिर पर कंबल खींच लिया। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। सीनियर सिस्टर, मेरे पास आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बहुत तकलीफदेह है। आप जियाओडिंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। यून यून ने अपनी आंखें बड़ी की और सीधे कंबल के नीचे चली गई। बेशक आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। हालांकि यह थोड़ा नुकसान है और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप मेरी मंगेतर हैं, इसलिए आपकी मदद करना ही सही है। जियाओडिंग खांसते हुए बोला, तुम क्या चुनते हो? तुम्हें कौन चाहता है? बाहर निकलो। यून यून ने घबराकर और परेशान होकर कहा। ठीक है, आप आराम से रहें, मैं बाहर से आपकी रक्षा करूंगा। जियाओडिंग को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यून यून राजी नहीं थी, इसलिए उसने उसे मजबूर नहीं किया। वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया, बाहर रात के आसमान को देखते हुए और आह भरी। क्या पछतावा हो रहा है? याओ लाओ ने शरारत से मुस्कुराया। नहीं, वह मेरी मंगेतर है, हम कभी न कभी साथ सोएंगे ही। थोड़ा पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि इंसान की इच्छा भी एक तरह का जहर है। जियाओडिंग ने आह भरी। उस आदमी ने जो दवा बनाई थी, उसने इस इच्छा को 10 गुना या 100 गुना बढ़ा दिया, यहाँ तक कि डुवांग भी इसे कंट्रोल नहीं कर सका। हम इस मामले में सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन उस आदमी में भी इस तरह की दवा को बेहतर बनाने की काबिलियत है। याओ लाओ सहमत हो गया, फिर उत्सुकता से पूछा, तुम पर असर क्यों नहीं हुआ? उन दोनों लोगों ने जरूर पहले से कोई न्यूट्रलाइजिंग ड्रग ले ली होगी। क्या तुम्हें पागल नहीं हो जाना चाहिए था? मेरी ब्लड लाइन पावर ने इसे ठीक कर दिया। यह मेरे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जियाओडिंग ने आसान शब्दों में बताया। उसी समय एक चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और एक लाल जैसे हाथ ने उसे पकड़ लिया। जियाओडिंग ने पलट कर देखा, काफी कुछ देखा, अपनी लाल नीली और कहा, सीनियर सिस्टर। आप? यून यून जोर जोर से हाँफ रही थी। उसकी आंखों में पक्का इरादा था। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या तुम मुझे आज अपनी पत्नी बनने दोगे? बेशक बेशक, मैं तैयार हूँ। जियाओडिंग को यह जानकर बहुत खुशी हुई। उसने यून यून से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। फिर यहाँ आओ। यून यून ने जियाओडिंग को पकड़ा और उसके होठों को चुमा। जियाओडिंग का शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से अपने हाथ की अंगूठी उतारी और उंगली से उसे दूर फेंक दिया। धत्तेरे, तूने टीचर से ज्यादा सेक्स को महत्व दिया। याओ लाओ ने बहुत नाराजगी से डांटा। तुम बूढ़े बच्चलन, मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। जियाओडिंग ने जवाब दिया। दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और यून यून को जवाब देना शुरू कर दिया। बाद वाले पूरी तरह भड़क गए और सीधे पहल की। काला छल्ला सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया और जैसे ही गिरने वाला था, हवा में मंडरा गया। एक ट्रांसपेरेंट शख्स निकला जो याओ लाओ में बदल गया। वह उदास लग रहा था। ये बदमाश, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो तुम्हें बिजनेस करते हुए देखेगा? अगर तुमने मुझे बाहर भी निकाल दिया तो क्या मैं फिर भी नहीं देख सकता? इस समय कमरे के अंदर की आवाजें तेज हो गईं। याओ लाओ को उत्सुकता हुई। यून यून, ये लड़की जियाओडिंग से ज्यादा मजबूत है। अब वह शैतानी तरीके से हंसा और अपने विचारों को टटोला, लेकिन सोल पावर के एक घेरे ने उसे रोक दिया। वह जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन जियाओडिंग ने उसे फिर भी डांटा। अरे बूढ़े बच्चलन, तुम सच में झांकने वाले थे। हम, मुझे चिंता थी कि तुम्हें चोट न लग जाए। याओ लाओ ने शर्मिंदगी से कहा और अंगूठी को कंट्रोल करके छत पर गिरा दिया। एक रात बीत गई। जब सूरज आसमान में ऊपर था तो जियाओडिंग बाहर निकला। वह थोड़ा कमजोर लग रहा था। उसकी गर्दन और चेहरे पर कई खरोंचें थीं। याओ लाओ ने अंगूठी को ऊपर उड़ाया और चिढ़ाते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें चोट लगेगी। जियाओडिंग को होश आया और उसने जल्दी से एक आईना निकाला। उन्होंने पाया कि उसकी आंखें काली थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किडनी की कमी है और उसकी गर्दन पर काटने के कई निशान थे। हम सीनियर सिस्टर आखिरकार पीक डुवांग हैं। उनके और मेरे बीच अभी भी थोड़ा गैप है। जियाओडिंग शर्म से मुस्कुराया, खाने के लिए एक पेवान पिल निकाली और कल्टीवेट के दरवाजे पर बैठ गया। जैसे ही उन्होंने गोल्डन बॉडी टेक्निक का सर्कुलेशन किया, उनके शरीर पर चांदी की चमक की एक परत दिखाई दी और घाव धीरे-धीरे भरने लगे। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। उन दो लोगों ने तुम्हें और इस लड़की को तुम्हारे रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद की। तुम्हें उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। याओ लाओ ने चिढ़ाया। हम, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब से जब भी मैं उन्हें देखूंगा, मैं उन्हें एक बार हराऊंगा। जियाओडिंग ने सिर हिलाया और अंगूठी पहन ली। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और वापस लौटने के लिए धुएं के गुबार में बदल गया। दोपहर तक यून यून बाहर नहीं आया। वह थोड़ी ज्यादा मैच्योर लग रही थी। उसका रंग गुलाबी था और जब उसने जियाओडिंग को देखा तो उसकी नजर थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। इस बार उसने नई खरीदी हुई हल्के नीले रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके सुंदर बाल सिर के पीछे बंधे हुए थे, जिससे वह थोड़ी ज्यादा इंटेलेक्चुअली सुंदर लग रही थी। लगता है मेरी पत्नी की खेती में सुधार हुआ है। जियाओडिंग हैरान था। इस समय यून यून का ऑरा साफ तौर पर थोड़ा बड़ा हुआ था। हम, ब्रेकअप थ्रू का चांस है। यून यून ने सिर हिलाया। कुछ सोचते हुए उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह आगे बढ़ी और जियाओडिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश की। चलो घूमते रहते हैं। यून यून को इतना चिड़िया जैसा और निर्भर होते देख जियाओडिंग मन ही मन खुश हुआ। उसने खुशी-खुशी बिल चुकाया और सड़क पर टहलने के लिए होटल से बाहर निकल गया। 91 हमें असलियत और दिखावट दोनों की जरूरत है। वे अभी 3 ही सड़कों पर घूमे थे कि ऊंचे घोड़ों पर सवार सैनिकों की 2 टुकड़ियां दिखाई दी। उन्होंने सोने का कवच पहना था, लंबे भाले पकड़े हुए थे और पूरी तरह से एक साथ चल रहे थे और वे अच्छी तरह से ट्रेन लग रहे थे। राहगीर चारों तरफ बिखर गए। ये रॉयल गार्ड लगते हैं। ये तो वही हैं, वरना इस शहर में कौन सी सेना सोने का कवच पहनेगी? मुझे आश्चर्य है कि कौन सा शाही व्यक्ति यात्रा कर रहा है। आने जाने वालों की फुसफुसाहट के बीच सैनिकों की 2 शानदार टुकड़ियां जियाओडिंग और यून यून के दोनों तरफ रुक गईं, मुड़ी और सीधे खड़े होकर एक खास रास्ता बना लिया। लगता है हमारा पता चल गया है। ऐसा कल रात जो हुआ उसकी वजह से हुआ होगा। हमने किसी ऐसे आदमी को अट्रैक्ट किया है जिसका कोई रुतबा है। जियाओडिंग ने शांति से उस ग्रुप पर नजर डाली, एक जानी पहचानी शख्सियत देखी और चुपके से यून यून का हाथ छोड़ दिया। सीनियर सिस्टर, अब आगे बढ़ने की आपकी बारी है। इस बार जो लोग आए थे वे रॉयल फैमिली से थे। वे शायद उनसे बातचीत करना चाहते थे। ग्रुप के आखिर में एक नेक और ठंडी औरत उनकी तरफ आई। उसके साथ एक बूढ़ा नौकर और एक सुनहरे कवच वाला गार्ड था। उस औरत ने शानदार दरबारी कपड़े पहने थे, जिसमें एक मैच्योर चार्म और बेमिसाल ग्रेस थी और वह एक सुपीरियर की इज्जत रखती थी। बहुत सुंदर। ये रॉयल फैमिली की सबसे बड़ी राजकुमारी है। वह सुंदर कैसे नहीं हो सकती? राजकुमारी याओ ये, मुझे उनसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने सुना है कि याओ ये को कुछ समय पहले स्नैक पीपल कबीले ने पकड़ लिया था और रॉयल फैमिली को उसे वापस पाने के लिए काफी कीमत चुकानी पड़ी थी। आने जाने वाले लोग फुसफुसा रहे थे और कुछ लोग श्रद्धा दिखा रहे थे और कुछ आम लोग भी घुटनों के बल बैठ गए थे। जियाओडिंग ने इस औरत को देखा और तुरंत पहचान लिया। ये वही औरत थी जिसे वह टैगोर रेगिस्तान में एक बार पहले भी मिला था।
सबसे बड़ी राजकुमारी याओ ये। राहगीरों की चर्चा के आधार पर जियाओ डिंग कुछ हद तक हैरान थी, उसे सांप लोगों के कबीले ने कब पकड़ लिया था। क्या यह उनकी आखिरी मुलाकात के बाद हो सकता है? जियाओ डिंग इस व्यक्ति का असली नाम है। बाद वाली को भी थोड़ी हैरानी हुई कि जियाओ डिंग ही वह इंसान था जिसे वह जानती थी, और फिर याओ जिंग का सामना जो हुआ था उसके बारे में सोचकर वह काफी शॉक हो गई। यह आदमी जिसने रेगिस्तान में स्नैक पीपल कबीले को उकसाया था, असल में क्लाउड मिस्ट सेक्ट का जीनियस जियाओ डिंग था। कल रात इस आदमी ने याओ जिंग के स्पिरिट रैंक गार्ड को भी तुरंत हरा दिया था। अपनी असली उम्र के हिसाब से ये लड़का सिर्फ 15 साल का था, है ना? इतने कम उम्र के डुलिंग ने जियामा एम्पायर का रिकॉर्ड पूरी तरह से तोड़ दिया। बहुत ज्यादा बदलते इमोशंस के साथ याओ ये धीरे-धीरे चलकर यून यून को झुककर सलाम किया। जियामा एम्पायर की सबसे बड़ी राजकुमारी याओ ये सेक्ट लीडर यून को नमस्ते। कई लोग उत्सुकता से देखते रहे। सेक्ट लीडर यून, ये सुंदरी असल में एक सेक्ट मास्टर है। सरनेम यून है, क्या ये हो सकता है? कुछ लोगों ने यून यून की पहचान का अंदाजा लगाया और सभी के चेहरे पर हैरानी छा गई। वे ठंडी हवा में हौंफने लगे। एक सबसे बड़ी राजकुमारी, एक महिला सेक्ट मास्टर, दोनों ही दुनिया की खूबसूरत हस्तियां थीं जिनका रुतबा बहुत ऊंचा था। बेशक कुल मिलाकर यून यून जिसकी ताकत ज्यादा थी और स्टेटस भी ऊंचा था, थोड़ा बेहतर था, लेकिन उनके लिए दोनों ही पहुंच से बाहर थे। एक पल के लिए हर कोई हैरान रह गया, दोनों की अनोखी सुंदरता और स्वभाव से मोहित हो गया। साथ ही वे काफी उत्सुक थे। क्लाउड मिस्ट सेक्ट का रॉयल फैमिली के साथ हमेशा से खराब रिश्ता रहा था, तो ये सेक्ट लीडर यून यहाँ क्यों आएगा? क्या आपका हमारे साथ कोई काम है? यून यून की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका बेपरवाह और ठंडा बर्ताव वापस आ गया। वह न तो तमीजदार थी और न ही उसे ऐसा होने की जरूरत थी। उसकी हैसियत और पद को देखते हुए जो जियामा साम्राज्य के सम्राट को टक्कर देने के लिए काफी था, याओ ये को अच्छी नजर से देखने की कोई जरूरत नहीं थी। याओ ये भी जानती थी कि वह काबिल नहीं है, इसलिए उसने अपना रवैया काफी नीचे कर लिया। सेक्ट लीडर यून, मैं याओ जिंग की तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूँ। कल रात की घटना के बारे में याओ जिंग ही लोगों को ठीक से जज नहीं कर पाई, जिससे आपको परेशानी हुई। मुझे और रॉयल फैमिली को बहुत अफसोस है। लोगों को ठीक से परखने में नाकाम रहे। यून यून को उपहास करने से रोक नहीं सका। यह आज मैंने सुना सबसे अच्छा मजाक है। उसे याओ जिंग और ताओ दे सेक्ट से खास नफरत थी। शुरू में जियाओ डिंग के साथ उसका रिश्ता धीरे-धीरे बढ़ सकता था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि रातों रात सब कुछ खत्म हो गया। ये बात उसकी पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाती थी। यून यून का रवैया भांपकर याओ ये ने सिर झुकाया। हम कीमत चुकाने को तैयार हैं, इसलिए प्लीज सेक्ट लीडर यून डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ किसी शांत जगह पर चलें। मैं आपके रॉयल परिवार से भूटान शहर के मामलों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। यून यून ने ठंडे चेहरे से कहा। याओ ये का शरीर अकड़ गया। उसने जियाओ डिंग की तरफ देखा और आह भरी। शायद यही वो बात है जिसका हमें सबसे ज्यादा अफसोस है। जियाओ डिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और यून यून के पीछे याओ ये की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अंदर से बड़ी और शानदार थी और उसमें से हल्की अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या मैं आपको मिस्टर जियाओ या मिस्टर डिंग कहूं? याओ ये का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था। क्या ये जरूरी है? जियाओ डिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आपका रॉयल परिवार सच में ऐसे लोगों के लायक है जो अंदरूनी झगड़े सुलझाने में माहिर हैं। मैं अभी तक कोई पावर हाउस भी नहीं बना हूं और आप पहले से ही मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया तरीका है। याओ ये अजीब तरह से मुस्कुराया। रॉयल फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनके तरीके काफी बेरहम हैं और जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। अब जब उनका ऑपरेशन फेल हो गया है तो वे पहले ही अपना असर खो चुके हैं। हे, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो याओ जिंग। नतीजा चाहे जो भी हो, तुम्हारी कभी गलती नहीं होती। जियाओ डिंग को ये पसंद नहीं था। इस समय रॉयल फैमिली को अलग-अलग ग्रुप में बांटना सिर्फ जिम्मेदारी से बचने की कोशिश थी, है ना? मिस्टर जियाओ, सेक्ट लीडर यून, हमारे अंदर गुटों के झगड़े हैं। सबकी अलग-अलग राय है। कुछ लोग मिस्टर जियाओ को दबाना चाहते थे और क्लाउड मिस्ट सेक्ट की रफ्तार को दबाना चाहते थे। याओ ये का एक्सप्रेशन सच्चा था और मेरा मानना है कि हमें और ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए। आखिर हमारे जियामा एम्पायर की ताकत आसपास के बड़े एम्पायर के बीच बहुत इंप्रेसिव नहीं है और हम नुकसान में भी हैं। जियाओ डिंग याओ ये को फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें कुछ समझ है? आसपास की बड़ी ताकतों में जियामा एम्पायर सच में सबसे बेकार है। इसकी तुलना स्नैक पीपल क्लैन से भी नहीं की जा सकती। वह ये बात गंभीरता से कहना चाहता था। चाहे वह उत्तर पश्चिम में हेवनली स्नैक एम्पायर हो या दूसरी दिशाओं में एम्पायर, उन सभी पर असल में दूसरों का राज था। यहाँ तक कि स्नैक पीपल कबीले ने भी अब एक दूसरों को जन्म दिया था। जियामा साम्राज्य को सबसे कमजोर माना जा सकता था, इसलिए भविष्य में दूसरे साम्राज्य उस पर एक नरम की तरह हमला करेंगे। याओ ये ने शुरू में विनम्रता से कहा था, लेकिन जियाओ डिंग की बेइज्जती वाली बातें सुनकर वह थोड़ी भौहें चढ़ा गई। उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में कुछ नाराजगी दिख रही थी। दूसरे साम्राज्य सच में हमसे ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जियाओ के लिए स्नैक पीपल क्लैन को इतना ज्यादा सम्मान देना जरूरी है। आप बाद में समझेंगे। अब मुझे बताएं कि आप हमें कैसे मुआवजा देंगे? हमारे हैरान दिलों को शांत करने के लिए मेरे जियाओ परिवार और क्लाउड मिस्ट सेक्ट दोनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। जियाओ डिंग बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, क्योंकि वे उसे उकसाने आए थे, इसलिए उसे फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाना था। उसे दम और इज्जत दोनों चाहिए थे। मिस्टर जियाओ, आप सच में साफ कह रहे हैं। हमने जियाओ फैमिली को जो नुकसान पहुंचाया है और आपके साथ जो गलत किया है, उसके लिए सेक्ट लीडर यून, हमारी रॉयल फैमिली मुआवजा देगी। याओ ये ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। आज आपके सेक्ट के सीनियर यून शान हमारे रॉयल फैमिली के प्रोटेक्टर ओल्ड जिया से मिलने आए थे। रॉयल फैमिली को अपनी कुछ गलत हरकतों का एहसास हो गया है। आपकी जो भी शर्तें हों, सेक्ट लीडर यून और मिस्टर जियाओ उन्हें बेझिझक बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि शियाओ परिवार भूटान शहर के सभी रिसोर्स को कंट्रोल करे और मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 3 मिलियन और सोने के सिक्के। जियाओ डिंग विनम्र नहीं था। याओ ये के मुंह के कोने फड़क उठे। पहले वाली बात ठीक थी, जब तक वे दखल नहीं देते, जियाओ फैमिली अपने आप भूटान शहर की नंबर 1 फैमिली बन जाएगी। लेकिन 3 मिलियन सोने के सिक्के थोड़े महंगे थे, यही बड़े परिवार की 10 साल की बचत के बराबर था। कोई बात नहीं। याओ ये ने दांत पीसकर सहमति जताई। यून यून ने भी कहा, मैं मान करता हूं कि क्लाउड मिस्ट सेक्ट के एंट्रेंस पर मौजूद आधे सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। इसमें प्रिंस याओ जिंग भी शामिल हैं। 92 कितनी अच्छी पत्नी है। यून यून ने पैसे नहीं मांगे, बल्कि उसने स्ट्रेटेजिक फायदा मांगा। इंपीरियल सेना में हर कमी का मतलब क्लाउड मिस्ट सेक्ट की ताकत में बढ़ोतरी थी और इसके फायदे कुछ सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा थे। और 8 मिलियन गोल्ड कॉइंस जोड़ो, चलो इसका इस्तेमाल सबके खाने को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। जियाओ डिंग को लगा कि सिर्फ सैनिकों को वापस बुलाना काफी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि सोने के सिक्के हवा में उड़कर आते हैं? हमने तुम्हारी जियाओ फैमिली को जो 3 मिलियन सोने के सिक्के दिए हैं, वे लगभग हमारे सालाना टैक्स रेवेन्यू के बराबर हैं। तुम्हें और 8 मिलियन चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि जियामा एम्पायर अगले कुछ सालों तक भूखा रहे? याओ ये इस बात से बहुत नाखुश थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और सीधे जवाब दिया, लगता है मैंने बहुत कम मांगा है। क्या मुझे 10 साल का टैक्स रेवेन्यू नहीं मांगना चाहिए था? जियाओ डिंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसे जो पता था उसके हिसाब से पिछली जिंदगी में जमीन देने पर मिलने वाला हर्जाना आमतौर पर दशकों के टैक्स रेवेन्यू के बराबर होता था। यून यून ने जियाओ डिंग को चिकोटी काटी और अपनी आवाज में कहा, बकवास मत करो। इस बार वे तुम पर हमला करते हुए पकड़े गए, इसका कारण सिर्फ यह है कि जियामा एम्पायर गलत है। ऐसा नहीं है कि हमारे क्लाउड मिस्ट सेक्ट ने पूरे इंपीरियल फैमिली को हरा दिया, तो वे तुम्हें इतना पैसा कैसे दे सकते हैं? उसने याओ ये से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम याओ जिंग और उस अल्केमिस्ट को मार दोगे तो इससे सोने के सिक्कों का मुआवजा कम हो जाएगा। याओ ये के हाव भाव थोड़े बदल गए। हम ताओ दे सेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वही अल्केमिस्ट है और हम उसे मार नहीं सकते। जहां तक याओ जिंग की बात है, हम ज्यादा से ज्यादा उसे अपाहिज बना सकते हैं। यही हमारी आखिरी लाइन है। उसे अपाहिज बनाना भी बुरा नहीं है। यून यून ने सिर हिलाया। याओ जिंग को अपाहिज बनाना और उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बनाना शायद और भी बेहतर होगा। इसी समय गाड़ी रुक गई। जियाओ डिंग ने देखा, उन्हें पता भी नहीं चला कि वे पहले ही इंपीरियल पैलेस में घुस चुके थे और एक शानदार महल में पहुंच गए थे। याओ ये ने ठंडे स्वर में कहा, याओ जिंग को यहां लाओ। जल्द ही काले कपड़ों में कई आदमी याओ जिंग के साथ आए, जिनके सिर पर पट्टियां बंधी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। याओ ये मत करो। मैं शाही परिवार का सबसे टैलेंटेड राजकुमार हूं। तुम मुझे अपाहिज नहीं बना सकते। याओ ये ने कोई भावना नहीं दिखाई। सेक्ट लीडर यून, क्या आप इसे खुद करेंगे या हम आपकी मदद करेंगे? यून यून ने अपना हाथ उठाया और 1000 हवाओं का झोंका चलाया, जिससे एनर्जी बाहर निकली। फट, याओ जिंग के डेंटियन में एक खूनी छेद हो गया और उसकी टूटी हुई एक पंचर गुब्बारे की तरह गायब हो गई। उसकी साधना एक पल में गायब हो गई। वह सीधे अपाहिज हो गया। वह बुरी तरह चीखा और निराशा में जमीन पर गिर पड़ा। जियाओ डिंग ने याओ ये की ओर देखा। उसका अपना भाई भी इसी तरह अपाहिज था, फिर भी याओ ये के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि इस शाही परिवार में रिश्तेदारी कितनी बेपरवाह थी। याओ ये ने अपना सिर घुमाया। क्या सेक्ट लीडर यून संतुष्ट हैं? ये बात कि तुमने चुपके से जियाओ डिंग पर हमला किया और कल रात जो हुआ वह यहीं खत्म होता है। यून यून ने सिर हिलाया। धन्यवाद सेक्ट लीडर यून, आपकी उदारता के लिए। याओ ये ने एक अंगूठी निकाली और जियाओ डिंग को दी। ये हमारे शाही परिवार का मुआवजा है।
मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जियाओ अब हमें दोष नहीं देंगे। भविष्य में जब आप डूज़ोंग बनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे जियामा साम्राज्य का समर्थन कर सकते हैं। जियाओ डिंग इतनी कम उम्र में डूलिंग था, भविष्य में उसके लिए डूज़ोंग बनना निश्चित रूप से मुश्किल नहीं होगा। यही एक कारण था कि जियाओ डिंग की साधना की खास बातें जानने के बाद उनका नजरिया इतना बदल गया था। जब तक मेरा जियाओ परिवार एक दिन के लिए जियामा एम्पायर में रहेगा, मैं स्वाभाविक रूप से इस जगह को अपना घर मानूंगा। जियाओ डिंग ने बेपरवाही से कहा। इन शब्दों का मतलब साफ था, जब तक जियाओ फैमिली सुरक्षित और स्टेबल रहेगी, इंपीरियल फैमिली या दूसरी ताकतों के टारगेट किए बिना सब कुछ ठीक रहेगा। निश्चिंत रहें, भविष्य में जियाओ फैमिली निश्चित रूप से एम्पायर में एक टॉप टियर फैमिली होगी। याओ ये ने गारंटी दी। बस इतना ही, अगर और कुछ नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। ये बातें पीछे छोड़कर जियाओ डिंग यूंग को लेकर चला गया। याओ ये हैरान होकर देखने लगी। इस आदमी और यूंग के बीच का करीबी व्यवहार, क्या ये हो सकता है? उसके चेहरे पर उलझन थी। जब वह पहली बार टैगोर रेगिस्तान में इस व्यक्ति से मिली थी तो उसे पहले ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। बाद में उसकी असाधारण ताकत और प्रतिभा को देखकर उसके नौकर वुड टेलिस्मैन ने उसे भर्ती करने की कोशिश भी की थी। उस समय उसे अभी भी ज्यादा परवाह नहीं थी, वो उसे नीची नजर से देखती थी, यहाँ तक कि यह भी सोचती थी कि स्नैक पीपल कबीले को उकसाना बहुत मामूली बात थी। नतीजतन दूसरी पार्टी का स्टेटस अब उससे भी ज्यादा नेक हो गया था और उसने क्लाउड मिस्ट सेक के नए सेक मास्टर से भी रिश्ता बना लिया था। उसका भविष्य अनलिमिटेड था। स्टेटस में बदलाव से उसे काफी बुरा लगा। बाहर आकर यून ने अचानक जियाओ डिंग को गले लगाया और कुछ चिपकते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेरहम हूं? मैं ऐसा कैसे कर सकता था? अगर उसकी पहचान एक राजकुमार के तौर पर न होती और इंपीरियल फैमिली के साथ आपकी बातचीत पर असर पड़ने का डर न होता तो मैं कल रात उसे थप्पड़ मारकर मार डालता। जियाओ डिंग ने यून के कंधे पर थपथपाया, ज्यादा मत सोचो। कल रात जो भी हुआ हो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत किसे है? मैं डू हुआन बनने वाला हूं। यून ने उसे मजाक में डांटा। जियाओ डिंग हैरान था, क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो? यह अनुभव मेरे मन की स्थिति के लिए एक जरूरी एक्सरसाइज रहा है। मैं बंद दरवाजे पर साधना के लिए तुरंत सेक में लौटने और पहले से तैयार की गई मेडिसिनल पिल का इस्तेमाल करके एक ही बार में ब्रेक थ्रू पाने का प्लान बना रहा हूं। यून कॉन्फिडेंट लग रही थी। बधाई हो, लेकिन एक बार जब तुम डू हुआन बन जाओगे तो तुम मुझे अपनी मर्जी से कुचल पाओगे। तुम मुझे फिर से नहीं मारोगे, है ना? जियाओ डिंग ने चिढ़ाया। बिल्कुल, मैं उन सभी मारों की भरपाई करूंगा जो मैं तुम्हें पहले नहीं दे पाया। यून ने गर्व और एक जवान औरत की प्यारी अदा से भरी हुई गुनगुनाई। ओह माय, मैं बहुत डर गया हूं। जियाओ डिंग ने डरने का नाटक किया और थोड़ी देर यून के साथ खेलने के बाद कहा, तो चलो उस अल्केमिस्ट को मारते हैं और जल्दी से वापस चलते हैं। तुम्हें ब्रेक थ्रू के लिए इस मौके का फायदा उठाना होगा। नहीं, मैं अकेले वापस जाऊंगा। तुम्हें यहाँ अल्केमिस्ट कन्वेंशन में हिस्सा लेते रहना चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आसानी से चैंपियनशिप जीत सकते हो? जाओ और जीतो। तुम्हारी जियाओ फैमिली और क्लाउड मिस्ट सेक दोनों को इस चैंपियनशिप की जरूरत है। यून ने अपना सिर हिलाया। कन्वेंशन चैंपियनशिप की वैल्यू को कम मत समझो। अभी जब मैंने कहा कि मैं उस अल्केमिस्ट को मारना चाहती हूं तो इंपीरियल फैमिली भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं थी। यह एक अल्केमिस्ट के स्टेटस की महानता दिखाता है। अगर यह कहा जा सकता है कि हमारा क्लाउड मिस्ट सेक बड़ी ताकतों को डरा सकता है तो भी वे हमें नाराज करने की हिम्मत करते हैं। सिर्फ अल्केमिस्ट एसोसिएशन ही ऐसा है जिसे कोई भी बड़ी ताकत नाराज नहीं करना चाहती। अगर आप चैंपियनशिप जीते हैं तो आप ऑनरेरी चेयरमैन बनेंगे। इस बार इंपीरियल फैमिली का वादा सिर्फ बोलकर हो या कुछ और, वे भविष्य में आपकी जियाओ फैमिली को टारगेट करने की हिम्मत नहीं करेंगे और यही बात जियामा एम्पायर के अंदर दूसरी ताकतों पर भी लागू होती है। तुम सच में एक अच्छी पत्नी हो, अभी से अपने ससुराल वालों के बारे में सोचने लगी हो। जियाओ डिंग ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया और यून को किस करने की पहल की। मैं आपसे सीरियस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। यून ने उसे डांटा। बस हो गया, जब मैं अपना ब्रेक थ्रू हासिल कर लूंगी तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। तब तक तुम मेरे ब्रेक थ्रू के लिए चैंपियनशिप को गिफ्ट के तौर पर क्यों नहीं ले लेते? जरूर, मैं इंतजार करूंगा कि तुम डू हुआन बनो और मुझे पीटो, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? जियाओ डिंग हंसा। अगर मैं तुम्हें दबा नहीं पाता तो मैं अभी करना चाहता। यून ने अपनी मुट्ठी भींची और अचानक हवा को तब तक दबाया जब तक वह फट नहीं गई। मैं ताओ दे सेक को मारने जा रही हूं। मैं उसे खत्म करने के बाद ही मन की शांति से आगे बढ़ सकती हूं। हम जियाओ डिंग और यून ने मिलकर काम किया और जल्द ही ताओ दे सेक को ढूंढ लिया। यून ने कोई बकवास नहीं की और थप्पड़ मार दिया। बूम, पूरा आंगन टूट गया और ताओ दे सेक लुगदी में बदल गया। यून को बहुत अच्छा लगा। उसने उसे हाथ मिलाया और बुदबुदाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की, कमीने। उसके भयंकर रूप को देखकर जियाओ डिंग को थोड़ा अजीब लगता था। उसे हमेशा लगता था कि वह भविष्य में एक शेरनी बन सकती है। मैं पहले वापस जा रहा हूं। इस बार भागना मत, वरना मैं तुमसे निपटने के लिए जियानान अकेडमी तक तुम्हारा पीछा करूंगा। यून ने जियाओ डिंग को घूरा, उसके पास गई, उसे धीरे से चूमा और फिर अपने डू विंग्स दिखाए और एक झटके के साथ आसमान में उड़ गई। जियाओ डिंग उसे जाने देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जियाओ परिवार के बारे में सोचते हुए वो मुड़ा और अल्केमिस्ट गिल्ड की ओर चल दिया। 93, तुम कुएं के मेढक हो। मैं पहले से ही 5वीं क्लास की गोलियां रिफाइन कर सकता हूं, फिर भी मुझे अल्केमिस्ट के तौर पर अपना स्टेटस सर्टिफाई करने का भी समय नहीं मिला है। वह बेबस होकर मुस्कुराया। वह असल में एक जंगली अल्केमिस्ट था। याओ लाओ के अलावा कोई भी उसकी कीमियागिरी का लेवल नहीं जानता था। थोड़ी देर चलने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। यह इंपीरियल कैपिटल में अल्केमिस्ट गिल्ड की जगह थी, जिसे जियामा एम्पायर में अल्केमिस्ट के इकट्ठा होने की सबसे बड़ी जगह माना जा सकता है। यह ऊंची बिल्डिंग एक चहल-पहल वाली सड़क के आखिर में थी। इसकी ऊंचाई उस यूमा रेस्टोरेंट के बराबर थी जहां वह कल रात गया था, लेकिन इसका फुटप्रिंट कई गुना बड़ा था। अल्केमिस्ट की ड्रेस पहने बहुत से लोग आ जा रहे थे, जिससे जगह काफी रौनक वाली लग रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, मेन गेट पर गार्ड ने उसे रोक दिया। सिफारिशी पत्र, गार्ड ने अपनी रोज की ड्यूटी करते हुए कहा। मेरे पास एक भी नहीं है। जियाओ डिंग के पास कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि मैं एक अल्केमिस्ट हूं। पूफ, उसकी हथेली में हरी लपटों का एक झुंड तेजी से जल रहा था। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से आसपास की हवा खराब हो गई और गर्मी की लहरें बाहर निकल आईं। गार्ड, जो कुछ देर पहले बेपरवाह था, उसने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को देखा और उसकी पुतलियां अचानक बहुत ज्यादा शौक से सिकुड़ गईं। सॉलिडिफाइड फायर, क्या तुम 4th ग्रेड अल्केमिस्ट हो? जो कोई सॉलिडिफाइड फायर को कंडेंस कर सकता था, वो जरूरी नहीं कि अल्केमिस्ट हो, लेकिन क्योंकि यह व्यक्ति यहां आया था तो शायद वह अल्केमिस्ट ही था। इस आदमी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह सिर्फ एक नौजवान है। क्या उसकी रैंक पहले से ही इतनी ऊंची थी? उसे कोई वहम तो नहीं था, है ना? पास से गुजर रहे अल्केमिस्ट भी शक और उलझन से भरे हुए एक के बाद एक को देख रहे थे। इस व्यक्ति की लौ सरल नहीं है, वह बहुत छोटा है, शायद उसका चेहरा जवान है। इस उम्र में 4th क्लास तक पहुंचना नामुमकिन है, चाहे वह हो या न हो। इस कन्वेंशन के लिए एक मजबूत विरोधी आ गया है। पास के अल्केमिस्ट ने दुख जताया। कई लोगों को यकीन नहीं था कि जियाओ डिंग अपनी टीनेज में 4th क्लास तक पहुंच पाएगा। क्या मैं अब अंदर जा सकता हूं? जियाओ डिंग ने स्वर्गीय लॉ को वापस ले लिया और शांति से पूछा। कृपया अंदर आएं, महामहिम। गार्ड सम्मानपूर्वक एक तरफ हट गया। जियाओ डिंग अंदर चला गया। अंदर का हिस्सा बड़ा और रोशन था और यह बहुत शांत था। महामहिम, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या जरूरतें हैं? अभी हुए हंगामे ने गिल्ड के स्टाफ का ध्यान खींचा। जैसे ही वह अंदर आया, काले कपड़े पहने एक लंबी औरत पास आई और प्यार से पूछा। मैं अपनी अल्केमिस्ट रैंक तय करना चाहता हूं ताकि मैं अल्केमिस्ट कन्वेंशन में हिस्सा ले सकूं। जियाओ डिंग ने अपनी रिक्वेस्ट बताई। कुछ जानकारी भरने के लिए कृपया मुझे फॉलो करें। महिला जियाओ डिंग को एक काउंटर पर ले गई, कागज का एक टुकड़ा निकाला और पूछा, महामहिम कृपया अपना नाम, उम्र और गुरु का नाम बताएं। जियाओ डिंग 15 साल का। मेंटर लाओ याओ। औरत ने हैरानी से ऊपर देखा। लंबे और मजबूत जियाओ डिंग को हैरानी से घूर रही थी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सिर्फ 15 साल के हो? मैं थोड़ी जल्दी बड़ी हो गई, लेकिन मेरा चेहरा उतना बुरा नहीं लगता, है ना? जियाओ डिंग ने उसके गाल को छुआ। लॉजिकली हाल ही में सिल्वर बॉडी में मास्टरी हासिल करने के बाद उसकी स्किन सिल्वरी व्हाइट कलर की थी और उसे बहुत यंग दिखना चाहिए था। अरे, यह मेरे अनुभव की कमी है। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि कोई 15 साल का अल्केमिस्ट बहुत कम देखता है। जब से मैंने अभी योर एक्सेलेंसी को सॉलिडिफाइड फायर रिलीज करते देखा, मुझे लगा कि योर एक्सेलेंसी बहुत बड़े हैं। महिला ने अजीब सी मुस्कान दी और उत्सुकता से पूछा, मुझे नहीं पता कि महामहिम किस रैंक के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। 2nd ग्रेड, उसने सावधानी से पूछा और अपनी अंदाजे वाली ऊपरी लिमिट को जितना हो सके एक ग्रेड बढ़ा दिया। अभी के लिए 4th क्लास, इतना काफी होना चाहिए। जियाओ डिंग को लगा कि उसे एक कार्ड अपनी आस्तीन में रखना चाहिए। वह उन्हें तुरंत यह नहीं बता सकता था कि वह 5वीं क्लास में पहुंच गया है। जब उसने बोलना खत्म किया तो उसने देखा कि अचानक सब शांत हो गया। उसके सामने खड़ी महिला थोड़ी कंफ्यूज थी, वह पूरी तरह से हैरान थी। क्या तुम थोड़ा और शांत नहीं हो सकते, बच्चे? इस छोटी सी जगह में तुम्हारी उम्र में 1st ग्रेड अल्केमिस्ट होना काफी अच्छा होगा।
क्या तुम्हें फोर्थ ग्रेड कहकर लोगों को डराने का डर नहीं है? याओ लाओ चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या सीनियर सिस्टर ने मुझे हाई प्रोफाइल बनने के लिए नहीं कहा था? वैसे मैंने थोड़ा पीछे भी हटकर सोचा। ज़ियाओ डिंग ने होंठ सिकोड़े और काले कपड़ों वाली औरत से कहा, कोई प्रॉब्लम है? ये जियामा एम्पायर के अल्केमिस्ट गिल्ड का हेडक्वार्टर है। मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ फोर्थ ग्रेड अल्केमिस्ट को टेस्ट नहीं कर सकते। औरत का जबड़ा बंद हो गया और वह कड़वी मुस्कान के साथ बोली, महामहिम आप इस मामूली लड़की के साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप सच में 15 साल की हैं? 15 साल का चौथी क्लास का अल्केमिस्ट। औरत मन ही मन बड़बड़ाई। ज़ियाओ डिंग तुरंत नाराज हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं बुरा दिखता हूँ? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। महिला ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वह ज़ियाओ डिंग को नाराज नहीं करना चाहती थी। उनकी बातचीत ने कई अल्केमिस्ट्स का ध्यान खींचा। उनमें से एक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, 15 साल की उम्र में चौथी क्लास के लिए टेस्ट? मुझे लगता है कि महाराज जानबूझकर दिखावा करने के लिए कम उम्र का नाटक कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, कौन सा फोर्थ ग्रेड का अल्केमिस्ट 30 या 50 साल का नहीं है? बड़े वाले तो सफेद बाल वाले भी हैं। एक और व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। ज़ियाओ डिंग ने त्योरियां चढ़ाई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपनी असली उम्र बताने पर उसे शक की नजर से देखा जाएगा। हम ये बुरा आदमी ओटो है, ब्लैक रॉक सिटी का फोर्थ ग्रेड अल्केमिस्ट। एक सफेद बालों वाला बुरा आदमी पास आया। अगर आप जियामा एम्पायर के फोर्थ ग्रेड अल्केमिस्ट होते तो हम सब आपसे मिलते। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे एम्पायर से आए हों? नहीं, ज़ियाओ डिंग का चेहरा शांत था। वह इसलिए परेशान नहीं हुआ क्योंकि उसके काम पर शक किया जा रहा था। उसने बिना किसी भाव के पूछा, क्या मैं यहाँ टेस्ट दे सकता हूँ या नहीं? जहाँ तक वह जानता था, सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी न किसी प्रमाण की आवश्यकता होती थी, या तो अल्केमिस्ट रैंक का बिल्ला या सिफारिश। मुझे लगता है कि तुम किसी दूसरे एम्पायर से आए हो और परेशानी खड़ी करना चाहते हो। तुम असल में कन्वेंशन में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी उम्र तय सीमा से ज्यादा है ना? एक और बुरा आदमी नाखुश होकर खड़ा हो गया। वह ओटो के साथ आया था और उसका नाम फ्रैंक था। उसके खास तौर पर बनाए गए कपड़ों में 4 चांदी की लहरें थीं। वह भी फोर्थ ग्रेड का अल्केमिस्ट था। उसने मजाक उड़ाया, अगर तुम अपनी उम्र नकली भी बता रहे थे तो तुम्हें 25 साल चुनना चाहिए था। ये कहना कि तुम 15 साल के हो और फोर्थ ग्रेड का टेस्ट देना चाहते हो, क्या तुम सच में सबको बेवकूफ समझते हो? ज़ियाओ डिंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। लोगों के ग्रुप को अपनी तरफ इशारा करते और मजाक उड़ाते देखकर उसने मजाक उड़ाया, नहीं तुम बेवकूफ नहीं हो। देखो पक्का कोई प्रॉब्लम है। उसने खुद माना है, शायद वह कोई बुरा आदमी है जो फायदा उठाने के लिए जवानी का नाटक कर रहा है। मुझे लगता है कि वह दूसरे एम्पायर का एक अल्केमिस्ट है जो हमें नुकसान पहुंचाने आया है। कन्वेंशन में चैंपियनशिप जीतना चाहता है और हमारे जियामा एम्पायर को जोरदार तमाचा मारना चाहता है। बात तो समझ में आती है। हो सकता है कि वह नेचुरली जवान दिखता हो, या शायद यह उसका भेस हो, या उसने कोई खास मेडिसिनल पिल ली हो। इससे पहले कि ज़ियाओ डिंग अगला वाक्य बोल पाती, लोगों के ग्रुप ने खुद को सही समझते हुए नतीजे पर पहुंच गए। ज़ियाओ डिंग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम कुएं के तल पर रहने वाले में रखो। जैसे ही ये शब्द निकले, एक पल के लिए माहौल शांत हो गया। इतनी शांति की सुई की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी सबकी सांसें तेज हो गईं और उनके चेहरों पर गुस्सा आ गया। क्या ये वाक्य ये कहने के बराबर नहीं था कि यहाँ हर कोई कचरा है? अगर यह सहन किया जा सकता है तो क्या नहीं? आप किसे गाली दे रहे हैं? कितना घिनौना है? उसे इतना घमंडी होने का क्या हक है? लोगों के ग्रुप के चेहरे लाल हो गए और उन्होंने गुस्से में ज़ियाओ डिंग की तरफ इशारा किया और गालियां दी। अगर वे सभी अल्केमिस्ट नहीं होते जिनकी लड़ने की ताकत कमजोर होती, तो शायद वे अपनी आस्तीनें चढ़ाकर लड़ाई शुरू कर देते। ज़ियाओ डिंग हैरान रह गया। ऐसा लगा कि उसने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। हाँ, याओ लाओ ने खुशी से हंसते हुए कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दिन ऐसा होगा, बच्चे। तुम शायद अभी दिखावा करना चाहते थे, लेकिन यह उनकी समझ से बाहर था और उनमें से कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करता। ज़ियाओ डिंग का चेहरा तमतमा गया। क्या इसका इल्जाम मुझ पर लगाया जा सकता है? मैंने तो खुद को रोक लिया। अगर मैंने अभी कहा होता कि मैं 5वीं क्लास के लिए टेस्ट दे रहा हूं, तो क्या वे मुझे पागल समझते? 94 बार-बार चेहरे पर थप्पड़ मारना, यह मुमकिन है। सेंट्रल प्लेन्स में भी मैंने तुम्हारी उम्र में ज्यादातर 5th ग्रेड के अल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना है। उस समय मैं तुम्हारी उम्र में सिर्फ 3rd ग्रेड का था। बेशक अगर मेरे पास हेवनली फ्लेम होती तो मैं तुमसे ज्यादा बुरा नहीं होता। याओ लाओ ने गर्व से अपने शानदार अतीत के कामों को बताया। आसान शब्दों में कहें तो 15 साल की उम्र में 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट होना सेंट्रल प्लेन्स में भी बहुत अच्छा माना जाता था। आसपास की भीड़ उत्तेजित रही। किसी की उंगली को अपनी नाक को छूते हुए देखकर ज़ियाओ डिंग ने ठंडी सांस ली और डुकी हुई की एक तेज लहर बवंडर की तरह निकली। आसपास के सभी लोगों को पीछे धकेल दिया गया। कुछ लोग जो बोलते समय थूक रहे थे, अचानक उनकी हिलार उनके चेहरे पर लग गई। उसने हमला करने की हिम्मत की। इस धोखेबाज को मार डालो। एक उपद्रवी दहाड़ा और हॉल के अंदर का तापमान तुरंत बढ़ गया। अल्केमिस्ट के हाथों से अलग-अलग रंगों की लपटें निकली जो सीधे ज़ियाओ डिंग को घेर रही थीं। बाद वाले का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम बातों से नहीं जीत सकते तो तुम ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो? जुबान जितनी ताकत होने के कारण वह सच में लोगों से नहीं डरता था। रुकना। एंट्रेंस से एक जोरदार आवाज आई जो काफी अधिकार वाली लग रही थी। भीड़ तुरंत चुप हो गई और रास्ता बनाने लगी। एक सफेद बालों वाला बुरा आदमी लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की के साथ आया। उनके बगल में एक जान पहचान वाला था याओ ये, जिससे वह अभी मिला था। मिशेल, ये व्यक्ति परेशानी खड़ी कर रहा है। इस गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर क्या आपको कुछ नहीं करना चाहिए? फ्रैंक ने गुस्से से भरे चेहरे से कहा। उसने यहाँ हर किसी को कुएं के तल का मेढक कहा। मिशेल ने शियाओ डिंग को देखकर भौहें चढ़ाईं। 15 या 16 साल का दिखने वाला लड़का ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या उसके बड़े उसे डिसिप्लिन नहीं देते? याओ ये ने अजीब से भाव से कहा। यह आदमी फिर से कैसे? बहन, क्या आप उसे जानती हैं? जवान लड़की ने अपनी नम आंखें झपकाते हुए उत्सुकता से पूछा। मैं उसे जानता हूँ। ये वह व्यक्ति है जिसने हमारे शाही परिवार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। याओ ये पिछले भारी पेमेंट के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो गया। वह इतना शक्तिशाली है। छोटी लड़की हैरान थी। वह इंपीरियल फैमिली की छोटी राजकुमारी थी और अभी भी छोटी थी, इसलिए उसे इंपीरियल फैमिली, क्लाउड मिस्ट सेक्ट और ज़ियाओ फैमिली के बीच की दुश्मनी के बारे में पता नहीं था। लेकिन किसी के लिए अपने इंपीरियल परिवार को नुकसान पहुंचाना, ये व्यक्ति निश्चित रूप से आसान नहीं था। वह जिज्ञासा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। बहनों की फुसफुसाती हुई बातचीत सुनकर मिशेल का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने फ्रैंक से पूछा, असल में क्या हुआ था? यह आदमी 15 साल के लड़के का भेष बदलकर हमारे जियामा एम्पायर के अल्केमिस्ट कन्वेंशन की चैंपियनशिप जीतना चाहता है। बदकिस्मती से उसकी चालें बहुत नौसिखिए जैसी थीं और हम उन्हें समझ गए। फ्रैंक ने पक्के तौर पर कहा, वह 4th ग्रेड का अल्केमिस्ट होने का दावा करता है। क्या 15 साल का 4th ग्रेड जैसा कुछ होता है? याओ ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली था, क्या ये हो सकता है कि वह एक अल्केमिस्ट भी था? ये तो बहुत ही हास्यास्पद था। 15 साल की डूलिंग पहले से ही अविश्वसनीय थी और एक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट का स्टेटस भी। उसे लगा कि दुनिया को देखने का उसका नजरिया टूट गया है। इस समय ज़ियाओ डिंग ने याओ ये को देखा और सीधे उसके पास चला गया, जैसे उसे कोई जान बचाने वाला मिल गया हो। वह बहुत ज्यादा जोश में था और मुस्कुराया। महाराज, बहुत समय हो गया मिलते हुए। उन्हें बताओ, क्या मैं 15 साल का हूँ? मिशेल, जिसे शुरू में यकीन नहीं था कि ज़ियाओ डिंग 15 साल की उम्र में 4th क्लास तक पहुंच पाएगा, याओ ये को देखते ही उसके शरीर में कंपन महसूस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ उसके ही नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों के चेहरे सख्त हो गए जब उन्होंने अपनी नजरें याओ ये की तरफ घुमाई। याओ ये सच में कहना चाहती थी कि वे अभी मिले हैं, तो बहुत समय से नहीं मिले, कहां से आया? उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन गहरी सांस ली। वह भूटान शहर के शियाओ परिवार का सबसे बड़ा यंग मास्टर है, किसी दूसरे एम्पायर से नहीं। जहां तक उसकी उम्र की बात है, वह सच में 15 साल का है। सच कहूं तो अभी पूरा होने में 2 महीने बाकी हैं। सब लोग चुप हो गए। वे एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर उनके हाव भाव तेजी से बदल गए। ये व्यक्ति सच में 15 साल का था। सबसे बड़ी राजकुमारी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन वे अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि ज़ियाओ डिंग एक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट हो सकता है। हम तो ये बस एक बिगड़ल बच्चा है जो बकवास कर रहा है। इस बार फ्रैंक को लगा कि ज़ियाओ डिंग ने अपनी उम्र के बारे में झूठ नहीं बोला था, लेकिन वह अपनी अल्केमिस्ट रैंक को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुम बूढ़े हो तो तुम अपनी सीनियरिटी के हिसाब से काम कर सकते हो और खुद को सही समझ सकते हो? ज़ियाओ डिंग ने फ्रैंक को ठंडी नजरों से देखा। उसकी ताकतवर आभा उसे कुचल रही थी। यह मत सोचो कि मैं किसी बुरे आदमी को नहीं मारूंगा। वह जोरदार और ज्वालामुखी के फटने जैसा था, जिससे फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मिस्टर ज़ियाओ, प्लीज गुस्सा मत होइए। आपका टैलेंट सच में बहुत ज्यादा प्रोडिजी जैसा है, इसलिए हर किसी का शक करना नॉर्मल है। याओ ये मुस्कुराया और वहां मौजूद दूसरे अल्केमिस्ट को देखा। सब लोग, वह हमारे जियामा एम्पायर के इतिहास में सबसे शानदार जीनियस है। वह भी क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पुराने सेक्ट मास्टर का शिष्य और नए सेक्ट मास्टर का जूनियर भाई है। क्या वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट का जीनियस है? फ्रैंक ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पिल्किंग गुहे के साथ कीमिया भी पढ़ी हो? किसी ने अंदाजा लगाया, ये सही नहीं है। क्या उसने पहले नहीं कहा था कि उसके टीचर का नाम ओर याओ था? एक व्यक्ति जिसने ज़ियाओ डिंग के जानकारी भरते समय चुपके से सुन लिया था, उसने जवाब दिया। ये सुनकर ज़ियाओ डिंग ने मजाक उड़ाया, वह मेरा टीचर बनने के लायक नहीं है। याओ ये का दिल हिल गया। ये वह जानकारी थी जो उसे समझ नहीं आई थी।
उसके मतलब को देखते हुए इस व्यक्ति का अल्केमी के दाव में टीचर पिलकिंग गुहे से कहीं ज्यादा ताकतवर था। क्या वह 7वीं रैंक का अल्केमिस्ट हो सकता है? वह निश्चित रूप से जियामा साम्राज्य के बाहर से कोई सीनियर एक्सपर्ट होगा। मैंने सुना है कि वह सिर्फ 1 साल पहले ही डू मास्टर बना था। उसने इतना सुधार कैसे किया और असल में डूलिंग कैसे बन गया? ओटो ने अपनी जिंदगी पर थोड़ा शक करते हुए धीरे से कहा। जब जियाओ डिंग का ऑरा फूटा तो उसने कंफर्म कर दिया था कि यह इंसान पहले से ही एक डूलिंग है और एक आम डूलिंग से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ, सही है, यह मिस्टर जियाओ सिर्फ 15 साल का है और पहले ही डूलिंग तक पहुंच चुका है। जहां तक उसके अल्केमी लेवल की बात है, इस ताकत के आधार पर उसके लिए 4th ग्रेड अल्केमिस्ट बनना नामुमकिन नहीं है। याओ ये ने फिर से जियाओ डिंग के लिए आवाज उठाई। शुरू में जियाओ डिंग के अजीब टैलेंट की वजह से इंपीरियल फैमिली ने अपना रवैया बदल दिया था और अब जब उसके पास अल्केमी के दाव में एक पावरफुल टीचर था तो उन्हें उसकी अच्छी साइड पाने के लिए यह मौका लेना ही था। फ्रैंक को सुनकर शर्म आई। उसे कुएं के नीचे मेढक याद आया जिसका जिक्र जियाओ डिंग ने किया था। क्या वह वही मेढक नहीं था? नहीं, उनका पूरा ग्रुप मेढक था। वे बस कुछ देर से डरा रहे थे, खुद को बेवकूफ बना रहे थे। आपने अच्छा किया, आपके शाही परिवार के बारे में मेरी सोच थोड़ी बेहतर हुई है। जियाओ डिंग ने याओ ये को सिर हिलाकर हाँ कहा। यह मामला सच में उसके लिए थोड़ा सिरदर्द बन गया था। अगर वह बल का प्रयोग करता तो बुरे लोगों के एक समूह को पीटना बहुत अच्छा नहीं होता। अगर उसने शब्दों का इस्तेमाल किया तो ये लोग कुएं के नीचे से आसमान की ओर देख रहे थे और अंदर से उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वह 4th ग्रेड अल्केमिस्ट बनने के लायक है। ये लड़की बुरी नहीं है, क्या तुम इसे अपने साथ रखना चाहते हो? याओ लाओ ने शैतानी मुस्कान दी। दिलचस्पी नहीं है, इस तरह की औरत मुझे सूट नहीं करती। जियाओ डिंग ने सहजता से मना कर दिया, फिर कहा तुम गलत कर रहे हो। तुम मुझे औरतों के साथ संबंध बनाने के लिए कैसे उकसा सकते हो? क्या तुम यही नहीं सोच रहे थे? 3 पत्नियां और 4 रखें लें। याओ लाओ ने चिढ़ाया। उनके सामने याओ ये मुस्कुराया। मिस्टर जियाओ की मदद कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। उसकी आवाज में सच में चापलूसी का भाव था, जिससे एक बार फिर सबको समझ आ गया। इस व्यक्ति का रुतबा बहुत बड़ा था और उसका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि शाही परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी को भी उसके साथ इतने अच्छे से पेश आना पड़ा। बुरे लोगों के ग्रुप के हाव भाव देखकर मिशेल को पता चल गया कि उन्होंने इस नौजवान को गलत समझा है और अब उन्हें बार-बार थप्पड़ पड़ रहे थे। वह शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मिस्टर जियाओ को किसी एडवांस अल्केमिस्ट ने अपना शिष्य बना लिया है और उन्होंने किसी असेसमेंट में हिस्सा नहीं लिया है। कैसा रहेगा अगर मैं खुद आपके लिए इसकी अध्यक्षता करूं? बस मुझे सीधे 4th ग्रेड के लिए असिस्ट कर लो। मुझे ग्रेड दर ग्रेड रिफाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियाओ डिंग पहले से ही थोड़ा बेसब्र हो रहा था। 95 कीमिया में एक चमत्कार के बेसिक ऑपरेशन मिशेल ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। ये बुरा आदमी मिस्टर जियाओ के लिए छूट देने का फैसला कर सकता है। उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, जाओ और तुरंत 4th ग्रेड अल्केमिस्ट के लिए असेसमेंट तैयार करो। बोलने के बाद उसने हाथ से इशारा किया, मिस्टर जियाओ प्लीज इस तरफ आइए। वे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां पहले से ही कई तरह की दवाइयां रखी हुई थी और हवा में अलग-अलग दवाइयों की खुशबू फैली हुई थी। मिस्टर जियाओ, यह एक पिल फॉर्मूला है जिसे स्पिरिट बढ़ाने वाली पिल कहते हैं। यह मेडिसिनल पिल डूलिंग लेवल पर कल्टीवेट करने वालों के लिए सही है और यह कल्टीवेट करने की स्पीड को दोगुना कर सकती है। मिशेल ने एक पुराना स्क्रॉल निकाला। अगर मिस्टर जियाओ इसे 3 कोशिशों में ठीक कर लेते हैं तो आपको 4th ग्रेड अल्केमिस्ट माना जाएगा। तुच्छ बात, स्क्रॉल पकड़े हुए जियाओ डिंग आराम से दवाइयों की तरफ टहल रहा था। उसने अलग-अलग दवाइयों की हालत देखते हुए पिल फॉर्मूला देखना शुरू किया। भीड़ ये देखने के लिए इकट्ठा हो गई, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या इस घमंडी युवक में सच में हुनर है या वह बस एक जवान बदतमीज इंसान है जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है। सबकी नजरों के सामने जियाओ डिंग पर कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी तैयारियों पर ध्यान दे रहा था। मिशेल ने थोड़ा सिर हिलाया। ये हॉट नेचर काफी बढ़िया था, वह एक उम्मीद जगाने वाला बीज था। जल्द ही जियाओ डिंग ने स्क्रॉल नीचे रखा और एक दवाई उठाई। सबने अपनी सांस रोक ली। क्या ये शुरू होने वाला था? इस व्यक्ति में असली हुनर है या नहीं, ये जल्द ही पता चल जाएगा। मुझे दवाई की कड़ाही कौन उधार दे सकता है? जियाओ डिंग अचानक घूम गया। इन शब्दों से भीड़ लगभग लड़खड़ा गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम एक अल्केमिस्ट हो और तुम्हारे पास मेडिसिन कॉल्ड्रॉन नहीं है। क्या आपको पक्का पता है कि आप 4th ग्रेड लेवल पर हैं? शक भरी नजरों को देखकर जियाओ डिंग मुस्कुराया। हैरान मत हो, मेरे पास एक मेडिसिन कॉल्ड्रॉन है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन वह बहुत कीमती है। मुझे डर है कि इसे निकालने से तुम डर जाओगे। इससे सबके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या वे सच में इतने बेचारे थे? ये बुरा आदमी तुम्हें एक उधार देगा। फ्रैंक आगे बढ़ा। इसे तुम्हारी उम्र और ग्रेड पर पहले शक करने के लिए माफी समझो। ऐसा कहकर उसने एक काले हरे रंग की मेडिसिन कॉल्ड्रॉन निकाली और उसे जियाओ डिंग की ओर फेंक दिया। बाद वाले ने मेडिसिन कॉल्ड्रॉन को कंट्रोल करके प्लेटफॉर्म पर उतारा और फिर अपना हाथ ऊपर उठाया। पूफ, सियान रंग की लपटों का एक समूह फूट पड़ा। लौ पूरी तरह से शुद्ध थी, उसमें गंदगी का एक भी कण नहीं था, उसमें भयानक एनर्जी थी। जैसे ही वह दिखाई दी, आसपास का टेंपरेचर बढ़ गया। वहां मौजूद कुछ अनुभवी लोग हैरान रह गए। कितनी शक्तिशाली लौ है? क्या ये कोई स्वर्गीय ज्वाला हो सकती है? ये निश्चित रूप से कोई साधारण आग नहीं है, नहीं ये किसी बीस फायर जैसी दिखती है। इसे देखना ही डरावना है। चर्चा सुनकर जियाओ डिंग ने मुड़कर कहा, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, यह एक स्वर्गीय लौ है। पर्सनली यह बात सुनकर मिशेल भी हैरान रह गए। एक स्वर्गीय ज्वाला एक गोली के फॉर्मूले के अलावा यह अनिवार्य रूप से वह था जिसका हर रसायनज्ञ सपना देखता था। कुछ मायनों में हेवनली फ्लेम पिल फॉर्मूला से भी ज्यादा कीमती और दुर्लभ थी। उन्हें छोड़ो, यहाँ तक कि पिलकिंग गुहे के पास भी एक नहीं था। सही कहें तो इस युवक के अलावा पूरे जियामा साम्राज्य में किसी भी अल्केमिस्ट के पास स्वर्गीय ज्वाला नहीं थी। इस यंग मास्टर से जलन हो रही है ना? जियाओ डिंग ने शालीनता से मुस्कुराया, जिससे याओ ये को लगा कि यह आदमी बस पिटाई मान रहा है। थोड़ी देर दिखावा करने के बाद जियाओ डिंग ने अपनी उंगलियां हिलाईं और सियान रंग की लौ मेडिसिन कॉल्ड्रॉन के अंदर आ गई। उन्होंने 4 तरह की दवाइयां ली और उन्हें एक ही समय में फेंक दिया। क्या ओटो की आंखें चौड़ी हो गईं? क्या वस्तु बना रहा था? एक साथ 4 दवाइयां डाल रहा था। जल्द ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे पता चला कि चारों दवा वाली चीजें असल में मेडिसिन कॉल्ड्रॉन के अलग-अलग कोनों में आ गई थीं। वे एक दूसरे को बिना रोके हेवनली फ्लेम की शक्ति से एक साथ रिफाइन हो रही थी और हर कोई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए मुख्य सामग्री स्पिरिट बढ़ाने वाला फल स्पिरिट डिवाइडिंग लीफ की तुलना में थोड़ा धीरे पिघला, फिर भी यह व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा जैसे कि 2 अलग-अलग अल्केमिस्ट कंट्रोल में हो। यही बात बाकी 2 दवाइयों के लिए भी सच थी। मन को 4 तरह से बांटना। मिशेल ने तो हवा में सांस ली, वह भी ऐसा कमाल नहीं कर सका। खास बात यह है कि हर दवा वाली चीज का हीट कंट्रोल बहुत सटीक है। उनकी स्किल इतनी अच्छी है कि यह मेरी स्किल से बिल्कुल भी कम नहीं है। फ्रैंक को थोड़ा बुरा लगा। क्या ये कोई प्रोडिजी था? सच में उन्हें आम लॉजिक से नहीं मापा जा सकता। हम सब ने उसे गलत समझा। इस आदमी की कीमिया स्किल सच में हमसे कम नहीं है। ऐसा लगता है कि हम सच में छोटी सोच वाले और खुद को सही समझने वाले थे। ओटो जोर से हंसा। इस समय उसे यह कहावत पूरी तरह समझ आ गई थी कि हमेशा कोई ऊंचा स्वर्ग होता है और कोई ज्यादा काबिल होता है। कई अल्केमिस्ट की हैरानी और सच्ची तारीफ को महसूस करते हुए याओ ये ने एक बार फिर कंफर्म किया कि जियाओ डिंग की काबिलियत कितनी जबरदस्त थी। इस तरह का एक प्रोडिजी लेवल जीनियस। खुशकिस्मती से उसने उसे इतना नाराज नहीं किया था कि वापस न लौटा जा सके। वरना ये सोचकर कि अगर जियाओ डिंग जवान नहीं मरता तो वह कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये देखकर कि उसने वहां मौजूद अल्केमिस्ट को हैरान कर दिया है, जियाओ डिंग के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। अपने मन को 4 हिस्सों में बांटना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वह हर पल 4 गुणों की शक्ति को कंट्रोल करता था और उसने खास तौर पर डूक्यूई के अलग-अलग गुणों का फ्यूजन करने के लिए खुद को ट्रेन किया था। इस समय उसका नियंत्रण निश्चित रूप से वहां उपस्थित सभी लोगों से अधिक था। बेशक याओ लाओ को उसकी आत्मा की अवस्था को छोड़कर कुछ दवाइयों को रिफाइन करने के बाद जियाओ डिंग ने दवाइयों के लिक्विड के फ्यूजन को ठीक से कंट्रोल करने के लिए पिल फॉर्मूला को फॉलो किया। दूसरी दुनिया से होने के नाते वह जानता था कि इस फ्यूजन में केमिकल रिएक्शन होंगे जिससे नए सब्सटेंस बनेंगे। इस प्रकार प्रतिक्रिया वातावरण के लिए सख्त आवश्यकताएं थी, अर्थात तापमान, दबाव और कच्चे माल का अनुपात, जो वास्तव में प्रासंगिक नियंत्रण क्षमताओं की आवश्यकता थी। उसके पास पावरफुल कंट्रोल एबिलिटीज थी जो उसने डूक्यूई फ्यूजन पर अपने कंट्रोल की ट्रेनिंग के दौरान डेवलप की थी। ये तकनीक कीमिया से मिलती जुलती है, थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम होने पर कंट्रोल हो सकता है। सोच समझकर ट्रेनिंग देने पर उसका कंट्रोल बहुत मजबूत होता था, कोई भी बदलाव नहीं होता था, बाल भर भी नहीं। ठीक इसी नींव की वजह से जब भी उसकी ताकत में कोई ब्रेकअप हुआ था, उसकी अल्केमी स्किल्स बेहतर हो जाती। अब इस मेडिसिनल पिल के फ्यूजन के दौरान जब वह पहली बार रिफाइन कर रहा था तो एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अलग-अलग दवाइयों का एसेंस आसानी से मिल गया, जिससे नई दवा की ताकत पैदा हुई और आखिर में एक मेडिसिनल पिल का रूप ले लिया। ये देखकर कि यह लगभग पूरा हो गया था, जियाओ डिंग ने इसे फिनिशिंग टच देने के लिए मेडिसिन कॉल्ड्रॉन के अंदर रख दिया। यह आखिरी स्टेप दवा की ताकत को पूरी तरह से मिलाना और यह पक्का करना था कि रिएक्शन पूरा हो गया है, इसलिए यह जरूरी भी था। वह भीड़ की तरफ मुड़ा और उनके उलझे हुए हाव भाव देखे। अच्छा, भले ही यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं किस लेवल पर हूं, है ना? महामहिम सच में एक अल्केमी जीनियस है। ओटो इंप्रेस्ड है। ओटो ने जियाओ डिंग के सामने झुककर कहा, मैं अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगता हूं। अभी जो हुआ उसके लिए मैं भी माफी चाहता हूं। अल्केमिस्ट के ग्रुप ने एक के बाद एक जियाओ डिंग को प्रणाम किया।
उनकी पहचान एल्केमिस्ट की थी और वे एल्केमी स्किल्स को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। जियाओ डिंग ने जो कुछ मूव्स दिखाए थे उनसे उन्हें कमतर महसूस हुआ और वे तारीफ से भर गए। जिसने इस कला में महारत हासिल कर ली है वह शिक्षक है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। आज मुझे नई समझ मिली है। मिस्टर जियाओ ने हमें जो सबक दिया है उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मिशेल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम बहुत दयालु हो। जियाओ डिंग ने हाथ हिलाया और बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बेसिक ऑपरेशन है, बताने लायक कुछ नहीं है। इस दिखावटी तरीके से याओ ये ने अपनी आंखें घुमाई और अभी भी बोली, भली छोटी राजकुमारी याओ यू भी काफी अवाक रह गई। तुमने फिर से कमाल कर दिया बच्चे। याओ लाओ भी अब और नहीं देख सका। तुम इस बुरे आदमी को महसूस करा रहे हो कि मैं अपनी जवानी में बहुत विनम्र था और दिखावा करने के कई मौके गंवा दिए। भविष्य में आप बाहर जाकर कह सकते हैं कि आप मेरे टीचर हैं। यह आपके लिए काफी होगा कि आप जैसा चाहें वैसा दिखावा कर सकें। जियाओ डिंग ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारा टीचर हूं तो मेरी पिटाई हो सकती है। याओ लाओ हंसे। 96 ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे ठगा जा सकता है। अगर भविष्य में मैंने किसी को नाराज किया तो मैं कहूंगा कि आप मेरे टीचर हैं और आपने ही मुझे ऐसा करना सिखाया है। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? यह आपको मजबूत बनने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए है। गोली पूरी होने का इंतजार करते हुए जियाओ डिंग चुपके से याओ लाओ से झगड़ रहा था और खूब मजे ले रहा था। अचानक दवा की कड़ाही हिल गई। दवाइयों की खुशबू से अलग एक अनोखी खुशबू फैली जिसने सबका मन खुश कर दिया। लगता है ये सफल हो गया। मिशेल ने सिर हिलाया। जियाओ डिंग ने मेडिसिन कॉर्डन को थपथपाया, ढक्कन खुला और एक हल्के हरे रंग की गोली उड़कर बाहर आई। जब वह घूमकर उसके हाथ में आई तो वह एकदम सही लग रही थी। उसने अपना सिर हिलाया। यह मेडिसिनल पिल बहुत आसान है, पहली कोशिश में सफल होने में कोई चुनौती नहीं है। ये सुनकर कई लोगों के चेहरे खिल उठे। वहां मौजूद ज्यादातर लोग इस ग्रेड की मेडिसिनल पिल को ठीक से समझ ही नहीं पाए। फिर भी यह आदमी शिकायत कर रहा था कि यह बहुत आसान है। क्या इससे वे पूरी तरह से कचरा नहीं लगते? खांसी। मिस्टर जियाओ को सफल रिफाइनमेंट के लिए बधाई। अब आप 4th ग्रेड केमिस्ट हैं। उन्होंने किसी से एक बैज और 2 सेट रोब लाने को कहा। ये 4th ग्रेड केमिस्ट के सिंबल हैं, प्लीज इन्हें ले लें। थैंक यू। मैं यह मेडिसिनल पिल और ये मेडिसिनल मटेरियल भी ले लूंगा। मुझे लगता है कि आप अमीर हैं और इन छोटी-छोटी चीजों की परवाह नहीं करेंगे। जियाओ डिंग ने बिना किसी औपचारिकता के वह सब कुछ ले लिया जो लिया जा सकता था। यह मेडिसिन कॉर्डन बुरा नहीं है। जब तुमने अभी मुझे इस तरह टारगेट किया तो क्या तुम्हें थोड़ी ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए? जियाओ डिंग ने मेडिसिन कॉर्डन को थपथपाया और फ्रैंक को मतलब से देखा। इस बुरे आदमी ने पहले भी उसके लिए मुसीबत खड़ी करने में लीड ली थी और वह भी इससे काफी दुखी था। फ्रैंक दुखी लग रहा था और उसने दांत पीसते हुए कहा, चूंकि मिस्टर जियाओ को ये पसंद है तो इसे ले लो। वह वैसे भी ऐसे प्रोडिजी को नाराज नहीं करना चाहता था। वह मुसीबत से बचने के लिए दौलत गंवाना पसंद करेगा, बजाय इसके कि दूसरी पार्टी को नाराज रहने दे। धन्यवाद। बाकी लोगों का क्या? जियाओ डिंग ने बुरी नीयत से कहा। सबके चेहरे काले पड़ गए। यह आदमी बहुत बदला लेने वाला था। उन्होंने कुछ समय पहले ही उसे गाली दी थी। क्या ये सच में जरूरी था? क्या तुम सब अभी मेरे साथ मुसीबत ढूंढ रहे थे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद रखूं? सबको बहुत तेज से दर्द होने लगा। ये व्यक्ति इतना अद्भुत था कि भविष्य में छठे दर्जे के एल्केमिस्ट से आगे निकलना बहुत आसान होगा। उस समय वह आसानी से कई एक्सपर्ट्स को कमांड कर सकता था। अगर उन्हें याद रखा जाता तो क्या भविष्य में वे अपनी पूरी दौलत नहीं खो देते? इस बुरे आदमी के पास मेरी पिछली गलती की भरपाई के लिए एक चौथी क्लास की गोली का फॉर्मूला है। ऑटो का दिल रो पड़ा जब उसने जानवर की खाल का एक टुकड़ा निकाला। मेरे पास यहाँ एक कीमती दवाई है, ये काफी अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जियाओ को ये पसंद आएगी। एक और चौथी क्लास के एल्केमिस्ट ने एक दवा वाला सामान निकाला जो 5वीं क्लास की गोली को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान था। मैं माफी मांगने के लिए एक 4th ईयर मैजिक कोर ऑफर करता हूं। काले चेहरे वाले एक और बुरे आदमी ने बिना मन के एक अर्थ ट्रिब्यूट मैजिक कोर निकाला। जब कोई आगे बढ़ गया तो बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और अपने पास मौजूद ज्यादा कीमती चीजें ही निकाल पाए। याओ ये ने अपने माथे पर मालिश की। उसे याद आया कि इस आदमी ने शाही परिवार से 3 मिलियन सोने के सिक्के जब्त किए थे और उसे अजीब सा दर्द महसूस हुआ। ये देखकर कि यह आदमी इस प्रोसेस से कितना परिचित था, शायद उसने ऐसा कई बार किया होगा। मिशेल की दाढ़ी काम रही थी। खुशकिस्मती से उसने हिस्सा नहीं लिया था, वरना उसे बहुत बड़ा नुकसान होता। इस समय जियाओ डिंग ने देखा। मिशेल का सिर सुन्न हो गया। प्रेसिडेंट मिशेल, अभी जो दिक्कत थी वह असल में आपके स्टाफ के साथ थी। उन्होंने मुझसे सवाल किए इसलिए ये सब हुआ। क्या आपको भी थोड़ी ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए? जियाओ डिंग मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर अपना बड़ा मुंह खोल रहा हो। मिशेल ने अपना मुंह खोला। ये भी काम कर गया। हाँ, ये तो आपका स्टाफ ही चिल्ला रहा था। नहीं तो मैं कैसे सुन पाता? फ्रैंक ने नाक से कोड़ी। उसने अपना प्यारा मेडिसिन कॉर्डन खो दिया था, इसलिए उसे मिशेल को भी थोड़ा खून बहाना पड़ा। मिशेल उदास चेहरे के साथ बस इतना ही कह सका, ये सच में हमारी गलती थी। मुआवजे के तौर पर एम्पायर की अल्केमिस्ट एसोसिएशन आपकी आत्मा बढ़ाने वाली गोली के बदले दवाइयों के 10 सेट देकर आपको मुआवजा दे। हम बुरा नहीं है। मुझे इस तरह की मेडिसिनल पिल की जरूरत है। जियाओ डिंग ने खुशी से सिर हिलाया। अगर ये दवाइयां बिक गईं तो शायद इनकी कीमत 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। अगर ये एसोसिएशन में सस्ती भी होती तो भी इनकी कीमत लाखों में होती। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट गिल्ड भी खून से लथपथ था। बाकी लोग जानते थे कि वे बच नहीं सकते और उन्हें अपनी किस्मत को स्वीकार करना ही था। मिस्टर जियाओ, मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है, समझे? कोई शर्मिंदा लग रहा था तो फिर सोने के सिक्के दे दो। तुम 3rd ग्रेड के अल्केमिस्ट हो तो बस 200,000 सोने के सिक्के निकाल लो। जियाओ डिंग ने बिना किसी दिखावे के मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग दवाइयों तक ही सीमित मत रहो। कोई भी चीज जिससे तुम्हारी ईमानदारी दिखे चलेगी। सबको चक्कर आ रहा था। क्या ये खुली लूट नहीं थी? जियाओ डिंग मुस्कुरा रहा था। ये सभी मोटी भीड़ें थी। वे सभी अल्केमिस्ट थे जो साम्राज्य का सबसे धनी समूह था। अगर उनकी पूरी नेटवर्क को जोड़ दिया जाए तो यह शायद जियामा एम्पायर के 10 साल के टैक्स रेवेन्यू के बराबर हो सकती है। ये बुरा आदमी सच में इंप्रेस हो गया है। तुम बहुत बेशर्म हो। तुम इन हालात में भी लोगों को स्कैम कर सकते हो। याओ लाओ और नहीं देख सका और फिर से जियाओ डिंग के कान में बड़बड़ाया। मैं उन्हें स्कैम नहीं कर रहा हूँ। वे गलतफहमी की वजह से मुझे गाली देने आए थे। क्या उन्हें इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? जियाओ डिंग ने सही कहा। फिर भी ये बुरा आदमी तुम्हें मारने का क्यों सोच रहा है? याओ लाओ कुछ अवाक रह गए। इससे पता चलता है कि आपके विचार खराब हैं और आप में हिंसक प्रवृत्ति है। आपको अपने चरित्र को और बेहतर बनाना चाहिए। जियाओ डिंग ने अंदाजा लगाया। याओ लाओ बोलने में बहुत आलसी था, नहीं तो वह इतना गुस्सा होता कि उसका रूप बिगड़ जाता। जियाओ डिंग ने वहां मौजूद अल्केमिस्ट से मिले मुआवजे वाले तोहफों को एक बार में ही इकट्ठा कर लिया। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 5 मिलियन थी। उसने खुशी-खुशी नई रिफाइंड स्पिरिट बढ़ाने वाली गोली याओ ये को दी। थैंक्स। यह मेरी मदद करने के लिए थैंक यू गिफ्ट है। मुझसे बात करना असल में काफी आसान है। जो भी मेरी मदद करता है मैं उसे फायदा देता हूँ, जो भी मुझे परेशान करता है खैर उसका अंत अच्छा नहीं होगा। सबके चेहरे पर तनाव आ गया और उन्हें उस व्यक्ति के प्रति पूरा डर महसूस हुआ। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं चलता हूँ। ओह, अल्केमिस्ट कन्वेंशन कब शुरू होगा? मैं तब चैंपियनशिप लेने आऊंगा। जियाओ डिंग ने ताली बजाई और आराम से पूछा। आधे महीने में, मिशेल ने जवाब दिया। अच्छा, फिर मिलते हैं। जियाओ डिंग जोर से हंसा और बाहर चला गया। सबने होंठ सिकोड़े। अगर उनके पास कोई ऑप्शन होता तो वे इस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखना चाहते। जियाओ डिंग के दूर जाने के बाद ही उन्होंने चर्चा शुरू की। आज मेरा बहुत खून बह गया। मेरी आधी नेटवर्क खत्म हो गई है। मैं बदकिस्मत हूँ। मैंने पहले उसे बस एक बुरी नजर से देखा था और उसे बिल्कुल भी बुरा भला नहीं कहा था, लेकिन उसने कहा कि नजर डालना भी एक तरह का हमला है और उसने जोर दिया कि मैं 100,000 सोने के सिक्के दूं। ये कैसा जीनियस है? इसका कैरेक्टर बहुत खराब है। कई लोग शिकायत कर रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे से रो भी रहे थे। मिशेल और चौथी और 5वीं क्लास के दूसरे एल्केमिस्ट सभी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। आज उन्हें न सिर्फ सबक सिखाया गया था बल्कि उनका बहुत ज्यादा खून भी बहा था। ये सच में बदकिस्मती का मामला था जो दरवाजे पर दस्तक देती है और घर का रास्ता ढूंढ लेती है। याओ ये अपने हाथ में दवा की गोली को खाली नजरों से देख रही थी। इस तरह की गोली जिसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों से भी ज्यादा थी, उसे ऐसे ही दे दी गई। दूसरे पक्ष की पर्सनैलिटी पहले से ही बहुत साफ थी। वह अच्छाई का बदला चुकाएगा और शिकायतों का बदला लेगा। लगता है मुझे भविष्य में उसे और ज्यादा मेहरबानी करनी पड़ेगी। उसने मन ही मना भरी। मिशेल ने गुस्से में आदेश दिया, भविष्य में कोई चाहे कितना भी बड़ा हो या उसे किसी भी ग्रेड का टेस्ट देना हो, अपने शब्दों पर ध्यान से विचार करें। अगर कोई और किसी को ठेस पहुंचाता है तो हर्जाना देने के लिए खुद को बेच दें। PS आज 10,000 शब्द। मैं कुछ मांगना चाहता हूं, इसलिए जो कुछ भी आपके पास है दे दीजिए। इसके अलावा डोनेशन के लिए ब्लड टॉम को धन्यवाद। 97 पैसे कमाने का एक और तरीका। अभी आधा महीना बाकी है। मैं अपनी कल्टीवेशन में मदद के लिए स्पिरिट बढ़ाने वाली गोली का इस्तेमाल करूंगा और एक नई टेक्निक सीखूंगा। एल याओ, आप मुझे फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी रूलर सिखाएंगे। जियाओ डिंग सड़क पर चल रहा था, ये सोचते हुए कि एल याओ के साथ बातचीत करते हुए बचे हुए आधे महीने का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ठीक है, शहर के बाहर कोई शांत जगह ढूंढो। हाल ही में शहर के अंदर कई एक्सपर्ट आए हैं और तुम्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है। एल याओ ने उसे याद दिलाया। ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा और चैंपियनशिप जीतने के
लिए कंपटीशन के समय तक वापस आ जाऊंगा। ज़ियाओ डिंग सहमत हुआ, फिर आह भरते हुए बोला, मुझे अचानक एहसास हुआ कि अल्केमिस्ट होना सच में बहुत काम का है। अभी एक ही वाक्य ने उन्हें इतनी सारी अच्छी चीजें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वे तुम्हारी आने वाली कामयाबी से डरते हैं, वरना तुम्हारी एक बात उन्हें इतनी कीमती चीजें देने के लिए कैसे डरा सकती थी। एल याओ ने चिढ़कर कहा, लेकिन तुम्हारा स्किल लेवल सच में जबरदस्त है। ये सेंट्रल प्लेन्स की बड़ी सेनाओं को सावधान करने के लिए काफी है। तुम्हें आगे से लो प्रोफाइल रहना चाहिए। ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर मुझे फिर से किसी कुएं के नीचे ये मेहनत मिले तो मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। बाहर ज्यादा लोग मेरी बात नहीं मान सकते। ज़ियाओ डिंग ने कंधे उचकाए। कभी-कभी बहुत ज्यादा शानदार होने से लोग उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। अपना मन बना लेने के बाद और यून के साथ न होने के कारण ज़ियाओ डिंग शॉपिंग जारी रखने के मूड में नहीं था। उन्होंने जंगल में जिंदगी के लिए जरूरी कुछ सामान इकट्ठा किया, फिर तुरंत शहर छोड़कर दूर पहाड़ों की ओर चल दिए। हालांकि इंपीरियल सिटी यूनलैंड माउंटेन रेंज के ठीक बगल में था, फिर भी वह पास के क्लाउड मिस्ट सेक्ट में वापस नहीं गया, खासकर इसलिए क्योंकि उसे डर था कि एल याओ को टेक्निक सिखाते समय पकड़ लिया जाएगा। खासकर उस सोल हॉल प्रोटेक्टर ने उसे बहुत सावधान कर दिया था और अब एल याओ को एक्सपोज करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद ज़ियाओ डिंग उड़ने के लिए फ्लाइंग डू टेक्निक इस्तेमाल करने ही वाला था कि उसने देखा कि कोई चुपके से उसका पीछा कर रहा है। उसने मजाक उड़ाया, उड़ने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया और जमीन के पास आगे बढ़ता रहा। 3 डू स्पिरिट्स और वे मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग मुझे मुआवजा देने से खुश नहीं थे और उन्होंने जानकारी लीक कर दी। ज़ियाओ डिंग ने उन्हें महसूस किया, तुरंत अपने पीछे चल रहे लोगों की ताकत को कंफर्म किया और मन ही मन मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। एल याओ ने दया से कहा, वे फिर से तुम्हें पैसे और खजाने देने आए हैं। सच में भोले भाले बच्चों का झुंड है। अगर मैं सिर्फ एक आम डू स्पिरिट और लिमिटेड कॉम्बैट पावर वाला एक अल्केमिस्ट होता तो मैं सच में उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाता। ज़ियाओ डिंग ने मजाक में कहा, बहुत बुरा हुआ कि इसमें कोई अगर नहीं है। उसने स्पीड बढ़ा दी, उसका फिगर तुरंत धुंधला हो गया, एक झटके में गायब हो गया और फिर दूर एक बची हुई इमेज दिखाई दी जिसने कुछ ही पलकों में कई सौ झांकों ढक लिया। यह एक मूवमेंट डू टेक्निक है, उसका पीछा करो, उसे भागने मत दो। तीनों डू स्पिरिट्स ने एक दूसरे को देखा जिससे उनकी दुश्मनी साफ दिखी और वे उसका पीछा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ गईं। ज़ियाओ डिंग पूरी स्पीड से नहीं चला, उसे अपने पीछे के लोगों को बराबरी करने का मौका देना था। उसका एल याओ से बात करने का भी मन था। उसने कहा, एल याओ, क्या आपको नहीं लगता कि मैं अभी मछली पकड़ता हुआ दिख रहा हूं? लगता है आपको अमीरी का एक और रास्ता मिल गया है। एल याओ ने धीरे से कहा, यह बात समझ में आती है, मैं भविष्य में इसे और बेहतर कर सकता हूं। मैं सिर्फ लोगों को धोखा देने पर निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पास धोखा देने के लिए ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों को लूटना पसंद करते हैं। ज़ियाओ डिंग की आंखें चमक उठी और वह शरारत से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम चाकू की नोक पर नाच रहे हो, सावधान रहना कि मछली पकड़ने में फेल न हो जाओ और मछली तुम्हें पानी में खींच ले जाए। एल याओ ने चेतावनी दी, मुझे अपनी लिमिट पता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गटर में पलट न जाऊं, नहीं तो तुम्हें मुझे बचाने के लिए गटर में भागना पड़ेगा। ज़ियाओ डिंग हंसते हुए जंगल में घुस गया और अपने आसपास का नजारा देखने लगा। ये पक्का करते हुए कि वह इलाका सुनसान था, ज़ियाओ डिंग धीरे-धीरे धीमा हुआ और जल्द ही एक छोटे तालाब के पास पहुंच गया। वह तुरंत रुक गया और पानी के किनारे बुदबुदाया, यहाँ की जियोमेट्री अच्छी है, ये लोगों को दफनाने के लिए सही है। रुको, मैं अक्सर लोगों को सीधे जलाकर राख कर देता हूं, इसलिए ये तालाब राख बिखेरने के लिए सही है। सामने देखने पर और की शक्तिशाली लहरें पास आई जिससे पेड़ हिलने लगे। स्विश स्विश स्विश। 3 बार जैसे ही पत्ते गिरे और नाचने लगे, लबादे पहने और अपना चेहरा छुपाए 3 डू स्पिरिट्स उतरे और उसे रोकने के लिए एक त्रिकोणीय संरचना बना ली। ज़ियाओ डिंग ने कोई घबराहट नहीं दिखाई और जल्दी से तीनों लोगों की हालत की जांच की। एक के हाथ में आयरन रिंग ब्लड सेबर था, दूसरे के हाथ में सिल्वर हुक आयरन लॉक था और बीच वाले के हाथ में बैंगनी रंग का लंबा धनुष था। उसने आंखें सिकोड़कर देखा कि इन कुछ लोगों के हथियार एक जैसे थे, ब्लड सेबर पास से लड़ने के लिए, सिल्वर हुक आयरन लॉक शायद उसे फंसाने के लिए और आखिरी वाला दूर से निशाना लगाने के लिए। लगता है आप लोगों को मर्डर और आगजनी का बहुत अनुभव है। आप इस तरह के काम में कितनी बार शामिल हुए हैं? उसके शांत व्यवहार को देखकर वे तीनों सावधान हो गए। उन्होंने सावधानी से ज़ियाओ डिंग को देखा और जब उन्हें पक्का हो गया कि वह सच में एक जवान आदमी है, तभी वे भरोसे के साथ उसके पास गए। बड़े भाई, वह पूछ रहा है कि हमने कितने लोगों को मारा है? बैंगनी धनुष लिए हुए डू स्पिरिट ने मजाक में मुस्कुराया, उसकी नजर ऐसी थी जैसे उसने कोई दिलचस्प शिकार देख लिया हो। ब्लड सेबर वाला आदमी मुस्कुराया और अपने कपड़े के नीचे लाल जीभ दिखाते हुए बोला, मैंने हिसाब नहीं रखा है, लेकिन जब से हमने साथ काम करना शुरू किया है, हमने कम से कम 100 एक्सपर्ट्स को मारा होगा। हाँ, सही है, इज़ुमो एम्पायर से लेकर यहाँ तक हमने कम से कम 100 एक्सपर्ट्स को मारा है, जिनमें कई डुकिंग भी शामिल हैं। लेकिन ये बच्चा शायद अब तक का सबसे मोटा टारगेट है जिसे हमने मारा है। शायद कोई डुकिंग भी उसकी दौलत का मुकाबला न कर पाए। चांदी का हुक पकड़े हुए व्यक्ति अजीब तरह से हंसा। वे तीनों जियामा एम्पायर के लोग नहीं थे, बल्कि इज़ुमो एम्पायर के ग्रेट बैंडिट्स थे। इस बार उन्होंने जियामा एम्पायर में अल्केमिस्ट कन्वेंशन होने का फायदा उठाया और कुछ आसान टारगेट ढूंढने लगे। उन्हें यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उन्हें इतने बड़े दिलचस्प टारगेट के बारे में खबर मिली। तो फिर तुम सबसे मोटी मछली हो जो मुझे मिली है। ज़ियाओ डिंग मुस्कुराया, ऐसा लगा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि तीनों ने डुकिंग्स को मार दिया था। इस मोटी भीड़ का मुंह बहुत सख्त है, चलो पहले इसे मारते हैं, फिर खजाने को बांट लेते हैं। ब्लड सेबर वाले आदमी की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी जो उसके कपड़े से छिप नहीं पा रही थी। उसने जमीन पर पैर पटका और उसके शरीर से कीवी की एक खून जैसी लाल धार निकली जो हल्के से ब्लड वुल्फ में बदल गई। बीमार करने वाला खून जैसा लाल ऑरा फैल गया जिसमें अजीब सी जंग लगने की ताकत थी, जिससे आसपास के पेड़ पौधे मुरझा गए। ब्लड एट्रीब्यूट डू क्यूई। ज़ियाओ डिंग हैरान था, यह एक खास तरह का डू क्यूई था और सिस्टम में अभी इस तरह के गुण के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। स्विश, एक चांदी की रोशनी जैसे कोई जहरीला सांप अपने बिल से निकल रहा हो, सबसे पहले ज़ियाओ डिंग की छाती पर निशाना साधते हुए आई। ये सिल्वर हुक आयरन लॉक इस्तेमाल करने वाला आदमी था जिसने हमला किया था। आखिरी आदमी ने बस एक काला तीर निकाला, अपना धनुष खींचा और ज़ियाओ डिंग की जगह पर निशाना साधा, लेकिन तुरंत हमला नहीं किया। ज़ियाओ डिंग को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई, उसे खतरा महसूस हुआ, जैसे कोई खूंखार भेड़ या कोई खतरनाक जहरीला सांप और कोई चील उसे टारगेट कर रहे हो जो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार हो। बच्चे, सावधान रहना, ये तीनों लोग खून के सागर से लड़कर बाहर निकले हैं। जब वे मिलकर काम करते हैं तो उनका खतरा एक आम डुकिंग से कहीं ज्यादा होता है। एल याओ ने एक अनोखी चेतावनी दी, समझा? ज़ियाओ डिंग ने जमीन पर पैर पटका और एक धमाके के साथ उसके पैरों के नीचे धमाका हुआ। एक्सप्लोसिव स्टेप्स करते हुए ज़ियाओ डिंग की स्पीड बहुत ज्यादा शांति से बहुत ज्यादा मूवमेंट में बदल गई। उसी समय विंड एट्रीब्यूट डू क्यूई रिलीज हुआ और उसका पूरा शरीर हवा के झोंके में बदल गया जिससे वह आसानी से सिल्वर हुक से बच गया। जिस आदमी का खून जैसा लाल डू की भेड़िए में बदल गया था, उसे पता था कि ज़ियाओ डिंग चकमा देगा, इसलिए उसने बीच में ही अपनी अटैक पोजीशन बदल दी। लोहे की अंगूठी और खूनी तलवार टकराई जिससे एक अजीब आवाज निकली जिसने दिमाग को परेशान कर दिया और समझ पर असर डाला। उसकी तलवार खून की नदी की तरह पीछे की ओर बढ़ रही थी जिसमें एक तेज आभा थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि वह ज़ियाओ डिंग की ओर बढ़ रही थी। साफ तौर पर ज़ियाओ डिंग को दो टुकड़ों में काटने का इरादा था। क्लैंग, ज़ियाओ डिंग का जुबान हैवी रूलर काफी शांत लग रहा था। ये सीधे ब्लड सेबर पर लगा जिससे वह रुक गया। इसके बाद रूलर से नीली लपटें निकली और एक ही झटके में खून जैसा लाल डू तुरंत भाप बन गया। 98 कॉम्बैट स्किल्स को मिलाना अच्छा काम करता है। ये कैसी आग है? ब्लड एट्रीब्यूट का मालिक डू की चौंक गया, उसे लगा कि उसका डू की झाग जितना नाजुक है, जो संपर्क में आते ही तुरंत गायब हो जाएगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ब्लेड से बहुत ज्यादा ताकत निकली। उसका हाथ सुन्न हो गया, वह अपना हथियार नहीं पकड़ पा रहा था जिसे दुश्मन के अजीब काले रूलर ने तोड़ दिया, जबकि झुलसाने वाली जालिम नीली आग उसकी ओर बढ़ रही थी। तीरंदाज के चेहरे पर एकदम से बदलाव आ गया, ये जानते हुए कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके बॉस को तुरंत नुकसान होगा। उसके हाथ की डोरी बूम से ढीली हो गई और एक तीर अचानक निकल गया। इस समय सिल्वर हुक ने ज़ियाओ डिंग को पकड़ लिया, बस उसकी पीठ पर हुक लगाने ही वाला था, लेकिन ज़ियाओ डिंग के दूसरे हाथ में क्लियर स्ट्रीम तलवार आ गई जिसने उसे एक डिंग की आवाज के साथ हटा दिया। फिर वह पीछे झुक गया, उसका ऊपरी शरीर लगभग जमीन के पैरेलल था। एक तीर उसकी छाती को छूता हुआ कई बड़े पेड़ों को चीरता हुआ एक बड़े पत्थर में धंस गया। जैसे ही ज़ियाओ डिंग ने तीनों के मिले-जुले हमले को रोका, ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम से घिरा आदमी बुरी तरह चिल्लाया। उसकी डू क्यूई आग को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई और उसका हाथ तुरंत जल गया जब तक कि स्किन और मांस फट नहीं गया। तारांकन पफट, एक तलवार उड़कर उसकी छाती में घुस गई, उसकी पीठ से निकलकर उसे खूनी रोशनी की एक लकीर के बीच ले गई। यह ज़ियाओ डिंग था जिसने स्ट्रेंज फ्लेम से ओपोनेंट के अफरा-तफरी में पड़ने का फायदा उठाते हुए क्लियर स्ट्रीम स्वॉर्ड फेंकी और सीधे उसके दिल में घुस गई। बाद वाले ने अपनी आंखें बड़ी कर ली, उसका एक्सप्रेशन अनिश्चित था। उसे इस तरह मरने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही साफ धारा वाली तलवार 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ी, वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह और घाव से लगातार खून बह रहा था। अगर वह उठना भी चाहता तो उसमें ताकत नहीं बचती थी। मालिक, बाकी दो बहुत घबरा गए। उनका बॉस जो हमेशा करीबी लड़ाई में बहुत मजबूत था, असल में इस आदमी ने एक ही मुठभेड़ में मार डाला।
खास बात यह थी कि यह व्यक्ति एक ही समय में दोनों के हमलों का सामना कर रहा था। तीरंदाज का चेहरा बदल गया, उसने जल्दी से 3 तीर निकाले, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें चलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। काफी समय तक डकैती और हत्या में लगे रहने के कारण उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि वे किस शिकार को उकसा सकते हैं और किसको नहीं। उनके सामने जो शिकार था वह साफ तौर पर उनकी तय लिमिट से ज्यादा हो गया था। अगर वे अभी नहीं गए तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। 4 दिशाओं में हवा का अवरोध। ज़ियाओ डिंग ने हाथ की मुहरें बनाई, शक्तिशाली डुक्यूवी फैल गया जिससे हवा तेज हो गई। पलक झपकते ही आसपास की तेज हवाएं 10 मीटर से ज्यादा ऊंची विंड वॉल्स में बदल गईं, जिससे एक पिंजरा बन गया जिसने दोनों आदमियों को रोक लिया। उसके सामने एक विंड वॉल भी दिखाई दी जिसे आर्चर के छोड़े गए 3 तीरों ने आसानी से भेद दिया। विंड वॉल की वजह से एक काले रूलर जैसी चीज ने सामने का रास्ता रोक दिया। डिंग डिंग डिंग, तीर टूट गए। ज़ियाओ डिंग ने उन्हें जोर से तोड़ दिया। उसकी पीठ पर पर्पल क्लाउड विंग्स दिखाई दिए। जमीन पर थपथपाते हुए उसने फ्लाइंग विलो मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई। पलक झपकते ही वह सिल्वर हुक चेन घसीटते हुए आदमी के पीछे पहुंच गया। विरोधी अभी विंड वॉल तोड़कर आया था और उसे अपने पीछे खतरा महसूस हुआ, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिना देखे उसने एक छोटी सुनहरी गेंद पीछे की ओर फेंकी। उसके फटने के बाद वह एक बड़े जाल में बदल गई। ये जाल बालों जितने महीन सोने के धागों से बुना गया था और यह बहुत मजबूत था। अगर कोई इससे टकरा जाता तो डुकिंग भी परेशान हो जाता और रुक जाता। ज़ियाओ डिंग जाहिर है बेवकूफी में हमला नहीं करेगा। खतरे का एहसास होने पर डुकी उसके पैरों के नीचे आ गया और उसने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और तुरंत आसमान में उड़ गया, बड़े जाल से बचता हुआ। डुकिंग, ज़ियाओ डिंग को डुक्यू विंग्स का इस्तेमाल करते देख बाकी दो के सिर में झुनझुनी होने लगी। ज़ियाओ डिंग की शक्तिशाली लड़ाई की ताकत के कारण उन्होंने गलती से उसे डुकिंग समझ लिया। हालांकि उन्होंने पहले भी एक डुकिंग को मारा था, लेकिन इसके लिए तैयारी, टारगेट की सिचुएशन की गहरी समझ और पहले से घात लगाने की तैयारी भी जरूरी थी। इस बार उन पर दुश्मन ने हमला कर दिया और पहले ही एक मेन फाइटर को खो चुके होने के कारण वे दोनों असल में उसके सामने कोई मुकाबला नहीं थे। ज़ियाओ डिंग आसमान में ऊंचा उड़ गया, पीछा करने की जल्दी में नहीं बल्कि फिर से हाथ की मुहरें बनाते हुए। तेज हवा का बवंडर, कई बड़े घूमते हुए विंड ब्लेड सिल्वर हुक के मालिक की ओर फट पड़े। धत्तेरी की, ऊपर से हमला होने पर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह सिर्फ दांत पीस सकता था, सिल्वर हुक दिखा सकता था और अपनी डू टेक्निक इस्तेमाल कर सकता था। उन्मादी सांप विनाश, डुक्यू को सिल्वर हुक चेन में इंजेक्ट किया गया जिससे वह एक बड़े ग्रे सांप में बदल गया जो दौड़ता हुआ सीधे बवंडर की ओर बढ़ा। बवंडर के पीछे पीछे ज़ियाओ डिंग ने अपनी डुक्यूवी को लगभग बिना रुके दबाना और गाढ़ा करना जारी रखा और तेजी से एक डू टेक्निक का इस्तेमाल किया जो रोशनी की किरण की तरह निकली। अत्यधिक हवा, उल्का प्रहार, रोशनी अपनी लिमिट तक कंडेंस हो गई जिसमें बहुत तेज पावर थी जिससे जगह में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। एक झपट्टा की आवाज के साथ रोशनी वाइड रेल में फैल गई और क्रैकिंग विंड वुलविन के सेंटर से गुजर गई। उसने अभी क्रैकिंग विंड वुलविन का विरोध किया ही था कि एक ठंडी रोशनी उसके सिर की ओर बढ़ी। नहीं, तेज हवा के बवंडर में छिपकर जब तक आदमी को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तारांकन पुची, उसकी भौहों के बीच एक खूनी छेद दिखाई दिया। रोशनी की तेज किरण आगे बढ़ती रही और जमीन में एक छोटा सा छेद कर दिया जिसकी कोई तह नहीं थी। उसकी आंखों की रोशनी जल्दी ही बुझ गई और उसके पीछे डर और पछतावा रह गया और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिमाग खराब हो जाने के कारण वह पहले आदमी से भी जल्दी मर गया। डू टेक्निक को मिलाकर इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। ज़ियाओ डिंग ने अपनी उपलब्धि को संतोष से देखा, फिर दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। विंड वॉल के बाहर जिसमें अब एक छेद हो गया था, आर्चर जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, घबराकर भाग गया। क्या आप बच सकते हैं? ठंडी आवाज में बुदबुदाते हुए ज़ियाओ डिंग तेजी से आसमान से नीचे उतरा और एक परछाई में बदल गया। स्वूश स्वूश स्वूश, जंगल से लगातार तीर निकल रहे थे जो उसके आने का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। ज़ियाओ डिंग एक फुर्तीले पक्षी की तरह था, उसका शरीर मुड़ने पर भी वह ज्यादातर तीरों से आसानी से बच जाता था। अगर वह सच में उनसे बच नहीं पाया तो उसने बस जुबान हैवी रूलर से उन्हें चकनाचूर कर दिया। तेजी से दूरी कम करने के बाद वह उल्का की तरह नीचे गिरा। तारांकन गड़गड़ाहट, धरती कांप उठी, जंगल का एक हिस्सा टूट गया और भयानक एनर्जी वेव्स फैल गईं जिससे आसपास की हरियाली बाहर की ओर फैल गई। ज़ियाओ डिंग के हमले के सेंटर में एक बड़ा गड्ढा बन गया। पेड़ पौधे धूल में बदल गए और उड़ती धूल के बीच आर्चर उड़कर बाहर आ गया और टक्कर से खून बहने लगा। 8 हाथ पैर ढह गए। ज़ियाओ डिंग ने एक और मुक्का मारा। भले ही विरोधी ने विरोध किया, वह गेंद की तरह उड़ गया, उसके हाथ टूट गए, उसकी छाती धंस गई और लड़ने की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। मुझे मत मारो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें दे दूंगा। जमीन पर गिरने के बाद वह डर के मारे चिल्लाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। ज़ियाओ डिंग ने उसकी छाती पर पैर रखा। हड्डियों के टूटने की आवाज के बीच उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ कि तुम्हें ये जानकारी किसने लीक की और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यह एक अल्केमिस्ट था जिसका नाम था। ज़ियाओ डिंग ने सुना और जब विरोधी ने बोलना खत्म किया तो उसने रूलर उसके चेहरे पर दे मारा। आपने अपना तारांकन दरार, सब कुछ शांत हो गया। ज़ियाओ डिंग ने युद्ध का माल इकट्ठा किया, फिर एक सियान स्ट्रेंज फ्लेम फेंकी जिससे शरीर जलकर राख हो गया। वह वापस मुड़ा और बाकी 2 आदमियों की लाशें ठिकाने लगा दी। अपना सारा दिन दूसरों को लूटने में बिताते हैं और आखिर में शिकार बन जाते हैं। बुरा याओ बाहर निकला, उसके चेहरे पर इमोशनल आहें थी। जो लोग इस तरह के धंधे में लगे रहते हैं उन्हें आखिरकार अपना अंत मिल ही जाता है। अगर मैंने इस बार उन्हें नहीं भी मारा होता तो कोई और मार देता। ज़ियाओ डिंग ने मजाक उड़ाया और अपना सिर नीचे करके लूट का माल साफ किया। कुछ हथियारों के अलावा इन लोगों के पास सबसे कीमती चीजें थी 3 कल्टीवेशन टेक्निक, 5 डू टेक्निक, मेडिसिनल पिल्स की 1 दर्जन बोतलें और 800,000 से ज्यादा गोल्ड कॉइन। खेती की तकनीकें थी ब्लड वुल्फ तकनीक, उलझाने वाले सांप की तकनीक और 1000 क्रांति कला। ब्लड वुल्फ टेक्निक पावरफुल क्लोज कॉम्बैट बर्स्ट स्ट्रेंथ देती है जो अलग-अलग क्वालिटी वाले दाव प्रैक्टिशनर्स के लिए सही है और इसका ग्रेट प्रोफाउंड रैंक एडवांस तक पहुंच गया है। 99 कल्टीवेशन फ्लेम डिवाइडिंग वेव रूलर उस चाकू चलाने वाले लीडर की कल्टीवेशन टेक्निक थी जिसे 2 दाव टेक्निक के साथ जोड़ा गया था। प्रोफाउंड रैंक इंटरमीडिएट दाव टेक्निक, ब्लड रिवर ब्लेड और प्रोफाउंड रैंक लो लेवल मूवमेंट टेक्निक, वेव ट्रेडिंग। ये नेटवर्क हमारे ज़ियाओ परिवार से भी ज्यादा अमीर है। सच में हत्या और आगजनी से सोने की बैग मिलती है। ज़ियाओ डिंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ये कल्टीवेशन टेक्निक ऐसी थी जो ज़ियाओ परिवार के पास भी नहीं थी। इसे खरीदने के लिए पूरे कबीले की ताकत की जरूरत होगी। हम इस लीडर की कल्टीवेशन टेक्निक सच में बुरी नहीं है, शायद उसके कुछ अच्छे अनुभव रहे होंगे। बूढ़े याओ ने सिर हिलाया। बाकी 2 की कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक को देखना जारी रखें। ज़ियाओ डिंग ने ब्राउजिंग जारी रखी। चांदी की वाली लोहे की चेन वाले आदमी ने जो कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस की उसे कॉइलिंग स्नैक आर्ट कहा जाता था। इस टेक्निक से कल्टीवेटेड फाइटिंग क्यूई बहुत मजबूत थी और इसके साथ मैचिंग प्रोफाउंड रैंक लो लेवल डू टेक्निक मैच स्नैक डिस्ट्रक्शन भी आई। इस बीच 1000 रोटेशन फार्मूला एक तीरंदाज की कल्टीवेशन टेक्निक थी। फाइटिंग क्यूई 1000 मोड़ों वाली एक धारा की तरह होगी जो लगातार और कभी खत्म न होने वाली होगी और धनुष और तीर के साथ मिलने पर बहुत शक्तिशाली होगी। बाकी 2 दाव टेक्निक और पियर्सिंग आर्ट और गॉड लॉकिंग एरो धनुष के साथ इस्तेमाल के लिए थी। हालांकि दोनों ही प्रोफाउंड रैंक लो लेवल थी, लेकिन धनुष की एक्सप्लोसिव पावर के साथ मिलाने पर वे प्रोफाउंड रैंक एडवांस दाव टेक्निक के बराबर थी। सच में 3 मोटी मछलियां, ज़ियाओ डिंग ने जीभ चटकाते हुए कहा, लेकिन डू स्पिरिट के लिए इतनी नेटवर्थ होना नॉर्मल रेंज में है। आखिर वे डाकू हैं जो लोगों को लूटते हैं, इसलिए उनका थोड़ा अमीर होना नॉर्मल है। आप इस हॉट पियर्सिंग आर्ट और गॉड लॉकिंग एरो को सीखने पर ध्यान दे सकते हैं। वे आपके लंबी दूरी के हमलों की सटीकता और नुकसान पहुंचाने की ताकत को बेहतर बना सकते हैं। बूढ़े याओ ने शायद ही कभी तीरंदाजी की 2 डू टेक्निक पर ज्यादा ध्यान दिया हो। इस फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में धनुष चलाने में माहिर लोग बहुत कम मिलते हैं। मेरा अंदाजा है कि इस ग्रुप में तीरंदाज ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। होना चाहिए, बाकी 2 ज्यादातर उसके साथ कोऑर्डिनेट करते थे जबकि उसे बस दूर से ठंडे तीर चलाने के मौके पकड़ने की जरूरत थी। ज़ियाओ डिंग ने सिर हिलाया, बैंगनी रंग का लॉन्गबो उठाया और उसे खींचा। जल्द ही उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। अपनी ताकत के कारण उसे इस धनुष को खींचना काफी मुश्किल लगा। अच्छी बात है कि इस आदमी की खेती सबसे कम थी, नहीं तो मेरे लिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता। ज़ियाओ डिंग ने आह भरी, सामान रखा और जल्दी से चला गया। वह सबसे पहले इंपीरियल कैपिटल लौटे। आधा दिन बिताने के बाद उसे वह आदमी मिल गया जिसने उसकी जानकारी लीक की थी। अंधेरे का फायदा उठाकर वह सीधे उस आदमी के घर में घुस गया और जल्द ही दोनों की मुलाकात हो गई। तुम मरे नहीं हो। वह आदमी डर के मारे पीला पड़ गया। अगर यह आदमी ठीक था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे 3 ताकतवर लोग मुसीबत में थे? तो ये तुम थे। ज़ियाओ डिंग ने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जिससे उसने पैसे ऐंठ लिए थे क्योंकि उस आदमी ने उसे नफरत भरी नजर से देखा था। मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, फिर भी तुम मेरे खिलाफ साजिश करना चाहते थे। लगता है मैं उस समय बहुत दयालु था, ज़ियाओ डिंग ने खुद से कहा। ये सुनकर दूसरे पक्ष ने एक दवा की गोली फेंकी जो जहरीले धुएं में बदल गई जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कदम चल पाता, वह सीधे जमीन पर गिर गया। उसकी कई हड्डियां टूट गईं। जैसे ही वह चीखने वाला था, उसका सिर तुरंत मिट्टी में दब गया। एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया।
तुम एक tier 3 अल्केमिस्ट जिसके पास सिर्फ एक ग्रेड 2 मास्टर की साधना है, तुम 3 स्पिरिट लेवल के डाकुओं को कैसे जानते हो? उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ था और वह कांप रहा था और बोला, उन्होंने मुझसे उनके लिए जहर रिफाइन करने को कहा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मुआवजा दे सकता हूं। दरार, जियाओ डिंग ने सीधे अपनी गर्दन तोड़ दी और सबूत मिटाने के लिए एक स्वर्गीय ज्वाला छोड़ी। टिमटिमाती हरी लपटों के बीच जियाओ डिंग की आकृति रोशन हो गई। किस बात की भरपाई? मैं सीधे आपकी नेटवर्थ ले लूंगा। ठंडी मुस्कान के साथ जियाओ डिंग ने जगह लूट ली और चुपचाप चला गया। इस बार वह सीधे जंगल में चला गया और चुपचाप खेती करने लगा। अगले दिन सुनसान जंगल में बूढ़े याओ ने जुबान हैवी रूलर को पकड़ा हुआ था। उसका ऑरा शानदार था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। ध्यान से देखो, बूढ़े याओ की आंखों में एक तेज चमक आ गई, जैसे ही एक भयानक दबाव फैला। उसके हाथ में जुबान हैवी रूलर पर बने पैटर्न चमक उठे और जैसे ही उसने उसे घुमाया, गर्मी की एक लहर उठी। जियाओ डिंग की सांस अटक गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सुनामी का सामना कर रहा हो या शायद किसी फटते हुए ज्वालामुखी के अंदर हो। उसके सामने एक हिंसक शक्ति पनप रही थी। ज्वाला चीरने वाला सुनामी शासक। एक धीमी आवाज के साथ बूढ़े याओ के हाथ में जुबान का भारी रूलर तेज रोशनी के साथ फट गया। जगह बिगड़ गई और दरारें दिखने लगी। यह ऐसा था जैसे कोई चमकता हुआ सूरज बिना रुके और के साथ जमीन पर टूट रहा हो। गड़गड़ाहट, भयानक शक्ति के कारण धरती हिल गई और पहाड़ हिलने लगे। रूलर से जमीन टोफू की तरह फट गई, जिससे एक बहुत बड़ी खाई बन गई। मिट्टी को जोरदार जोर से धकेला गया, जिससे वह एक बड़ी लहर की तरह फैल गई। जियाओ डिंग बूढ़े याओ की ताकत देखकर हैरान रह गया। उसे ऐसी ताकत के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस हो रहा था, जैसे हाथी के सामने चींटी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आग की लपटें लिए मिट्टी की लहरें उसकी ओर बढ़ रही थी। हे भगवान, उसने जल्दी से अपनी फ्लाइंग डू टेक्निक दिखाई, जैसे कोई पक्षी लहरों में हो और आगे बढ़ती मिट्टी से कांपते हुए बच रहा हो। हवा में उड़ने के बाद भी वह तेज हवा के झोंकों में इधर-उधर उछल रहा था और काफी अस्त-व्यस्त दिख रहा था। बूढ़ा याओ बड़ी खाई के ऊपर मंडरा रहा था। वह रेल में गर्व से खड़ा था। उसके लंबे कपड़े लहरा रहे थे। उसका ऑरा इंद्रधनुष जैसा था, जिसमें एक पावर हाउस जैसी अनोखी हवा थी। बूढ़े आदमी, तुमने ये जानबूझकर किया? जियाओ डिंग ने उदास होकर कहा। मैं तुम्हें एक पावर हाउस की प्रेस्टीज का अनुभव करा रहा था, क्योंकि तुमने अपनी पैंट में पेशाब नहीं किया तो तुम ठीक कर रहे हो। बूढ़े याओ ने अपना सिर ऊंचा रखा। उनके मुंह के कोने पर मुस्कान थी जो उनके गर्व को छिपा नहीं पा रही थी। आखिरकार उसे इस बच्चे को झटका देने का मौका मिल ही गया। लेकिन आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। जियाओ डिंग ने पूरी तरह से खराब हो चुकी धरती को देखा। यह विनाशकारी शक्ति असली ज्वालामुखी विस्फोट के बराबर थी। किस्मत से आसपास कोई नहीं था, वरना कौन जानता है कि कितने लोग डर जाते। बहुत समय से हिली नहीं, सच में थोड़ी जोर लगाना पड़ा। बूढ़े याओ ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, चलो जल्दी से यह जगह छोड़ देते हैं, कहीं कुछ बड़े लोग जांच करने ना आ जाएं। आखिरकार जो जगह मुझे मिली उसे तुमने फिर से बर्बाद कर दिया। जियाओ डिंग ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। लैंड करने के बजाय वह सीधे दूर उड़ गया। बूढ़े याओ ने अफसोस से कहा, फिजिकल बॉडी न होना मुमकिन नहीं है। थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करने से भी मैं कमजोर हो जाता हूं और मुझे अभी हर जगह छिपना पड़ता है। बोलने के बाद वह रोशनी की एक किरण में बदल गया और जियाओ डिंग के हाथ में अंगूठी के पास लौट आया। जल्द ही जब मैं कुछ और स्वर्गीय लपटें खा लूंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक शरीर बना पाऊंगा। जियाओ डिंग ने सहजता से कहा, कम से कम तुम बच्चे में कुछ विवेक तो है। बूढ़ा याओ बहुत संतुष्ट था। जियाओ डिंग ने बात बदल दी, तो तुम्हें कल्टीवेशन के लिए जितना हो सके उतना समय बचाने में मेरी मदद करनी चाहिए। इस तरह तुम्हें फिजिकल बॉडी पाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं, मैं बची हुई स्पिरिट बढ़ाने वाली गोलियों को रिफाइन करने का काम तुम पर छोड़ देता हूं। बूढ़े याओ के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तुम बच्चे सच में बहाने बनाना जानते हो, मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। तो मैं सही हूं। जियाओ डिंग ने इसे हल्के में लिया। अब से जरूरी प्रैक्टिस के अलावा मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करना भी तुम पर छोड़ दिया जाएगा। आप ऐसा ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी ज्यादातर मेडिसिनल पिल्स को मैंने रिफाइन ही नहीं किया है। बूढ़े और जवान आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए इस जंगल में अकेलापन नहीं था। इस बार जगह बदलने के बाद जियाओ डिंग ने सच में चुपचाप डू टेक्निक, खासकर अर्थ रैंक डू टेक्निक, फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी रूलर को सीखना शुरू कर दिया। बाकी समय वह अपनी फाइटिंग क्यूई को बढ़ाने के लिए स्पिरिट बढ़ाने वाली गोलियों पर निर्भर रहता था। इनमें से कोई भी स्पिरिट बढ़ाने वाली गोली खाने से इसका असर लगभग 1 हफ्ते तक रह सकता है। उसकी अपनी फाइटिंग क्यूई एब्जॉर्प्शन स्पीड दोगुनी होने के बाद कुल मिलाकर यह 20% से ज्यादा बढ़ गई, जो काफी अच्छी बात थी। ग्रैंड कॉम्पिटिशन शुरू होने से 3 दिन पहले जियाओ डिंग ने डू स्पिरिट को 2 स्टार दिलाने में कामयाबी हासिल की। अपने दायरे को मजबूत करने के बाद जियाओ डिंग आखिरकार वापस आ गया। सौर, इसे जारी रखो और दूसरे स्थान के लिए प्रयास करो। जिस दिन ग्रैंड कॉम्पिटिशन शुरू हुआ उस दिन मौसम साफ था और 10,000 मील तक आसमान में बादल नहीं थे। शहर, जो पहले से ही चहल-पहल वाला था, अब भीड़ से भर गया था। उनमें से ज्यादातर लोग शो देखने के लिए वहां थे और देखने की जगह इतनी भरी हुई थी कि पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती थी। भीड़ के बीच में एक धंसा हुआ प्लाजा था जो 10 झांग से ज्यादा ऊंचे प्लेटफॉर्म के एक घेरे से अलग था। ये वह जगह थी जहां कई अल्केमिस्ट मुकाबला करते थे और वे अभी रिफाइनिंग कॉम्पिटिशन के पहले राउंड की तैयारी कर रहे थे। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। अपने शक्तिशाली फिजिकल बॉडी पर भरोसा करते हुए जियाओ डिंग भीड़ में से जबरदस्ती निकल गया। जियाओ डिंग को आते देख कुछ अल्केमिस्ट के चेहरे तुरंत काले पड़ गए, जैसे उन्होंने प्लेग के देवता को देख लिया हो। वह सचमुच आया था। देखने के लिए सबसे अच्छी सीट पर बैठी याओ की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसकी मुस्कान में चाम था जिससे आसपास खड़े आदमियों के लिए नजरें हटाना नामुमकिन था। मुझे हैरानी है कि क्या इस बार वह कोई बड़ा सीन खड़ा करेगा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में मिशेल का चेहरा तमतमा गया। ये बच्चा सच में आया था। वह एक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट है। इस बार कुछ ही लोग उसके मुकाबले के हैं। मुझे हैरानी है कि क्या वह चैंपियनशिप जीत पाएगा। मिशेल ने मन ही मन कहा, यही वह आदमी है जिसने पिछली बार तुम्हें परेशान किया था। उसके बगल में फामा, जो और भी ज्यादा उम्र का लग रहा था, ने मिशेल की नजर का पीछा किया और जियाओ डिंग को भी देखा। वह वही है। इतने सालों में कोई भी इतने सारे अल्केमिस्ट को तकलीफ नहीं दे पाया। मिशेल ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। ओह, ये बुरा आदमी इसका इंतजार करने लगा है। अगर वह फिर से चैंपियनशिप जीतता है तो वह एक और रिकॉर्ड बनाएगा। फामा का जियाओ डिंग से कोई झगड़ा नहीं था, इसलिए वह उम्मीद से भरा चेहरा दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। जब उन्हें लगा कि जियाओ डिंग नियमों के अनुसार स्टेज पार कर लेगा तो जियाओ डिंग ऊंचे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ा होकर मुस्कुराया और उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। दर्शक जो दूसरे अल्केमिस्ट पर ध्यान दे रहे थे तुरंत खींच गए और जोरदार आवाजें गूंज उठी। डू क्यू विंग्स, वह बहुत जवान दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही डुवांग है? क्या यह नकली हो सकता है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जियाओ डिंग का लुक उसके दिखाए गए तरीकों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, जिससे कई लोगों ने शक जताया। अलग-अलग अल्केमिस्ट चर्चा सुनकर खुद को रोक नहीं पाए और देखने लगे। जिन लोगों ने जियाओ डिंग से डील किया था वे एक बार फिर हैरान थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि यह व्यक्ति 15 साल की उम्र में 4th ग्रेड अल्केमिस्ट था। ऐसे तरीके होना कोई बड़ी समस्या नहीं लगती थी। जिन अल्केमिस्ट ने जियाओ डिंग को नहीं देखा था वे असल में हैरान रह गए, जिसमें जियामा एम्पायर अल्केमिस्ट गिल्ड के चेयरमैन भी शामिल थे। क्या ये बच्चा डूलिंग नहीं है? वह कैसे उड़ सकता है? मिशेल अनजाने में खड़ा हो गया और कंफर्म कर लिया कि यह वही बच्चा था जिसने उसे दवाइयों का एक बैच ठगा था, किसी और ने नहीं। यह एक फ्लाइंग डू टेक्निक होनी चाहिए। कमाल की, फामा ने अनुमान लगाया। कोई हैरानी नहीं, लेकिन फ्लाइंग डू टेक्निक भी आसान नहीं है। मैंने सुना है कि ये चीजें खत्म हो गई हैं। मिशेल ने दुख जताया। स्विश, सबकी नजरों के नीचे जियाओ डिंग ने अपने पंख फड़फड़ाए और कॉम्पिटिशन की जगह पर सबसे ऊंची जगह की ओर उड़ गया। वह सचमुच उड़ गया। हे भगवान, इतनी कम उम्र में उड़ पाना, क्या वह राक्षस है? जियाओ डिंग, जो हवा में उड़ गया था, ने ये सुना। उसका शरीर कांप उठा और उसने उस आदमी को गुस्से से घूरा जिसने उसे मॉन्स्टर कहा था और जवाब दिया, तुम्हारा पूरा परिवार मॉन्स्टर है। वह कॉम्पिटिशन की जगह के बीच वाले ऊंचे प्लेटफॉर्म पर उतरे और हजारों अल्केमिस्ट और लाखों दर्शकों को नीचे देखते हुए मुस्कुराए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये चैंपियनशिप जीत रहा हूं। तुम लोग दूसरे स्थान के लिए कड़ी मेहनत करो। सब लोग हैरान रह गए। ये बहुत ज्यादा घमंडी बात थी, है ना? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वहां मौजूद कोई भी अल्केमिस्ट चैंपियनशिप के लिए उसके साथ मुकाबला करने के काबिल नहीं था? बच्चे, क्या तुम थोड़ा और शांत नहीं हो सकते? याओ लाओ को भी उम्मीद नहीं थी कि जियाओ डिंग ऐसा करेगा। वह पूरी तरह से नियमों के हिसाब से नहीं खेल रहा था। मुझे फेम चाहिए और बेहतर होगा कि मैं एक हाई स्पिरिटेड इंसान की इमेज बनाऊं। मैं जितना हाई प्रोफाइल रहूंगा दूसरे लोग मुझसे उतना ही सावधान रहेंगे। साथ ही जो लोग मेरे खिलाफ कुछ कर सकते हैं वे भी मुझे और नीची नजर से देखेंगे। जियाओ डिंग के अपने विचार थे। जियामा साम्राज्य में उसका हाई प्रोफाइल व्यवहार सभी को डराने के लिए काफी था। हालांकि जियामा साम्राज्य के बाहर के लोग उसके कामों की वजह से उसे घमंडी और घमंडी इंसान समझते थे। ये हरा बदमाश कहां से आया? क्या ये बीमार है? अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ है और वह कहता है कि चैंपियनशिप उसकी है। क्या उसे हमारी कोई इज्जत भी है? हमें दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए कहना, क्या ये हमें नीचा दिखाना नहीं है? वहां मौजूद अल्केमिस्ट जिनके साथ जियाओ डिंग ने धोखा नहीं किया था, सभी गालियां देने लगे। खांसी, छोटे दोस्त जियाओ डिंग, जवान लोगों के लिए शांत रहना सबसे अच्छा है। भले ही तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मुकाबला करने की ताकत हो, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। फामा को स्थिति संभालने के लिए खड़ा होना पड़ा। प्लीज तैयारी के लिए जगह ढूंढ लें।
हमारा पहला राउंड का कंपटीशन शुरू होने वाला है। क्या मैं एक बार में ही चैंपियनशिप जीत सकता हूँ? ज़ियाओडिंग ने कंधे उचकाए। यहाँ ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो 5वीं क्लास की गोली को भी ठीक कर सके, है ना? अगर मैं एक को ठीक करूँ तो क्या सबको यह नहीं मानना चाहिए कि मैं नंबर 1 हूँ? 5वीं क्लास की गोली। फामा का चेहरा बदल गया। क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? अपनी ज्यादा उम्र में वह सिर्फ 5th ग्रेड पीक पर था, जो गूली से थोड़ा ही बुरा था। फिर भी वह जियामा एम्पायर में दूसरे नंबर का अल्केमिस्ट था। ये नौजवान जो सिर्फ 15 साल का था, क्या सच में अपनी क्लास तक पहुंच पाया? भले ही वह 5वीं क्लास का छोटा सा स्कूल था, लेकिन वह बहुत डरावना था। आखिरकार अल्केमिस्ट होना ताकत से जुड़ा था, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं था। यह आत्मा की शक्ति से ज्यादा जुड़ा था। असल में अल्केमिस्ट बनने की क्वालिफिकेशन के लिए किसी को आम लोगों से ज्यादा सोल पावर के साथ पैदा होना पड़ता था। उनके जैसा कोई जो बुरा था और कई सालों से 5वीं क्लास में अटका हुआ था, सच में यह मान नहीं पा रहा था कि उसकी उम्र का 5वां हिस्सा भी नहीं, एक नौजवान भी 5वीं क्लास तक पहुंच गया है। शर्त कैसी रहेगी? अगर मैं मौके पर ही 5वीं क्लास की गोली को रिफाइन कर दूं, तो मुझे चैंपियनशिप दे दो और उन्हें दूसरे स्थान के लिए मुकाबला करने दो। ज़ियाओडिंग मुस्कुराया। उसके पास हेवनली फ्लेम होने की वजह से उसकी सोल पावर अपने आप में बहुत पावरफुल थी और अपने बेहतरीन कंट्रोल के साथ वह 6ठी क्लास की गोली को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता था। 5वीं क्लास सच में उसके लिए मुश्किल नहीं थी। ये बुरा आदमी अकेले फैसला नहीं कर सकता। मुझे सबकी राय देखनी होगी। फामा ने अपना सिर हिलाया। इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग शामिल थे और उनके लिए हुक्म से फैसला करना ठीक नहीं था। उन्होंने वाइस चेयरमैन और दूसरों की तरफ देखा। क्या सबको लगता है कि हमें उसे कोशिश करने देना चाहिए? अगर छोटा दोस्त ज़ियाओ सच में ये साबित कर दे कि वह 5वीं क्लास तक पहुंच गया है, तो उसके पास पहले से ही चेयरमैन बनने की काबिलियत होगी। ऑनरेरी चेयरमैन का टाइटल, जो कॉम्पिटिशन के इनामों में से एक है, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं होगा। मिशेल मुस्कुराया। मैं उसे कोशिश करने देने के लिए सहमत हूं। वाइस चेयरमैन का सपोर्ट मिलने के बाद फामा ने सिर हिलाया। तो ये बुरा आदमी भी मान जाता है। वैसे भी इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा और हम कंपटीशन एक साथ कर सकते हैं। इसे सबके कॉन्फिडेंस का टेस्ट भी माना जा सकता है। ये सुनकर बाकी लोगों में से ज्यादातर ने हाँ में सिर हिलाया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसमें सच में ये काबिलियत है। अगर वह सच में 5वीं क्लास की गोली को बेहतर बना सकता है, तो मैं मानने को तैयार हूं कि वह चैंपियन है। हंस, उसमें असली टैलेंट है या नहीं, ये जल्द ही पता चल जाएगा। सिर्फ एसोसिएशन के मैनेजर ही नहीं, बल्कि कई मुकाबले में शामिल अल्केमिस्ट भी इसका सपोर्ट कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर को इस बात पर यकीन नहीं था और वे चाहते थे कि ज़ियाओडिंग खुद को बेवकूफ बनाए। सिर्फ वे अल्केमिस्ट जिन्हें ज़ियाओडिंग ने ठगा था, उनके दिल में अजीब सा महसूस हुआ। यह आदमी सच में 5वीं क्लास की गोली को रिफाइन करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, है ना? ये बहुत डरावना होगा। 15 साल का 5th ग्रेड का अल्केमिस्ट 15 साल के डूलिंग से भी ज्यादा मुश्किल था। खास बात यह थी कि दोनों को मिलाया जा सकता था। आतंक पर आतंक केवल प्रोडिजी ही उसके बारे में बता सकता है। 101 5वीं कक्षा की खून ठंडा करने वाली गोली। जब सब अपने अपने विचार सोच रहे थे, तो फामा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि ऐसा है तो कंपटीशन का पहला राउंड अब शुरू होता है। ज़ियाओडिंग सीधे 5वीं क्लास की गोली को रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ सकती है। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अब वह काफी समय बचा सकता था और उसे लगातार कई दिनों तक यहाँ मुकाबला नहीं करना पड़ता था। ज़ियाओडिंग 5वीं क्लास की गोली बहुत एडवांस है। तुम्हें खुद ही गोली का फॉर्मूला तय करना होगा और दवा का सामान तैयार करना होगा। फामा ने उसे याद दिलाया। कोई बात नहीं, ज़ियाओडिंग ने हाल ही में काफी चीजें इकट्ठा की थी, इसलिए 5वीं क्लास की गोली के लिए जरूरी दवा का सामान इकट्ठा करना कोई दिक्कत नहीं थी। मैं खून कम करने वाली गोली लूंगा जिसे मैंने पहले रिफाइन किया है। हालांकि इसे खाने में बहुत दर्द होता है, लेकिन यह आखिरकार मुझे गोल्डन बॉडी टेक्निक में पूरी तरह से मास्टर होने में मदद करेगी। एक पल सोचने के बाद ज़ियाओडिंग ने दवाई का सामान निकाला। चच, तुम फिर से खून कम करने वाली गोली खाने वाले हो। पिछली बार तुमने कहा था कि तुम दूसरी गोली खाने के बजाय मरना पसंद करोगे। ज़ियाओडिंग ने जो सामान निकाला उसे देखकर याओ उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। ये खून ठंडा करने वाली गोली एक खास मेडिसिनल गोली थी जो उसे उस जमाने में गलती से मिल गई थी। ये इंसानों के खाने के लिए नहीं थी। इसका इस्तेमाल डेमोनिक बीस्ट परिवार अपने बच्चों को उनकी ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट करने या उनकी फिजिकल बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए करते थे। बेशक इंसान भी इसे खा सकते थे, लेकिन इसके लिए एक मजबूत फिजिकल बॉडी की जरूरत थी। फिर भी इसे खाने में बहुत दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे खून में आग जल रही हो। ये बहुत तकलीफदेह था। सीनियर सिस्टर पहले से ही एक ब्रेकअप थ्रू से गुजर रही है। मैं ज्यादा पीछे नहीं रह सकती। ज़ियाओडिंग ने गंभीर भाव से जवाब दिया। याओ एक पल के लिए चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले बोला, तुम्हारी कल्टीवेट स्पीड पहले से ही उसी लेवल के लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। सेंट्रल प्लेन्स के टॉप जीनियस भी इससे बेहतर नहीं है। क्या तुम्हें उसे पकड़ने के लिए इतनी जल्दी है? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी किसी दूसरी 5वीं क्लास की गोली के लिए दवा का सामान इकट्ठा नहीं कर सकता। ज़ियाओडिंग ने अजीब तरह से कहा। उसके पास दवा का बहुत सारा सामान था, लेकिन 5वीं क्लास की गोली के लिए दूसरा सेट बनाने के लिए काफी नहीं था। हे बहुत अच्छा, ये बुरा आदमी तुम्हें कोई नया पिल फॉर्मूला नहीं देगा। बस इस बार जो खून कम करने वाली गोली तुम रिफाइन करोगे उसे खाना याद रखना। याओ अजीब तरह से हंसा। बाद में खून कम करने वाली गोली खाते हुए ज़ियाओडिंग के चिल्लाने का सीन देखने का इंतजार कर रहा था। ये बस दर्द का समय है। तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैं डर गया हूं। ज़ियाओडिंग ने अपने होंठ से कोड़े मेडिसिन कॉर्डन निकाला, ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम छोड़ा और ऑफिशियली रिफाइनिंग शुरू कर दी। स्वर्गीय लॉ के उतार चढ़ाव से वहां मौजूद अल्केमिस्ट में हलचल मच गई। जिन्होंने इसे देखा था वे ठीक थे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा था वे इतने हैरान थे कि कई तो ये भी भूल गए कि कंपटीशन शुरू हो चुका है। ज़ियाओडिंग ने सबको नजरअंदाज किया। खून के रंग की चट्टान जैसा दिखने वाला एक अजीब सा दवा वाला टुकड़ा पकड़ा और उसे रिफाइन करने के लिए बहुत सारी नीली आग की लपटें थीं। इस दवा वाले पदार्थ को ड्रैगन ब्लड एसेंस कहा जाता था। बेशक यह असली ड्रैगन ब्लड नहीं था। ये बस एक खास दवा वाला पदार्थ था जिसमें जबरदस्त यांग एट्रिब्यूट वाली दवा वाली शक्ति थी और यह खून बुझाने वाली गोली को रिफाइन करने का मुख्य इंग्रेडिएंट था। आम पौष्टिक दवाइयों के लिए थोड़ा सा डालना ही काफी था। उसे इतना बड़ा टुकड़ा डालते देखकर कई लोग हैरान रह गए। ये बदमाश किस तरह की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर रहा है? ड्रैगन ब्लड एसेंस का इतना बड़ा टुकड़ा मिला रहा है, क्या उसे किसी के फटने का डर नहीं है? फामा हैरान दिखी। यह शायद कोई खास दवाई है जो शरीर को मजबूत बना सकती है। मिशेल ने अंदाजा लगाया। उनकी नजरें ज़ियाओडिंग पर टिक गईं। वे ये जानने को उत्सुक थे कि यह किस तरह की मेडिसिनल पिल होगी। यह मेडिसिन कॉर्डन तुम्हारे वाले से बहुत घटिया है। फ्रैंक के मेडिसिन कॉर्डन को कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद ज़ियाओडिंग थोड़ा नाखुश था। हम मेरी काली दानव कड़ाही हेवनली कड़ाही रैंकिंग में है। इसकी तुलना 4th ग्रेड अल्केमिस्ट की मेडिसिन कड़ाही से कैसे की जा सकती है? याओ ने खारिज करते हुए कहा, उनकी तुलना करना इसका अपमान है। ठीक है, आपकी काली दानव कड़ाही कमाल की है, लेकिन ये सिर्फ गोलियां बनाने के लिए है। क्यों ना इसका इस्तेमाल एक दिन लोगों को कुचलने के लिए किया जाए ताकि इसका इस्तेमाल और बढ़ सके। दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास यह मेडिसिन कॉर्डन है, इसलिए मैं तुम्हें अब ब्लैक डेमन कॉर्डन इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। इसे इस्तेमाल करते रहो। यह एक अल्केमिस्ट के तौर पर तुम्हारे लेवल को बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद है। मैं गलत था। मैंने जो कहा मैं उसे वापस लेता हूं। ज़ियाओडिंग ने बेशर्मी से कहा। वह ज़ियाओडिंग से बात करने के मूड में था। इसका मतलब था कि उसका प्रेशर अभी पीक पर नहीं पहुंचा था। हालांकि मेडिसिन कॉर्डन थोड़ा घटिया था और उसका असर भी था, लेकिन उसके पास रिफाइनिंग का जरूरी अनुभव था। इसलिए ज़ियाओडिंग ने अपना ध्यान 4 हिस्सों में बांटकर लगातार आगे बढ़ना जारी रखा। आग को कंट्रोल करने के लिए अपना ध्यान बांटने की उसकी काबिलियत ने वहां मौजूद सभी अल्केमिस्ट को हैरान कर दिया। वे जानते थे कि उसके पास सच में असली हुनर है और आम लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों हुआ। अरे, आवाज का इस्तेमाल करके गंदगी हटाना एक बढ़िया तरीका। फामा जो स्टेज से देख रही थी उसकी आंखें चमक उठी। ये बस दूसरों पर थोड़ा असर डालता है। मिशेल ने एक आदमी की तरफ देखा जो अपनी रिफाइनिंग में फेल हो गया था क्योंकि उस पर आवाज का असर हुआ था। अगर उनमें इतना भी धैर्य नहीं है तो उनका फेल होना आम बात है। फ्रैंक को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। इस समय ज़ियाओडिंग ने दवा के सामान के एक हिस्से की ओर इशारा किया। एक बवंडर आया जिसने दवा के लिक्विड को घुमाया और ज्यादा अशुद्धियां अलग हो गईं। इस बार याओ भी थोड़ा हैरान हुआ। बुरा नहीं है, आपने अशुद्धियों को दूर करने का एक और तरीका निकाल लिया है। क्या तुमने कुछ सीखा? ज़ियाओडिंग जी की मुस्कान के साथ बोला। वह अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसे यकीन था कि बहुत से अल्केमिस्ट इसमें माहिर नहीं थे और शायद याओ को भी यह नहीं पता था। इस बुरे आदमी को इन तरीकों की जरूरत नहीं है। मैं सोल पावर पर भरोसा करके सीधे इंप्योरिटीज हटा सकता हूं। याओ ने गर्व से कहा। सीखने के लिए आपका रवैया विनम्र होना चाहिए, तभी आप सुधार जारी रख सकते हैं। ज़ियाओडिंग ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम बदमाश अब मुझे लेक्चर दे रहे हो। तुम्हारा टीचर कौन है? याओ अपनी दाढ़ी बना रहा था और रिंग की जगह में घूर रहा था। जिन्होंने इस स्किल में महारत हासिल कर ली है वे टीचर हैं। ज़ियाओडिंग ने शांति से जवाब दिया। याओ ने अपने होंठ हिलाए। भूल जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। यह एक गोली बनने वाला है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं भटकाऊंगा। उसने मन ही मन कहा, इस बच्चे में सच में टैलेंट है। सोचो, इसने खुद ही इतनी सारी अनोखी टेक्निक बना ली है। ज़ियाओडिंग जानता था कि याओ बस अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था।
चुपके से मुस्कुराते हुए उसने अपना ध्यान मेडिसिन कॉर्डन पर लगाया, जहां रंग-बिरंगे मेडिसिनल लिक्विड ने अपना फ्यूजन शुरू किया। अगर दो मेडिसिनल मटेरियल एसेंस के फ्यूजन से केमिकल रिएक्शन होता है, तो कई मेडिसिनल मटेरियल एसेंस के फ्यूजन से होने वाला रिएक्शन और भी ज्यादा होगा और उसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल होगा। साथ ही दवाइयों का ग्रेड जितना ऊंचा होता है, उसमें मौजूद एनर्जी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है और फ्यूजन के दौरान रिएक्शन उतना ही तेज होता है। एक बार जब दोनों को मिला दिया जाता है, तो जाहिर है दवा की गोली जितनी एडवांस होती है, उसे रिफाइन करना उतना ही मुश्किल होता है। हालांकि खून ठंडा करने वाली गोली के लिए ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनमें मौजूद एनर्जी एक आम 5वीं क्लास की गोली से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वह जमने लगी, एनर्जी में एक अलग उतार चढ़ाव फैल गया। ये सच में एक 5वीं क्लास की गोली है, सच में कमाल की। फामा, जो शियाओ डिंग को देख रही थी, बोली, 5वीं क्लास की गोली कामयाब होने पर एक रंगीन दवा वाली खुशबू पैदा करने के अलावा उसमें मौजूद बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से एक अलग एनर्जी का विस्फोट भी करेगी। एक बार जब इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो भट्टी को नष्ट करना और गोली को बर्बाद करना छोटी बात थी, इससे किसी की जान को भी खतरा हो सकता था। यह एक ऐसी सीमा थी जिसे फोर्थ ग्रेड एल्केमिस्ट के लिए पार करना मुश्किल था। काफी ताकत, शक्तिशाली सोल पावर और कंट्रोल के बिना इसे पूरा करना मुश्किल था। लेकिन इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस देखकर, जिसके पास संबंधित अनुभव था, वह ये भी देख सकता था कि मेडिसिनल पिल्स याओडिंग के कंट्रोल में थी। ये नौजवान सच में बहुत डरावना है। वहां भरने से खुद को रोक नहीं सका। सच में, मुझे सच में नहीं पता कि कौन सा अल्केमिस्ट ऐसे शिष्य को सिखा सकता है। पहली बार मिशेल ने तारीफ भरी नजर से देखा। इस नौजवान की टेक्निक और अल्केमी के लेवल ने उसे पहले ही कायल कर दिया था। वह जियामा एम्पायर के इतिहास में 5th ग्रेड अल्केमिस्ट के स्टेटस के साथ कंपटीशन में चैंपियनशिप जीतने वाला शायद पहला व्यक्ति होगा और वह सिर्फ 15 साल का है। फामा ने मुश्किल अंदाज में कहा, पिछले सेशन का गुहे भी उसके मुकाबले कुछ ज्यादा ही पीछे रह गया है। पीएस, आज भी 10,000 शब्द अपडेट हुए हैं। मुझे कल बाहर जाना है, इसलिए मैं ब्रेक लूंगा और थोड़े कम हो जाएंगे। 102 चैंपियनशिप जीतो। हम गुहे उस समय 30 साल का था। कन्वेंशन के लिए उनकी लिमिट पूरी हो रही थी। अगर वह इस उम्र तक पहुंच जाता, तो शायद वह 6th रैंक या 7th रैंक का अल्केमिस्ट होता। फामा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। इंसानों और जानवरों के बीच के अंतर से ज्यादा लोगों के बीच का अंतर सच में ज्यादा है। जियामा साम्राज्य में ऐसा जीनियस बहुत कम देखने को मिलता है, शायद 10,000 साल में एक बार। फ्रैंक ने भी भावुक होकर आह भरी। जियामा साम्राज्य तो उस समय अस्तित्व में भी नहीं था। ओटो ने बुदबुदाया, ये तो बस एक कहावत है। फ्रैंक ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन जियाओ डिंग के सामने मेडिसिन कॉर्डन देखकर उसे अचानक कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। अगर उसकी मेडिसिन कॉर्डन का इस्तेमाल ऐसे जीनियस ने किया, तो बाद में जब वह इसका जिक्र करेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। याओ ये ने जियाओ डिंग को खाली नजरों से देखा, उसका चेहरा लाल हो गया था। असल में वह ऐसे शानदार आदमी से चूक गई थी। फिर उसने धीरे से आह भरी, वह बहुत घमंडी और घमंडी है। अगर मैंने उस समय उसे भर्ती करने के लिए ज्यादा कीमत भी दी होती, तो भी शायद उसे लालच नहीं आता। ऐसे जीनियस को जियामा एम्पायर से बंधना नहीं चाहिए। दर्शकों के बैठने की दूसरी जगहों पर नालान जी ने हैरानी से देखा कि जियाओ डिंग कॉन्फिडेंट दिख रहा था और 5वीं क्लास की गोली को बेहतर बनाने के लिए जो फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। इस व्यक्ति का नाम हमारे ससुराल वालों की तरफ से सबसे बड़े यंग मास्टर के नाम जैसा ही क्यों है? क्या वे एक ही व्यक्ति हैं? उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह शायद नामों का संयोग है। तभी उनके नीचे काम करने वालों में से एक पास आया और फुसफुसाया, मास्टर, हमने अभी जो खबर पूछी थी, वह यह है कि यह जियाओ डिंग असल में वुतान शहर में जियाओ परिवार का सबसे बड़ा यंग मास्टर है। आधे महीने पहले याओ ये ने कई अल्केमिस्ट के सामने जियाओ डिंग की पहचान बताई थी। इस दौरान ये खबर ज्यादातर अल्केमिस्ट कम्युनिटी में फैली, लेकिन जिसने भी पूछने की कोशिश की उसे जल्दी पता चल गया। क्या? नालान जी हैरानी से उछल पड़े। उनके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को पकड़ लिया। ये फिर से कहो। बाद वाले ने एक अजीब सी मुस्कान दी। मास्टर, आपने गलत नहीं सुना। मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने दूसरे चैनल से चेक किया। ये सच में सच है। ये व्यक्ति असल में हमारे ससुराल वालों का सबसे बड़ा यंग मास्टर है। नालान जी ने बहुत इंतजार किए जा रहे जियाओ डिंग को खाली नजरों से देखा। कोई हैरानी नहीं कि मुझे लगा कि वह थोड़ा जियाओ लिन जैसा दिखता है। उस आदमी का तो सच में बहुत ताकतवर होता है। वह सिर्फ जबरदस्त नहीं है, वह एक प्रोडिजी है। उनके नीचे काम करने वाले ने तारीफ में सिर हिलाया। इस उम्र में इस लेवल को पाना सिर्फ जियामा एम्पायर में ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी एम्पायर में कोई और नहीं कर सकता था। लगता है कन्वेंशन खत्म होने के बाद मुझे खुद जियाओ परिवार से मिलना चाहिए। यानरान और उनके तीसरे बेटे की सगाई हो गई है, लेकिन हम अभी तक उनसे मिलने नहीं गए हैं। नालान जी ने मन ही मन बुदबुदाया। दादाजी, क्या वह जियाओ परिवार का कोई व्यक्ति है? उसके बगल में एक चमकदार आंखों वाली, गोरी चमड़ी वाली लड़की ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, यानरान, तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि बाद में जियाओ परिवार तुम्हें नीची नजर से न देखे। नालान जी ने अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी सगाई जियाओ परिवार के तीसरे बेटे से हुई है। क्योंकि उसका बड़ा भाई इतना होनहार है, इसलिए उसकी आगे की कामयाबी भी कम नहीं होगी। इस बारे में बात करते हुए उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने उस समय यानरान की सगाई इस युवक से क्यों नहीं करवाई? नालन यानरान कॉम्पिटिशन एरिया के बीच में खड़ी उस पर्सनैलिटी को खाली नजरों से देख रही थी। ये पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से कई ताकतवर अल्केमिस्ट और यहाँ तक कि उसके दादाजी को भी अपना रवैया बदलना पड़ा। भाई नालन, बधाई हो। जोरदार हंसी के बीच शानदार कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी पास आया। ओल्ड न्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? नालन जी मुस्कुराए। भाई नालन को तो खबर मिल ही गई होगी। ये जोशीला जीनियस तुम्हारे ससुराल वालों की तरफ से है। अगर भविष्य में जियाओ परिवार तरक्की करता है, तो तुम्हारे नालन परिवार को भी फायदा होगा। क्या ये बधाई देने लायक नहीं है? बूढ़ा आदमी हंसा। वह परिवार का मुखिया मू चेन डू किंग का एक्सपर्ट था। हाँ, सही कहा। इस बार आपके नालन परिवार ने सच में दूर की सोच दिखाई। पहले हमें लगा कि ये दुख की बात है कि आपने अपनी पोती की सगाई देते हुए शियाओ परिवार के वंशज से कर दी, लेकिन अब लगता है कि आप सच में दूर की सोच वाले थे। एक और ऐड आए जो टेंग शान थे, जो मित्तल फैमिली के एक्सपर्ट थे, जो जियामा एम्पायर के 3 महान परिवारों में से एक था। ओह, ऐसा मत कहो। हमारा नालन परिवार जिससे शादी कर रहा है, वह उसका तीसरा भाई है। आप सबके पास अभी भी सीधे उसके परिवार में या जियाओ परिवार के दूसरे नौजवानों से शादी करने का मौका है। नलन जी ने हल्की सी मुस्कान दी। न्यू परिवार के मुखिया और टेंग शान की आंखें चमक उठी। क्या यह एक मौका नहीं था? इस बूढ़े आदमी को अभी याद आया कि उसे कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। टेंग शान ने पहले तो आकर बैठने का प्लान बनाया था, लेकिन अब वह तुरंत मुड़ा और चला गया। धत्तेरे की, उस बूढ़े ने इतनी तेजी से रिएक्ट किया। न्यू परिवार का मुखिया भी तुरंत उनके पीछे पीछे चला गया। नालन जी हैरान रह गए। उन्होंने तो बस यूं ही कह दिया था, लेकिन उन दो बुरे लोगों ने इसे सीरियसली ले लिया। तभी कंपटीशन एरिया में अचानक एनर्जी का एक जबरदस्त झोंका आया, जिसने उसका ध्यान खींचा। क्या वह सफल हुआ? सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरी ऑडियंस ने अपनी सांस रोक ली थी। उनकी नजरें जियाओ डिंग पर टिकी थी। मेडिसिन कॉर्डन से लगातार खूनी एनर्जी की एक बड़ी लहर निकल रही थी। अच्छी बात यह थी कि जियाओ डिंग सबसे ऊंची जगह पर खड़ा था, नहीं तो इस एनर्जी के फटने से कई मुकाबला करने वाले अल्केमिस्ट पर असर पड़ सकता था और वे फेल हो सकते थे। जियाओ डिंग से एक शक्तिशाली डू क्यू निकला और उसकी सोल पावर बढ़ गई, जिससे आखिरी समय में फेलियर को रोकने के लिए पूरे मेडिसिन कॉर्डन पर कंट्रोल हो गया। एनर्जी के फटने के बाद मेडिसिन कॉर्डन से एक पर्पल मेडिसिनल खुशबू निकली, जो शाम की चमक की तरह हवा में बनी रही, घनी हो गई और फैल नहीं रही थी और बहुत अजीब लग रही थी। जियाओ डिंग शांत दिख रहा था। उसने स्ट्रेंज फ्लेम को कंट्रोल करके उसे बेहतर और एक जगह इकट्ठा किया और आखिरी मेडिसिनल पावर को मेडिसिनल पिल में इकट्ठा किया। यह आखिरी पिल कलेक्शन प्रोसीजर था और इसमें अभी भी सावधानी की जरूरत थी। आखिरी स्टेप पूरा करने के बाद मेडिसिन कॉर्डन में एनर्जी पूरी तरह से कम हो गई। तभी जियाओ डिंग ने स्ट्रेंज फ्लेम को वापस लिया और मेडिसिन कॉर्डन को टैप किया। ढक्कन खुला और एक बैंगनी रंग की मेडिसिनल पिल बाहर निकली। ये लोंगन के साइज की थी, हल्की चमक लिए हुए और हवा में ऊपर नीचे ऐसे तैर रही थी जैसे उसमें अपनी ही जान हो। इससे एनर्जी में उतार चढ़ाव आया और इसमें एक रंगीन दवा वाली खुशबू है, ये जरूर पूरा होगा। फामा खड़ा हुआ, उसकी पीठ से एनर्जी विंग्स निकल रहे थे। वह वॉइड रेल के एक हिस्से में उड़कर आया और जियाओ डिंग के सामने आ गया। आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं अभी चैंपियनशिप ले लूंगा। जियाओ डिंग मुस्कुराया, लेकिन ये सोचकर कि उसे अभी भी ये दवाई की गोली खानी है, उसका मुंह फड़क उठा। ये चीज असल में इंसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं थी। वाइस प्रेसिडेंट मिशेल और एल्केमिस्ट गिल्ड के कई एल्डर्स भी आए। हवा में लगी मेडिसिनल पिल को देखकर उनकी आंखें चमक उठी।
जियाओडिंग ने हाथ हिलाकर खून कम करने वाली गोली फामा को जांच के लिए दे दी। फामा ने कुछ पलों तक उसे देखा और सिर हिलाया। इसका आकार बिल्कुल गोल है, इसमें दवा की शक्ति है और रंग ट्रांसपेरेंट है, ये सुप्रीम ग्रेड है। कमाल है, ये बूढ़ा आदमी भी शायद इस क्वालिटी को बेहतर नहीं कर पाएगा। मिशेल ने लगातार तारीफ करते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह उन तरीकों की वजह से है जिनका इस्तेमाल यंग फ्रैंक ने अभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया था, जिससे दवा की शक्ति बहुत ज्यादा शुद्ध हो गई। फ्रैंक सोच में पड़ गया, चुपके से जियाओडिंग की इस्तेमाल की हुई टेक्निक नोट कर रहा था और लौटने पर उन्हें एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहा था। जियाओडिंग मुस्कुराया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे हैरानी है कि क्या वहां मौजूद किसी कंटेस्टेंट को भरोसा है कि वे मुझसे आगे निकल सकते हैं। कई कंटेस्टेंट हैरान रह गए, सभी ने सिर हिलाते हुए अजीब सी मुस्कान दी। क्या मजाक है, उन्हें तो छोड़िए, इस कन्वेंशन के जज भी कुछ ही लोग ये कहने की हिम्मत करेंगे कि वे जियाओडिंग से आगे निकल सकते हैं। फामा ने अपना गला साफ किया और पहले हुए एग्रीमेंट के अनुसार कहा, क्योंकि कोई भी जियाओडिंग को चैलेंज नहीं कर रहा है, इसलिए यह बुरा आदमी पहले ही बता देगा कि जियाओडिंग इस अल्केमिस्ट कन्वेंशन का चैंपियन है। दर्शक हंगामा करने लगे, इस अल्केमिस्ट कन्वेंशन का चैंपियन ऐसे ही तय हो गया। ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया। 103 छठी क्लास की गोली का फॉर्मूला इनाम उन्होंने अभी तक काफी नहीं देखा था, लेकिन कन्वेंशन को दूसरा स्थान तय करना जारी रखना होगा, तब अच्छे इनाम भी मिलेंगे और वे अल्केमिस्ट गिल्ड के एल्डर्स बन सकते हैं। फामा मुस्कुराई, इस बार जियाओडिंग का आना अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी वजह से कंपटीशन रुक नहीं सका। कंटेस्टेंट्स ने राहत की सांस ली। हालांकि जियाओडिंग ने उनका दिल जीत लिया था, फिर भी उनके पास इस कंपटीशन में चमकने का मौका था, इसलिए जारी रखने का असल में ज्यादा असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो लोग असल में चैंपियनशिप जीतना चाहते थे, वे भी अब अल्केमिस्ट गिल्ड के एल्डर बनकर खुश थे। वे खुद को जियाओडिंग जैसे प्रोडिजी से कंपेयर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियाओडिंग, कृपया इस तरफ आओ। फामा जियाओडिंग को मेन प्लेटफॉर्म पर ले गए और चिढ़ाते हुए कहा, अगर उन्होंने पहले ही कंफर्म नहीं किया होता कि तुम अपनी उम्र नहीं छिपा रहे हो, तो ये बुरा आदमी सोचता कि तुम कोई बूढ़े हो जो जवान होने का नाटक कर रहे हो और परेशानी खड़ी कर रहे हो। क्या कोई परेशानी खड़ी करने वाला मेरे जितना घमंडी होने की हिम्मत कर सकता है? जियाओडिंग ने कंधे उठा दिए। हे, ये सच है। अगर कोई बुरा आदमी सच में मुसीबत खड़ी करने के लिए जवान आदमी का भेष बदलेगा तो वह पक्का चालाक होगा। फामा खिलखिलाकर हंसे और कन्वेंशन के लिए पहले से तैयार चैंपियनशिप इनाम निकालकर जियाओडिंग को दे दिया। एक मानद राष्ट्रपति को दिखाने वाला प्रतीक और चोगा था और दूसरा एक स्क्रॉल था। बधाई हो, आपने हमारे जियामा एम्पायर के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पहले कभी नहीं हुआ और शायद कभी पार नहीं किया जा सकेगा। धन्यवाद। जियाओडिंग ने इसे लिया और स्क्रॉल को देखा। क्या यह एक पिल फॉर्मूला है? हाँ, ये छठी क्लास की गोली के लिए एक पिल फॉर्मूला है जो हमारे अल्केमिस्ट गिल्ड के सालों के कलेक्शन में से एक है। फामा ने सिर हिलाया। इस पिल फॉर्मूला को यूंग पिल कहते हैं। ये डूलिंग से लेकर डुवान तक के लोगों के लिए सही है और इसका असर ठीक वैसा ही है जैसा इसके नाम से पता चलता है। यह अंदरूनी अंगों को पोषण दे सकता है, क्योंकि इसकी दवा की ताकत काफी हल्की है, इसलिए डूलिंग लेवल के लोग भी इसे ले सकते हैं। हालांकि यह सीधे फाइटिंग क्यूवी को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ये किसी की नींव को मजबूत कर सकता है, शरीर को मजबूत कर सकता है और इस तरह ताकत का एक बड़ा जमावड़ा कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये थोड़ा चिकन ब्रिज जैसा है ना? जियाओडिंग ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये बुरा नहीं है, यह मेरे लिए उपयोगी है। खून कम करने वाली गोली के मुकाबले ये यूंग गोली लेने में कम दर्द वाली होनी चाहिए। वह इसे आजमाने में दिलचस्पी रखता था। यह अच्छी बात है कि यह काम का है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे जियामा एम्पायर का अल्केमिस्ट गिल्ड खास ताकतवर नहीं है। ये पहले से ही अच्छा है कि हम कन्वेंशन रिवॉर्ड के तौर पर कुछ आम छठी क्लास की गोली के फॉर्मूले जमा कर सकते हैं। फामा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। फिर भी आप सभी को सहन करने के लिए धन्यवाद। इस बार ये जूनियर जवान और लापरवाह था और उसकी हरकतें थोड़ी आपत्तिजनक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। जियाओडिंग ने वहां मौजूद 4th ग्रेड अल्केमिस्ट और 5th ग्रेड अल्केमिस्ट की तरफ मुट्ठी बांधकर माफी मांगी। ये लोग फाइटिंग क्यूवी कॉन्टिनेंट में ज्यादा नहीं थे, लेकिन जियामा एम्पायर में उनकी बहुत ताकत थी। अपने परिवार की खातिर उसे विनम्र होना चाहिए। युवा लोगों में थोड़ा घमंड होना आम बात है। फामा बहुत खुश हुए और उनका मूड भी काफी सुधर गया। दूसरों ने भी सिर हिलाया, ये जानते हुए कि यह नौजवान बहुत ज्यादा घमंडी नहीं हुआ है और उसे अभी भी खुद का एहसास है। एक वाक्य से जियाओडिंग ने सबका नजरिया बदल दिया और बहुत कुछ हासिल किया। मैं आप सबको कंपटीशन देखने से डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। जियाओडिंग वापस जाकर देखना चाहता था कि उसकी सीनियर सिस्टर यून ने अपना ब्रेकअप पूरा कर लिया है या नहीं। क्या यंग फ्रेंड जियाओ इतनी जल्दी में जा रहा है? फामा ने सोचा कि जियाओडिंग कुछ दिनों तक यहीं अपना चेहरा दिखाता रहेगा और खुश होता रहेगा। नहीं, इस बार एल्केमी के दौरान मुझे कुछ बातें समझ में आई। मुझे वापस जाकर सीरियसली सोचना होगा ताकि उम्मीद है कि कुछ प्रोग्रेस हो सके। जियाओडिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना शो पहले ही कर लिया था, अगर बहुत ज्यादा रुकता तो इसका मतलब होता कि बहुत सारे लोग उससे बात करने आ जाते, जो सच में मजेदार नहीं था। ठीक है यंग फ्रेंड, प्लीज आगे और बातचीत के लिए गिल्ड में आइए। फामा ने विनम्रता से कहा, मैं करूंगा। जियाओडिंग ने सिर हिलाया, फिर अपने पंख फैलाए और उड़ गया। भीड़ की जलन भरी निगाहों के नीचे से निकल गया। दूसरी तरफ से आए नालान जी ने जियाओडिंग को गायब होते देखा और अपने घुटने पर थपकी दी। मुझे देर हो गई है, ये लड़का जाने की इतनी जल्दी में क्यों है? ये बुरा आदमी उसके साथ चलना चाहता था। कई दूसरे लोग जो जियाओडिंग से मिलने आने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी अफसोस हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि जियाओडिंग से दोस्ती करने का मौका कुछ समय के लिए चला गया था। ऐसा लगता है कि हम अपनी बात कहने के लिए सिर्फ जियाओ फैमिली के पास ही जा सकते हैं। उन्होंने अपना टारगेट बदल दिया, क्योंकि जियाओडिंग से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए वे जियाओ फैमिली को बधाई देने जा सकते थे, जो शायद बेहतर होता। जियाओडिंग ने पीछे मुड़कर देखा, दूर से इन लोगों को देखते हुए, और अफसोस से कहा, मैंने गिफ्ट लेने का एक अच्छा मौका गंवा दिया। हालांकि उनकी चीजें बस एवरेज हैं, ज्यादा परेशानी से बचने के लिए चलो वे सब फैमिली को दे देते हैं, फैमिली को उनकी जरूरत है। उसने अंदाजा लगाया कि कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर जियाओ फैमिली का फायदा उठाएंगे, इसलिए वह वहां से चला गया। आप अभी भी काफी फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपने सारे फायदे अपने लिए नहीं लिए। याओ लाओ ने उनकी प्रशंसा की, खास तौर पर मुझे उन चीजों की परवाह नहीं है जो वे देते हैं। जियाओडिंग हंसा, अपनी स्पीड बढ़ाई और क्लाउड मिस्ट सेट की ओर उड़ गया। कुछ समय बाद सेट में लौटने के बाद जियाओडिंग अभी उतर रही था कि उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे मिले। ग्रैंड एल्डर और गूहे अपनी सीनियर सिस्टर के घर से नीचे आ रहे थे, उनके छोटे से आंगन से गुजर रहे थे। भतीजा शिक्षु जियाओडिंग। ग्रैंड एल्डर मुस्कुराए, क्या रिजल्ट रहे? मैंने सुना कि तुम आधे महीने पहले इंपीरियल कैपिटल में अल्केमिस्ट के बीच फेमस हो गए थे और अल्केमिस्ट कन्वेंशन में हिस्सा लेने वाले थे। क्या तुम टॉप कुछ लोगों में शामिल हुए? जहां तक मुझे पता है कन्वेंशन आज ही शुरू हुआ है और फाइनल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वह टॉप रैंक में कैसे हो सकता है? गूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने जियाओडिंग को थोड़ी नाराजगी से देखा। मैंने सुना है कि तुम इतने लकी थे कि आधे महीने पहले 4th ग्रेड अल्केमिस्ट असेसमेंट पास कर लिया और अपने कई साथियों से पैसे भी ऐंठ लिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ टैलेंट है और तुम ओल्ड सैक मास्टर के शिष्य हो, तुम जो चाहो कर सकते हो? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि काम कैसे करना है? जियाओडिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। गूहे, मेरे मामले में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बेहतर है कि तुम दखल न दो। आप। गूहे गुस्से में था, लेकिन ये याद करते हुए कि वह जियाओडिंग को हरा नहीं सकता, वह सिर्फ यूलिंग से कह सका, ग्रैंड एल्डर मुझे बस चिंता है कि वह सैक के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। उसे देखो, वह मेरे अच्छे इरादों की कदर नहीं करता। बड़े गो, गुस्सा मत होइए। जियाओडिंग अभी भी छोटा है और इतना सोच नहीं सकता। यूलिंग ने अपना सिर हिलाया। वह पहले से ही यून का मंगेतर है, वह अभी भी जवान कैसे है? गूहे ने जवाब दिया, पूरी तरह से लेमन स्पिरिट। जियाओडिंग को यह मजेदार लगा। ये गूहे उससे नाखुश था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, जो काफी दिलचस्प था। ठीक है गूहे, मैंने पहले ही चैंपियनशिप जीत ली है और कन्वेंशन में सभी अल्केमिस्ट को हरा दिया है, इसलिए ज्यादा बिजी रहना बंद करो। जियाओडिंग ने चैंपियनशिप अवार्ड के कपड़े और निशान निकाला। गूहे से बहस करने में उसे आलस आ रहा था। ये है मानद राष्ट्रपति का प्रतीक। गूहे हैरान रह गया, उसके पास भी इनमें से एक निशान था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लॉजिकली कंपटीशन तो आज ही शुरू हुआ है, तुम कैसे? हालांकि वह जिद्दी था, लेकिन उसे दिल से पता था कि इस लड़के ने सच में चैंपियनशिप जीती है और उस समय की उसकी उपलब्धियों से कहीं आगे निकल गया है। इतने सारे सवाल क्यों? अगर आप जानना चाहते हैं तो खुद जाकर देख लें। जियाओडिंग ने हाथ हिलाकर बीच में टोका और खुश होकर हैरान यूलिंग से कहा, महाशय मेरी सीनियर सिस्टर कैसी हैं? क्या उनका ब्रेकअप थ्रू आसान रहा? उसने अभी सेक मास्टर के लिए जरूरी मेडिसिनल पिल्स तैयार की हैं और उसके बाद ही ऑफिशियली अपना ब्रेकअप थ्रू शुरू किया है। इस बुरे आदमी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्रैंड एल्डर ने हंसते हुए कहा। सेक मास्टर डू 1 तक पहुंचने वाला है। भतीजे अप्रेंटिस जियाओडिंग, तुमने इतनी कम उम्र में
एल्केमिस्ट कन्वेंशन जीता है और ऑनरेरी प्रेसिडेंट बन गए हो। जल्द ही ये डबल ब्लेसिंग होगी। उसने अभी सेक मास्टर के लिए जरूरी मेडिसिनल पिल्स तैयार की हैं और उसके बाद ही ऑफिशियली अपना ब्रेकअप शुरू किया है। इस बुरे आदमी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्रैंड एल्डर ने हंसते हुए कहा। सेक मास्टर डू हुआन तक पहुंचने वाला है। भतीजे अप्रेंटिस जियाओडिंग, तुमने इतनी कम उम्र में एल्केमिस्ट कन्वेंशन जीता है और ऑनरेरी प्रेसिडेंट बन गए हो। जल्द ही ये डबल ब्लेसिंग होगी। अभी ब्रेकअप शुरू किया है। मुझे लगा था कि वह पहले ही सफल हो गई है। जियाओडिंग को थोड़ा अफसोस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही अपनी पत्नी से नहीं मिल पाएगा। 104 प्रोटेक्टर द्वारा टारगेट किया गया। यह इतना आसान नहीं है। यह एक बड़े दायरे का ब्रेकअप है, इसलिए बहुत सी चीजों को तैयार करने की जरूरत है। सेक मास्टर को भी अपने पीक पर खुद को एडजस्ट करने की जरूरत है। ये सिर्फ 1 या 2 दिन में पूरा नहीं होगा। युनलिंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है तो जियाओडिंग ये भी जानता था कि यून उसके जैसी नहीं थी। उसके पास मदद के लिए ज्यादा डुकी हुई या दवा की गोलियां नहीं थी, इसलिए आगे बढ़ना ज्यादा मुश्किल होगा। तो बस इतना ही, मैं भी कल्टीवेट वापस जा रहा हूं। उसने सिर हिलाया, युनलिंग को अलविदा कहा और अपने आंगन में लौट आया। मुझे खून कम करने वाली गोली लिए हुए काफी समय हो गया है। अब मैं एक और गोली ले सकता हूं। कमरे में घुसते ही जियाओडिंग ने मेडिसिनल पिल निकाली जिसे उसने अभी रिफाइन किया था, जो अभी भी थोड़ी गर्म थी। उसने झिझकते हुए चेहरा दिखाया। कुछ देर के लिए उसका चेहरा बदल गया, लेकिन आखिरकार उसने दांत पीसकर इसे लेने का फैसला किया। जियाओडिंग ने इसे तुरंत नहीं खाया, बल्कि वह पहले अपनी हालत ठीक करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। आज 5वीं क्लास की गोली को रिफाइन करने में काफी खर्च हुआ और इतनी दूर वापस आने के बाद भी वह अपनी पीक स्टेट में नहीं था। एक रात एडजस्ट करने के बाद जियाओडिंग अपनी पीक कंडीशन में वापस आ गया। तभी उसने पानी का एक टब तैयार किया जिसमें बैठकर उसने खून कम करने वाली गोली एक ही घूंट में निगल ली। उसने सिस्टम को इस तरह की गोली खाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि खाने के बाद उसे जो दवा की ताकत मिलती वह कई गुना ज्यादा शुद्ध होती, जिससे उसे पचाना और भी दर्दनाक हो जाता। मेडिसिनल पावर के नॉर्मल लेवल से ही उसे ऐसा लग रहा था कि वह दर्द से मर रहा है, और तो और बेहतर वर्षन की तो बात ही छोड़िए। तारांकन गल्प, खून बंद करने वाली गोली उसके पेट में जाने के बाद वह तेजी से आग के गोले में बदल गई और अपनी ताकत छोड़ दी, जिससे उसका चेहरा पके हुए झींगे जैसा लाल हो गया। ये बदलाव बहुत तेज था और जल्दी ही उसके पूरे शरीर में फैल गया। फिर उसका खून खोलने लगा, उसका टेंपरेचर और ज्यादा बढ़ता गया। उसके शरीर पर अजीब बैंगनी रंग की आग की एक परत दिखाई दी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून भर रहा हो। इस पावर के असर से लकड़ी के टब में पानी का टेंपरेचर तेजी से बढ़ गया। जियाओडिंग कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका और अपने दांत भींचते हुए सहने लगा। इस समय उसका खून ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटों में तप रहा हो, एक खास तरह से उबल रहा हो, जिससे उसके पूरे शरीर में जलन हो रही थी। खासकर मांस जो जल भी रहा था, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची थी जिस पर कोई असर न पड़ा हो। सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, ये दर्द और भी तेज होता गया। जैसे ही वह अपनी सहनशक्ति खोने और दर्द से बाहर निकलने के लिए चीखने वाला था, बूढ़े याओ ने अचानक कहा, सावधान रहो। जिस आदमी का मैंने पहले जिक्र किया था, हॉल ऑफ सोल्स का प्रोटेक्टर, उसने तुम्हें टारगेट किया है। जियाओडिंग जो चीखने ही वाला था, उसके दिल में हल्की सी हलचल महसूस हुई और उसने मन ही मन कहा, यह आदमी मुझे किस लिए देख रहा है। मुझे नहीं पता, शायद ये पिछले आधे महीने में आपने जो किया है उससे जुड़ा है। बूढ़े याओ ने अंदाजा लगाया, इस बार इंपीरियल कैपिटल में तुमने जो 5th ग्रेड अल्केमिस्ट का लेवल दिखाया है, वह सच में बहुत ज्यादा प्रोडिजी है। उसका तुम्हें टारगेट करना नॉर्मल है। क्या वह जानना चाहता है कि मैं इतना शक्तिशाली क्यों हूं? जियाओडिंग ने सोचते हुए कहा, शायद अगर मैं होता और अचानक मुझे पता चलता कि एक 15 साल का लड़का है जिसने डू स्पिरिट रेल में साधना की है, उसके पास हेवनली फ्लेम है और वह 5th ग्रेड का अल्केमिस्ट भी है, तो मैं भी चौंक जाता और जानना चाहता कि तुमने ये कैसे किया। बूढ़े याओ ने चिढ़ाते हुए कहा, घबराओ मत, अभी उसका मारने का कोई इरादा नहीं है, वह बस परछाई से देख रहा है। बस सावधान रहना, ये अच्छा है। फिर जियाओडिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन इसका एक बुरा असर भी है। मैं पक्का तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और मैं थोड़ी सी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं तुमसे चुपके से बात कर सकता हूं, नहीं तो वह मुझे जरूर पकड़ लेगा। बूढ़े याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें खुद पर ही भरोसा करना होगा। तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह आदमी मुझ पर कोई चाल नहीं चलेगा, नहीं तो यह मुश्किल हो जाएगा। जियाओडिंग अभी भी थोड़ा परेशान था। इस तरह के आदमी का देखना बहुत खतरनाक है। मुझे है बोडोंग को जल्द से जल्द यहाँ लाना है। डू सम्राट के साथ उसे कुछ संयम दिखाना ही होगा। ये काम करता है, लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके पास अभी आप पर हमला करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। बूढ़े याओ को नहीं पता था कि जियाओ फैमिली को पहले ही हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर ने टारगेट कर लिया था। जियाओडिंग की काबिलियत ने इस आदमी को और ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। तो फिर मैं एक शो करने जा रहा हूं। इसे दबाने के बजाय जियाओडिंग सीधे चिल्लाया, वह दर्द से चिल्ला रहा था, पहले से ही उबलते पानी में छटपटा रहा था, उसके चेहरे की नसें फड़क रही थी। वह बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। ये सोचकर कि यून का घर उससे ज्यादा दूर नहीं है। जियाओडिंग को उसके ब्रेकअप थ्रू पर असर पड़ने की चिंता थी, इसलिए उसने फिर भी आंगन को अलग करने और अपनी चीखों को फैलने से रोकने के लिए सोल पावर का इस्तेमाल किया। ओल्ड याओ, वह आदमी मुझे कहां देख रहा है? जियाओडिंग को डू एंसेस्टर लेवल के प्रोटेक्टर का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और वह सिर्फ ओल्ड याओ से पूछ सका, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। जियाओडिंग के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये कोई भूत की कहानी है? वह इतना डर गया था कि उसका दिल लगभग रुक गया था। खास बात यह थी कि प्रोटेक्टर की हालत सच में भूत जैसी थी। उसके पीछे छिपकर घूमने का ख्याल ही थोड़ा डरावना था। इसलिए मैंने तुमसे सावधान रहने को कहा था। इन लोगों के तरीके बहुत अजीब हैं, मैं भी उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहता हूं और उनकी एक भी हरकत का पता लगाने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े याओ हंसे, खुशकिस्मती से तुम्हारी मसल्स फड़क रही हैं और तुम्हारा मांस अभी खराब हो रहा है। नहीं तो तुमने अभी कुछ अजीब दिखाया होता। किसने सोचा होगा कि वह मेरे इतने करीब आने की हिम्मत करेगा? क्या वह सच में मुझे नीची नजर से देखता है? क्या उसे लगता है कि मैं उसे ढूंढ नहीं सकती? जियाओडिंग चिल्लाते हुए बड़बड़ाया, एक डाउ पूर्वज आप जैसे डाउ स्पिरिट को क्यों पूजेगा? आप दोनों के बीच 3 मुख्य रेल्म्स हैं। क्या आप एक डाउ प्रैक्टिशनर पर ध्यान देंगे? बूढ़े याओ ने चिढ़कर कहा, बेहतर होगा कि अब से तुम लो प्रोफाइल रहो। बिना किसी वजह के डुकिंग्स को मारो या हराओ मत, इससे वह तुम पर और ज्यादा ध्यान देगा। मुझे पता है, रुको, क्या मेरा अभी का लुक ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई मना की हुई दवा ले ली हो? जियाओडिंग के मन में एक विचार आया, ये कुछ वैसा ही दिखता है। तुम उसे बेवकूफ बना सकते हो। बूढ़े याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम उसे यह गलतफहमी दिला सकती हो कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई हो क्योंकि दवा मना है, तो हो सकता है कि वह तुम्हें दिलचस्पी खो दे। तो चलो कोशिश करते हैं। जियाओडिंग चिल्लाती रही, जितना हो सके उतनी तेज और दुखी आवाज में। अंधेरे में जियाओडिंग के पीछे कमरे के एक कोने में, क्योंकि रात थी और परछाई में कुछ देख पाना मुश्किल था, इसलिए स्पेस में हल्की लहरें उठी। वहां काली धुंध की एक हल्की सी परत तैर रही थी और उसके अंदर छिपा हुआ प्रोटेक्टर था। उसने जियाओडिंग की हर हरकत साफ देखी और इस पर वह काफी हैरान था। इस बच्चे ने कौन सी गोली खा ली? क्या ये सच में इतना दर्दनाक है? उसे थोड़ा शक हुआ। इस बच्चे की हालत देखकर क्या ये कोई खास दवा हो सकती है जो शरीर को उत्तेजित करती है? एक सोल हॉल प्रोटेक्टर के तौर पर उसने कई डरावनी चीजें देखी थी। इस जियाओडिंग का खून खौल रहा था और उसकी मांसपेशियां फड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई मना की हुई दवा ले ली हो। क्या उसकी तेज साधना इस गोली से संबंधित हो सकती है? उसे शक हुआ और वह छिपकर देखता रहा। जियाओडिंग रात भर चिल्लाता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसकी आवाज लगभग भारी नहीं हो गई। तब तक गोली का असर खत्म हो चुका था। वह पानी में गिर पड़ा, उसका मुंह सूख गया था। उसने थोड़ा पानी पिया और खाने के लिए एक वाइटलिटी स्ट्रेंथनिंग पिल निकाली, जो फिजिकल ताकत बढ़ाती है और नींव को मजबूत करती है। उसका स्टेमिना जल्दी ठीक हो गया और उसने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली डिवोरिंग पावर निकली और आसपास की दुनिया की एनर्जी तेजी से उसके शरीर में भर गई। उसी समय उसकी त्वचा पर चांदी जैसी चमक का एक घेरा बहने लगा। डू क्यूई को सोखने की यह स्पीड, झांक रहा प्रोटेक्टर वो चौंक गया। उसने तुरंत समझ लिया कि जियाओडिंग की दुनिया की एनर्जी सोखने की स्पीड एक आम डू स्पिरिट से 10 गुना ज्यादा थी। यह अविश्वसनीय था। अपने इतने अनुभव के बावजूद उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो ऐसा कर सके। क्या ये गोली का असर है? यही एकमात्र कारण था जो वह सोच सकता था, वरना एक जीनियस भी दुनिया से इतनी एनर्जी नहीं ले सकता। 105 गोल्डन बॉडी टेक्निक मास्टरी, उसने बॉडी को बेहतर बनाने वाली डाउ टेक्निक भी सीखी, इसलिए वह इतनी शानदार फाइटिंग का सामना कर सकता है। साथ ही मेडिसिनल पिल की पावर से उसके फिजिकल बॉडी ने स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को सोखना बढ़ा दिया होगा, जिससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना बढ़ गई होगी। प्रोटेक्टर ने मन ही मन सोचा, थोड़ी अवाक, यह आदमी सच में अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है। 10 गुना से ज्यादा एनर्जी के साथ। हालांकि कल्टीवेशन की स्पीड तेज है, लेकिन अगर वह सावधान नहीं रहा तो एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। कोई हैरानी नहीं कि यह बच्चा बॉडी को बेहतर बनाने वाली डाउ टेक्निक सीखता है। बिना मजबूत फिजिक के वह असल में इतनी एनर्जी नहीं झेल सकता। अगर वह अभी मेडिसिनल पिल के असर पर भरोसा कर रहा है, तो एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीतेगा, हेवन और अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की ऊपरी लिमिट धीरे-धीरे कम होती जाएगी। वह चुपचाप देखता रहा, उस पल का इंतजार कर रहा था जब जियाओडिंग की कल्टीवेशन स्पीड कम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि उसका अंदाजा सही था।
जियाओडिंग का खाने का सिस्टम अभी लेवल 39 पर पहुंच गया है और उसे मिली फाइटिंग क्यूई उसकी अपनी क्यूई से 15.21 गुना ज्यादा है, जो वह खुद सोचता है। उसे जोड़ने पर यह कुल 16.21 गुना हो जाता है। अगर यह सब एब्जॉर्प्शन के लिए 4 डू क्रिस्टल में बांध दिया जाए तो एक डू क्रिस्टल को 4 गुना फाइटिंग क्यूई मिल सकता है, जो पहले से ही उसकी फिजिकल बॉडी की सहन करने की लिमिट से ज्यादा होगा। इस स्पीड पर थोड़ी देर एब्जॉर्ब करने के बाद ही उसके मेरिडियन में दर्द होने लगा। जियाओडिंग केवल अतिरिक्त फाइटिंग क्यूई को स्टोर कर सकता था और केवल 3.5 गुना फाइटिंग क्यूई को अवशोषित कर सकता था। इसके अलावा प्रोटेक्टर बू को बेवकूफ बनाने के लिए उसे बाद में धीरे-धीरे उस स्पीड को कम करना पड़ा जिस पर सिस्टम फाइटिंग क्यूई को खा रहा था। इससे प्रोटेक्टर बू का दिल हिल गया। जैसा कि उम्मीद थी, दवा की शक्ति का असर कम होने लगा है। प्रोटेक्टर बू ने गर्व से सोचा, उसे पता नहीं था कि जियाओडिंग ने जानबूझकर इसे कम कर दिया था। मैं देखना चाहता हूं कि ये दवाई की शक्ति कितने समय तक चल सकती है। वह लगातार झांकता रहा। जियाओडिंग जानता था कि प्रोटेक्टर बू उसे चुपके से देख रहा था, जानबूझकर उसे यह गलतफहमी दिला रहा था कि वह अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने के लिए ब्रांड ड्रग्स पर निर्भर है और उसने धीरे-धीरे फाइटिंग क्यूई खाने की स्पीड कम कर दी। उन्होंने कुछ समय के लिए हर डू क्रिस्टल पर 3.5 बार की लिमिट पर एब्जॉर्ब किया, जो कुल मिलाकर 14 बार हुआ। इस ऊपरी लिमिट को फिर से बढ़ाने के लिए उसे गोल्डन बॉडी रैंक तक पहुंचना होगा। जैसे-जैसे समय बीता, जिस स्पीड से सिस्टम उसके कंट्रोल में फाइटिंग क्यूई को खा रहा था, वह हर दिन एक बार कम हो गई। खुद को एब्जॉर्ब करने की लिमिट से नीचे जाने के बाद जियाओडिंग सिर्फ पहले से स्टोर की गई फाइटिंग क्यूई को ही एब्जॉर्ब कर सका। लगातार आधे महीने तक कल्टीवेट करने के बाद स्टोर की हुई फाइटिंग क्यूई पूरी तरह खत्म हो गई और खून को शांत करने वाली गोली की मेडिसिनल पावर भी पूरी तरह खत्म हो गई। उनके गोल्डन बॉडी टेक्निक दायरे में काफी सुधार हुआ। उसकी असली चांदी जैसी त्वचा धीरे-धीरे थोड़ी सुनहरी हो गई। एल याओ, क्या वह अभी भी वही है? जियाओडिंग ने पूछा। वह है। अरे यार, क्या यह आदमी अभी भी मुझे देख रहा है? ऐसा लगता है कि हाल ही में उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। एल याओ ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या यह बहुत अच्छा नहीं है कि कोई आपकी कल्टीवेशन को सुपरवाइज कर रहा है? लेकिन अगर यह जारी रहा तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड कम हो जाएगी। जियाओडिंग बहुत नाखुश था। बैन दवाओं के असर की नकल करने के लिए उसने जानबूझकर सिस्टम की फाइटिंग क्यूई को सोखने की ऊपरी लिमिट को समय के साथ लगातार कम होने दिया और आखिर में वह सिर्फ सिस्टम में स्टोर की गई फाइटिंग क्यूई को ही सोख पाया। अब जब सारी स्टोर की हुई फाइटिंग क्यूई खत्म हो गई है तो उसकी स्पीड उसकी नॉर्मल कल्टीवेशन स्पीड से कम हो जाएगी। आप कुछ और खून ठंडा करने वाली गोलियां बना सकते हैं। एल याओ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप जल्द ही गोल्डन बॉडी टेक्निक मेजर अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। अरे, लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। जियाओडिंग ने गुस्से में खून कम करने वाली गोली के लिए सारी दवाएं खा ली। उसने 3 और गोलियां रिफाइन की और एक को खाने के लिए चुना। फाइटिंग क्यूई एब्जॉर्प्शन की भयानक स्पीड फिर से दिखाई दी। चुपके से प्रोटेक्टर बू ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि जियाओडिंग अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने के लिए ड्रग्स पर निर्भर था। जियाओडिंग को फिर से बैन ड्रग्स लेते देखकर वह उसे लापरवाह कहकर कोसने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें विश्वास नहीं था कि बैन दवाएं, जो कल्टीवेशन की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, फिजिकल बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हालांकि यह अभी ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था, असल में दूसरे व्यक्ति की क्षमता खत्म हो सकती थी और उनकी उम्र कम हो सकती थी। चलो देखते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। प्रोटेक्टर बू फिर भी नहीं गया। इस बार खाने वाला सिस्टम सिर्फ पहले कुछ दिनों की ज्यादा फाइटिंग क्यूई को ही स्टोर कर सका, जिससे जियाओडिंग के लिए अपनी नॉर्मल स्पीड बनाए रखने का समय कम हो गया। सिर्फ 10 दिनों के बाद फाइटिंग क्यूई काफी नहीं थी और जियाओडिंग को ये बात छिपाने के लिए एक और स्पिरिट बढ़ाने वाली गोली लेनी पड़ी और दर्द में कल्टीवेट करना जारी रखा। 1.5 महीना बीत गया। जियाओडिंग ने लगातार 3 खून कम करने वाली गोलियां खाई और उसकी फाइटिंग क्यूई कल्टीवेशन और गोल्डन बॉडी टेक्निक रेल दोनों में बहुत सुधार हुआ। यही खुशी का मौका होना चाहिए था, लेकिन एल याओ के जरिए उन्हें पता चला कि प्रोटेक्टर बू असल में अभी भी वही थे। उसे तुरंत गुस्सा आया और वह जोर से गाली देना चाहता था। क्या यह आदमी इतना बोर हो गया है कि उसके पास एक बड़े आदमी को घूरते हुए दिन बिताने के अलावा और कुछ बेहतर करने को नहीं है? वह भी कभी-कभी बाहर जाता है, शायद शौच या खाने के लिए। एल याओ ने मजाक उड़ाया, आप शायद फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट के अकेले ऐसे युवा होंगे जिन्हें दूसरों से इतना ध्यान मिलता है। ये कमीना बीमार है। जियाओडिंग ने मन ही मन कोसा। सच में वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह कुछ देर के लिए रुका, एक चिट्ठी लिखी और किसी से उसे जियाओ परिवार को वापस भिजवाया। उसे हाई बोडोंग को बुलाना पड़ा। एक डू हुआन रैंक को कम से कम इस आदमी को थोड़ा सावधान कर देना चाहिए ताकि वह हर दिन उसके पास छिपकर न झांके। अगर मैं बस आधे महीने और इंतजार कर लूं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। जियाओडिंग ने मन ही मन सोचा। उनके पत्र को शियाओ परिवार तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा और फिर हाई बोडोंग को जल्दी पहुंचने में कम से कम 10 दिन या शायद आधा महीना लग जाएगा। खून कम करने वाली आखिरी गोली लेने और कुछ दिनों तक कल्टीवेट करते रहने के बाद उसके कल्टीवेशन लेवल में ब्रेक थ्रू आया और वह 3 स्टार डू लिंक तक पहुंच गया। उसके पास खुश होने की कोई बात नहीं थी, यह मजबूरी थी। वह हाल ही में हर दिन ड्रग्स लेकर कल्टीवेट कर रहा था, इसलिए अगर वह तेज नहीं होता तो यह अजीब होता। प्रोटेक्टर बू अभी भी बहुत हैरान था, इस बच्चे का ब्रेक थ्रू बहुत तेज है। जब मैं डूलिंग रैंक पर था तो मुझे एक स्टार आगे बढ़ने में उसे कई गुना ज्यादा समय लगा था। उसने चुपचाप जियाओडिंग को देखा और पाया कि उसकी त्वचा और मांस तेजी से सुनहरा होता जा रहा है। वह भुने हुए मांस जैसा दिखता था, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत इतना लुभावना कि मुंह में पानी आ जाए। ये बच्चा जो बॉडी रिफाइनिंग दाव टेक्निक सीख रहा है, उसे बहुत फायदा होने वाला है। खून को शांत करने वाली आखिरी गोली की दवा की ताकत से जियाओडिंग की गोल्डन बॉडी टेक्निक धीरे-धीरे आखिरी दायरे में पहुंच गई। चांदी की रोशनी पूरी तरह से सुनहरी हो गई, जिससे एक अच्छी खासी चमक पैदा हुई, जो थोड़ी बहुत गोल्डन जैसी लग रही थी। उसकी पुरानी स्किन झड़ने लगी और जो नई स्किन वापस होगी, वह एक नॉर्मल इंसान की पीली हो गई, लेकिन पीले रंग में सोना मिला हुआ था, जिससे वह और भी शानदार और रहस्यमयी लग रही थी। कुछ दिन पुरानी स्किन उतारने के बाद जियाओडिंग से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जिससे एक झुलसाने वाली मर्दाना आभा निकली। वह एक सुनहरी भट्टी जैसा लग रहा था, जिसमें अल्टीमेट यांग और अल्टीमेट मजबूती की ताकत थी। प्रोटेक्टर बू का एक्सप्रेशन बदल गया। इस बच्चे की पावर ने उसे सच में ऐसा महसूस कराया कि उसे उसके छिपे हुए रूप से जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है और उसे एक्सपोज होने से बचने के लिए जल्दी से कमरे से पीछे हटना पड़ा। गोल्डन बॉडी टेक्निक ने आखिरकार बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जियाओडिंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां चमकते सूरज की तरह चमक रही थी और उसके गंभीर और गरिमा में चेहरे पर खुशी दिखाई दी। लगभग 2 साल में उन्होंने गोल्डन बॉडी टेक्निक के 4 बड़े दायरे आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड को एक के बाद एक पार किया और आखिरी दायरे में सफलतापूर्वक पहुंच गए। अब उसकी फिजिकल बॉडी की ताकत एक टियर 5 डेमोनिक बीस्ट के बराबर है, जो एक इंसान डू हुआन रैंक के फिजिक के बराबर है। अगर वह आखिरी गोल्डन बॉडी को पूरी तरह से बना लेता है तो वह टियर 6 डेमोनिक बीस्ट जैसा हो जाएगा। क्योंकि उसका इंसानी शरीर एक राक्षसी जानवर के शरीर से बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि उसकी विस्फोटक शक्ति एक राक्षसी जानवर से भी ज्यादा डरावनी है। बेशक सबसे जरूरी बात यह है कि वह फाइटिंग की जो ऊपरी लिमिट झेल सकता है, वह फिर से बढ़ गई है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो ये कुल 30 गुना तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि हर डू क्रिस्टल फाइटिंग को सोखने की स्पीड 7 गुना से ज्यादा बनाए रख सकता है। डू हुआन के बराबर बुरा नहीं है। एक आम इंसान जो इस दाव टेक्निक को सीख रहा है, उसे आपकी स्टेज तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। आप बहुत तेज हैं। 106 या फिर उसकी मंगेतर बन गई है, याओ ने तारीफ करते हुए कहा। इस तरह की डू टेक्निक की कल्टीवेशन हमेशा से दर्दनाक रही है। ये बात कि आपने तकलीफ झेली और इसे बड़ी कामयाबी तक कल्टीवेट किया, ये दिखाता है कि आपका दिमाग काफी मजबूत है। मुझे उस आदमी का शुक्रिया अदा करना होगा जो अंधेरे में था। अगर वह मुझे नहीं देख रहा होता तो शायद मैंने इतनी खून कम करने वाली गोलियां नहीं खाई होती। जियाओडिंग का चेहरा तमतमा गया। वह अभी भी आसपास है ना? इस बार नहीं, उसे तुम्हारी गोल्डन बॉडी टेक्निक की बड़ी कामयाबी की रोशनी में पीछे हटना पड़ा। शायद उसे पकड़े जाने की चिंता है। एल याओ ने शायद ही कभी नकारात्मक जवाब दिया हो। ओह, तो मैं जारी रखूंगा। उसने मन ही मन उपहास किया और गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल कल्टीवेट करने के लिए किया। गोल्डन बॉडी टेक्निक में ब्रेक थ्रू मिलने के बाद खून बुझाने वाली गोली का मेडिसिनल पे असर ज्यादातर खत्म हो गया और उसने बची हुई पावर को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही वह अपने दायरे को स्थिर करने वाला था, दरवाजे के बाहर से युनशान की चंचल आवाज गूंजी, अच्छे शिष्य तुम्हारा पुराना प्रबंधक यहाँ है। तभी हाई बोडोंग की नाराज आवाज सुनाई दी। युनशान, क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि पूरा जियामा एम्पायर जान जाए कि मैं हाई बोडोंग तुम्हारे शिष्य का फॉलोअर बनकर सेवा कर रहा हूँ? क्या मेरा शिष्य पहले से ही 5th ग्रेड का अल्केमिस्ट है और उसके भविष्य की उपलब्धियां अनगिनत हैं? उसे फॉलो कर पाना आपके लिए सम्मान की बात है। युनशान ने बहुत शर्मिंदा हाई बोडोंग को गर्व से देखा और बहुत तरोताजा महसूस किया। हम टीचर खुद एल्डह को अंदर लाए थे। जियाओडिंग बाहर चला गया और युनशान को है बोडोंग का मजाक उड़ाने से रोक दिया। ये सही है, वह आपका वफादार पुराना मैनेजर है, अच्छा शिष्य है, इसलिए मुझे आपके टीचर के तौर पर थोड़ा विनम्र होना ही होगा। युनशान ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे है बोडोंग को इतना गुस्सा आया कि उसकी दाढ़ी खड़ी हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह सिर्फ जियाओडिंग तक अपनी आवाज पहुंचा सका। यंग मास्टर, परिवार चाहता है कि आप वापस ट्रिप पर आएं। यह क्या है? जियाओडिंग ने सोचा कि यह कोई बड़ी बात है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी तय की है और तुमसे कहा है कि तुम वापस जाकर अपनी मंगेतर से मिलो। हाई बोडोंग हंसा। मंगेतर? किसी ने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? ये सुनकर जियाओडिंग अवाक रह गया। ये तुम्हारे माता-पिता का अरेंजमेंट था जिसे एक मैच में करने आसान बनाया था।
तुम्हारे पिता ने शायद इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा होगा और वैसे भी क्या तुम्हारी कोई मंगेतर नहीं थी। हाई बोडोंग को नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है। ओह, तुम्हारे दूसरे भाई की भी सगाई हो गई है, अब तुम तीनों भाइयों की मंगेतर हैं। जियाओडिंग खुद को बेबस महसूस कर रहा था और युनशान से बस इतना ही कह सका, टीचर, मेरे परिवार ने मेरी शादी तय कर दी है और मुझे वापस घूमने के लिए बुलाया है। क्या? युनशान की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या इस बुरे आदमी ने पहले ही युन ए की शादी तुमसे नहीं कर दी थी? शायद आपने मेरे पिता और दूसरों को समय पर सूचित नहीं किया। जियाओडिंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैं उस समय जियामा एम्पायर इंपीरियल फैमिली के साथ बहस में बिजी था और बाद में युन ए ब्रेक थ्रू करने वाली थी, इसलिए मैं उसे अपनी बातें समझाने में बिजी था। मैं कुछ समय के लिए इस मामले को भूल गया। युनशान ने अजीब सी मुस्कान दी। हे, मेरे यंग मास्टर इतने शानदार हैं कि भविष्य में उनकी 3 पत्नियां और 4 रखेलें होंगी। एक और मंगेतर होने में क्या बड़ी बात है? हाई बोडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी शिष्या को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह बाद में रखेल बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शिष्य ही मुख्य होगा। युनशान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जियाओडिंग, वापस जाओ और अपने परिवार को बताओ कि तुम्हारी और तुम्हारी सीनियर सिस्टर की सगाई पहले हो चुकी है और तुम्हारे पास मेरा क्लाउड मिस सेक्ट है जो उसकी सपोर्टिंग फैमिली है। इसके अलावा जब तुम्हारे पास पहले से ही पति पत्नी की असलियत है तो वह भविष्य में परिवार की मेन वाइफ होनी चाहिए, समझे? ठीक है। जियाओडिंग ने शर्म से मुस्कुरा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि युनशान को सच में पता चलेगा कि वह और युन पति पत्नी है। हाई बोडोंग हैरान रह गया। उसका यंग मास्टर काफी ताकतवर था, उसने असल में युनशान के शिष्य के साथ सोया था। वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। युनशान, तुम गुरु और शिष्य की जोड़ी सच में बहुत तेज काम करते हो। तुम बस हमारे यंग मास्टर की जवानी का फायदा उठा रहे हो, वह अभी तो बड़े भी नहीं हुए। आपका क्या मतलब है? युनशान हाई बोडोंग के यिन और यांग वाले कटाक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसका चेहरा नाराज हो गया। जियाओडिंग ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, टीचर, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। जाओ, क्या तुम जल्द ही जियानान अकेडमी में कल्टीवेट करने नहीं जा रहे हो? मैं देख रहा हूं कि समय पास आ रहा है, इसलिए तुम्हें यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। युनशान ने हाथ हिलाया और कहा, जवान लोगों ने ज्यादा औरतें नहीं देखी हैं, तुम्हें कंट्रोल रखना चाहिए, ज्यादा औरतों को मत अपनाओ, आखिर में तुम सिर्फ खुद ही थक जाओगे। टीचर का पाठ सही है। जियाओडिंग ने अजीब तरह से सिर हिलाया। युनशान ने और कुछ नहीं कहा, घुमा और उड़ गया। हाई बोडोंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मेरे यंग मास्टर बहुत ताकतवर हैं। 10 या 8 उनके लिए आसान है, वे थक कैसे सकते हैं? बस करो, झगड़ा बंद करो, चलो जल्दी वापस चलते हैं। जियाओडिंग ने उन्हें रोका और जल्दी से हाई बोडोंग के साथ चला गया। उसे डर था कि अगर ये दोनों बुरे लोग एक दूसरे से सहमत नहीं हुए तो वे लड़ने लगेंगे। क्लाउड मिस सेक्ट को कुछ दूर छोड़ने के बाद जियाओडिंग ने चुपके से कहा, एल्डर याओ, क्या वह ओल्ड स्कीमा हमारा पीछा कर रहा है? पुराना षड्यंत्रकारी। एल्डर याओ को ये नाम काफी दिलचस्प लगा और वे हंसे। वह पीछे आ रहा है, लेकिन दूरी काफी है। शायद उसे डर है कि कहीं है बोडोंग उसे पकड़ना ले। अच्छी बात है। जियाओडिंग थोड़ा खुश हुआ और उसने हाई बोडोंग से पूछा, मेरे पिता ने मेरे लिए किस परिवार से मंगेतर का इंतजाम किया है? मित्तल परिवार की। शायद तुम उससे मिल भी चुके होगे, वह बहुत सुंदर लड़की है। हाई बोडोंग ने अपनी पहचान बताई, उसका नाम मित्तल याफेई है। तुम्हारी शादी 1 महीने पहले तय हुई थी। पहले वे तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन तुम कुछ समय तक वापस नहीं आई। याफेई। जियाओडिंग हैरान था, यह असल में वही है। जवान, जिंदा दिल और आकर्षक लड़की याफेई के बारे में सोचते हुए जियाओडिंग ने सिर हिलाया। यह अच्छा है, वह कोई ऐसी है जिसे मैं पसंद करता हूं। उस लड़की की किस्मत में लिखा है कि वह एक खूबसूरत लड़की बनेगी जो किसी देश को बर्बाद कर सकती है। अगर यंग मास्टर आप इतने शानदार नहीं होते तो मित्तल परिवार की टेंशन इतनी एक्टिव नहीं होती। हाई बोडोंग ने आंख मारी और उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है? रुको, लगता है तुम्हारा मित्तल परिवार से कुछ कनेक्शन है। क्या तुमने उसे मेरी मंगेतर बनाने के लिए बीच में कोई कोशिश की थी? ये बुरा आदमी मित्तल परिवार के संपर्क में नहीं रहा है, लेकिन चूंकि कुछ कनेक्शन है, इसलिए मैंने निश्चित रूप से इसका समर्थन किया। हाई बोडोंग ने सही कहा। जियाओडिंग ने इस मामले पर और जोर नहीं दिया और बुदबुदाया, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरी मंगेतर वही होगी। वह मिडिल ऑक्शन हाउस के एंट्रेंस पर उस उपहार को याद किए बिना नहीं रह सका। वह इलास्टिसिटी और लगभग 2 साल बीत चुके थे, अब वह और भी ज्यादा आकर्षक हो गई होगी। ओह, यंग मास्टर, आपके दूसरे भाई शियाओली की भी न्यू फैमिली की एक जीनियस लड़की से सगाई हो गई है। अब जियामा एम्पायर के 3 बड़े परिवारों के वंशज आप तीनों भाइयों की मंगेतर हैं। हाई बोडोंग ने कहा, इससे निश्चित रूप से जियाओ परिवार की उन्नति को फायदा होगा। जियाओडिंग ने सिर हिलाया। ये नतीजा देखकर वह काफी खुश था, क्योंकि अब 3 बड़ी फैमिली के जियाओ फैमिली के साथ करीबी रिश्ते हैं, इसलिए उनके असर और 3 बड़ी फैमिली की ताकत का फायदा उठाकर जियाओ फैमिली जल्द ही जियामा एम्पायर की चौथी बड़ी फैमिली बन जाएगी। हम सिर्फ पहले से बने परिवारों की ताकत का इस्तेमाल करके ही हम तेजी से विकास कर सकते हैं। हाई बोडोंग ने पूरे दिल से सहमति जताई। चलो थोड़ा और तेज चलते हैं, मैं जल्द ही अपनी दूसरी मंगेतर से फॉर्मल तरीके से मिलना चाहता हूं। जियाओडिंग जोर से हंसा। हाई बोडोंग ने अपना सिर हिलाया। सच में, वह एक नौजवान था जिसे औरतों में बहुत दिलचस्पी थी। शायद इसलिए कि याफेई उसकी मंगेतर बन गई थी। जियाओडिंग रास्ते में काफी उम्मीद लगाए हुए था और यात्रा ज्यादा बोरिंग नहीं लगी। गोल्डन बॉडी टेक्निक के मेजर अचीवमेंट तक पहुंचने के साथ उसकी फिजिकल फिटनेस में काफी सुधार हुआ और उसकी ड्यूटी कल्टीवेशन भी 2 स्टार बढ़ गई। जियाओडिंग उतना थका हुआ नहीं था जितना वह क्लाउड मिस सेक्ट की अपनी पिछली ट्रिप पर था। 2 दिन बिताने के बाद वे भूटान शहर के बाहर पहुंचे। अजीब बात है, वह आदमी अब पीछा नहीं कर रहा है। एल्डर याओ अचानक बोले, उनकी आवाज हैरानी से भरी हुई थी। 107, मेरे बेटे में जियाओ परिवार को फिर से जिंदा करने की क्षमता है। शायद कुछ बात है, या शायद ये किसी और कारण से है। जियाओडिंग अपने पीछे जुन ए और पुराने कबीले के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। इस प्रोटेक्टिव ने शायद इसलिए पीछा नहीं किया क्योंकि वह फिलहाल प्राचीन कबीले से अलग नहीं होना चाहता था। आखिरकार प्राचीन कबीले ने शियाओ परिवार की देखभाल करने का वादा किया। हालांकि उन्होंने असल में उनकी देखभाल नहीं की है, लेकिन अपने सीनियर्स के ऑर्डर के बिना प्रोटेक्टिव फिलहाल जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत